तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई का अच्छे से करे होंगे। तो मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स, जो हमारा सब्जेक्ट है, जो कि हर एक कोर्सेज के अंदर है। ठीक है, एकेटीयू के हर एक कोर्सेज के अंदर है और आपको ये थर्ड सेमेस्टर में या फिर फोर्थ सेमेस्टर के अंदर पढ़ना होता है। तो मैंने ये क्या किया है कि पूरे के पूरे सब्जेक्ट को देखो, हमने ऑलरेडी वन शॉट कंप्लीट सिलेबस और पीवाईक्यू सॉल्यूशंस के साथ करवा रखी है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसकी प्लेलिस्ट का। बट इसके अंदर मैंने इस वीडियो के अंदर क्या करने वाला हूँ, मैं आपको सारी की सारी यूनिट्स को एक वीडियो के अंदर कंप्लीट करके देने वाला हूँ। जितने भी हमारे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज सब्जेक्ट से जितने भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और पीवाईक्यूज के अंदर जो हमारे टॉपिक्स रिपीट होते हैं, मतलब कि देखो हमारे एकेडीयू के अंदर वही है कि जितने भी हमारे टॉपिक्स पीवाईक्यूज के अंदर रिपीट होते हैं वो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और हमारे पेपर के अंदर आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो जो भी टॉपिक, मतलब हर यूनिट से मैंने लगभग 5 या 6 टॉपिक लिए हैं और मैंने उनको इस वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में अच्छे समझा दिया है, और उन टॉपिक से जितने भी हमारे पीवाईक्यूज आए उन्हें भी मैंने सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखो, जिससे कि आपकी जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स सब्जेक्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाए एक वीडियो के अंदर, और जितने भी आपके डिस्ट्रैक्शन वगैरह है उन्हें दूर हटा दो और आराम से इस वीडियो को पूरा देखना। मैंने काफी अच्छे से डिटेल में समझाया है, बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं, जिससे कि आपकी जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाए। और हमेशा याद रखना, इस सब्जेक्ट के अंदर आप जब भी कॉपी के अंदर लिखो अपना आंसर, उसके अंदर आपके कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दोनों चीजों को बहुत अच्छे से लिख कर आना है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। और हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इतनी बढ़िया मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि मैं और मतलब मेरे को मोटिवेशन मिले और आपके लिए वीडियो लाता रहूं। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। और ये जो सब्जेक्ट है भाई, देखो इसके अंदर याद रखना कि आपको कीवर्ड्स और आपके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दो चीजें हमेशा लेके चलनी है। कोई भी आपका क्वेश्चन है, इसमें आप आंसर लिख रहे हो, पहले उस आंसर को समझाओ, फिर उसके साथ उसके जो एग्जाम्पल है वो जरूर देकर आओ। ठीक है, जिससे कि आपका आंसर थोड़ा सा लेंदी हो पाए और एग्जामिनर को बहुत अच्छे से जो बात है वो समझ में आ पाए। सो यूनिट 1 हमारा है वैल्यू एजुकेशन के ऊपर। तो इसके अंदर हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, वो क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर हम 5 से 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं इस मतलब वन शॉट के अंदर, जो कि हमारी ऑल यूनिट्स की रहने वाली है। हर यूनिट से हम 5 से 6 टॉपिक देखेंगे, जो कि पीवाईक्यू उसके अंदर रिपीट होते हैं। सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो है हमारा पूरा का पूरा, उसका पर्पस, कंटेंट, प्रोसेस, सारी चीजें 7 से 8 बार आ चुकी है पीवाईक्यू के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखेंगे कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन के कभी-कभी प्रोसेस अलग से पूछ लेते हैं, तो ये 6 बार आ चुके हैं कि नेचुरल एक्सेप्टेंस और एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन, और इसका डायग्राम भी होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फिर आता है हमारा ह्यूमन एस्पिरेशंस। हमारे जो कोई भी हमारी ह्यूमन की जो एस्पिरेशन है उसे फुलफिल करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत होती है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। और हम ये देखेंगे कि हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के बीच में डिफरेंस क्या है, ये भी 6 बार आ चुका है। और होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता क्या है, तो वो हमारा 5 बार आ चुका है। तो ये हम टॉपिक देखने वाले हैं इस यूनिट से, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए। तो चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता क्या है। तो देखो यूनिट 1 के अंदर क्या था कि हमारी जो एजुकेशन होती है, वो हमारी वैल्यू एजुकेशन होनी चाहिए। मतलब कि ऐसी एजुकेशन आपको मिले कि जिसे आप सही जगह पर यूज कर पाओ और अपने आप के अंदर जो भी चीजें हैं उन्हें समझ पाओ। मतलब कि खुद को समझना, इसका मतलब क्या होता है कि खुद को एक्सप्लोर करना। तो हमारा एक टॉपिक आता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है कि खुद को डीपली समझना। इसको ये मतलब नाम से पता चल रहा है सेल्फ एक्सप्लोरेशन हो है क्या। इट हेल्प्स टू फाइंड आउट व्हाट इज ट्रूली इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है। आप अगर दूसरे लोगों को ही देखते रहोगे तो उनके लिए जो इंपॉर्टेंट है आपको वो पता चलेगा। ठीक है, बट आप जब अपने आप को एक्सप्लोर करोगे, अपने आप को समझोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। ठीक है, तो इट इज नॉट अबाउट लर्निंग फ्रॉम बुक्स बट अबाउट रियलाइजिंग थिंग्स फ्रॉम विद इन। मतलब कि खुद से समझना चीजों को, ये नहीं कि आप बुक से या फिर किसी और से समझो चीजें। ठीक है, आपको यहाँ पर खुद से समझना है। तो यही होता है हमारा सेल्फ एक्सप्लोरेशन। अब हमारे सेल्फ एक्सप्लोरेशन का पर्पस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो आपको ये पर्पस है कि आपकी जो राइट अंडरस्टैंडिंग बन पाए। मतलब कि आप ये समझ पाओ कि क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, लाइफ के अंदर आपके लिए। ठीक है, अगर आपके लिए पैसे कमाना सही है तो वो आपके लिए सही है, बट अगर किसी और के लिए ऐसा हो सकता है कि उसके लिए पैसे कमाना सही नहीं है, तो वो सही नहीं है। तो अलग अलग हमारी लाइफ के जो होते हैं पर्पसेस होते हैं। ठीक है, और हमारी लाइफ के अंदर क्या सही है क्या गलत है वो हमारे लिए होता है, किसी और के लिए वो उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको सेल्फ एक्सप्लोरेशन से पता लग जाएगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। आप अच्छे से जो डिसीजन है लाइफ के अंदर ले पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अजम्पशन पे चलोगे, आप खुद को सेल्फ एक्सप्लोर करने के बाद फिर अच्छे से डिसीजन ले पाओगे, जिससे कि आप डिसीजन लेने के बाद में रिग्रेट ना करो। ठीक है, अचीव हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन अ मीनिंगफुल लाइफ। ठीक है, हैप्पीनेस आप सक्सेस कर पाओगे जो कि कंटिन्यूअस रहने वाली है। आप सक्सेस लाइफ के अंदर सक्सेस जो है अचीव कर पाओगे। हर सबके लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग होती है, तो जो आपके लिए सक्सेस है आप उसे अचीव कर पाओगे। ठीक है, अब अंडरस्टैंड योर ट्रू पोटेंशियल। आप जब खुद को एक्सप्लोर कर लोगे तो आप अपना खुद का जो एकदम
100% पोटेंशियल है, उसे समझ पाओगे और आप उसे सही जगह पर यूज़ कर पाओगे, ठीक है? अब ये समझ में आ गया। अब हम इसे एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया, आपको हर एक के अंदर टॉपिक के अंदर क्या देना है, एग्ज़ाम्पल देना है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि पैसे के पीछे और फ़ेम के पीछे भागते हैं, बट बाद में जाके उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो अभी भी अनहैप्पी हैं, ठीक है? उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया, बहुत सारा फ़ेम आ गया, बट उन्हें बाद में पता चलता है कि वो अभी भी अनहैप्पी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को एक्सप्लोर ही नहीं किया। जो दुनिया दिखाती गई, जो दुनिया ने करती गई, वही वो करते रहे। जब उन्होंने खुद को जब उन्होंने खुद को एक्सप्लोर किया, तो उन्हें पता चला कि मुझे इतने ज़्यादा पैसे, इतने ज़्यादा फ़ेम की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे तो पीस चाहिए। तो वो उन्होंने कब पता लगा पाए, जब वो उन्होंने खुद को एक्सप्लोर किया। तो बाद में जब उन्हें एक्सप्लोर किया, तो उन्हें रिग्रेट हुआ, उन्होंने जो पहले डिसीज़न लिया था, ठीक है? They understand that happiness comes from good relationships, inner peace and doing meaningful work। ये तो सबको ही पता है कि अच्छी हमारी रिलेशनशिप्स होंगी, तो हमारे पास अच्छी हैप्पीनेस होगी। अगर हमारे पास खुद के अंदर इनर पीस होगी, तो हम कुछ कुछ भी हो, फिर तो हम हर चीज़ को झेल लेंगे, ठीक है? अगर हम शांति से पूर्वक सोचेंगे, ठीक है? बट अगर आपके घर में झगड़े हो रहे हैं, पीस ही नहीं है, तो आपको हर एक चीज़ से चिड़चिड़ापन आएगा और आप परेशान हो जाओगे, ठीक है? कंटेंट क्या है? सेल्फ एक्सप्लोरेशन के, ठीक है? मैं बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ा रहा हूँ कि आप खुद से रिलेट करके चीज़ें समझ पाओ, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसी चीज़ें लिखी हैं बिल्कुल वैसे ही लिखनी है, बस थोड़ी बहुत हेडिंग याद रखना और अपने हिसाब से चीज़ें आप बनाकर आ जाना, ठीक है? कंटेंट क्या है हमारे सेल्फ एक्सप्लोरेशन का, कि एक्सप्लोर तो करना है भाई, क्या-क्या एक्सप्लोर करना है? हमारी लाइफ के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें, करोड़ों चीज़ें, बट हमें एक्सप्लोर क्या करना है? कंटेंट क्या है? तो देखो, व्हाट टू एक्सप्लोर, व्हाट इज़ वैल्यूएबल इन योर लाइफ, कि आपकी लाइफ में क्या-क्या चीज़ें वैल्यूएबल हैं? क्या वो चीज़ है या वो कोई पर्सन है? आपकी लाइफ में वैल्यूएबल क्या है? तो हमने जैसे कि लाइफ के अंदर ये देखा कि हमारी लाइफ के अंदर जो हमारी हैप्पीनेस है, जो हमारी खुशी है, जो हमारी शांति, पीस है, रिलेशनशिप है, हमारे जो रिश्ते हैं, या फिर जो सक्सेस है, या फिर आपके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपकी लाइफ में वैल्यूएबल हों। लाइक हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये क्या है, हमारी लाइफ के अंदर वैल्यूएबल हैं। तो आपको इन्हें फाइंड आउट करना है। तो आपको एग्जाम के अंदर कैसे लिखना है? आपको लिखना है व्हाट इज़ वैल्यूएबल इन लाइफ। आपने ये सारी चीज़ें लिखी, फिर एक एग्जांपल लिख देना छोटा-सा कि फॉर मी इन लाइफ माय पेरेंट्स आर वेरी वैल्यूएबल। वो मैंने कैसे पता लगाया? सेल्फ एक्सप्लोरेशन से, ठीक है? व्हाट डू आई रियली वांट? अब ये पता लगाओ कि आपको असलियत में क्या चाहिए। ये तो सब लोगों को पता है कि दूसरे लोगों को क्या चाहिए, क्योंकि वो दिखाते हैं, बट आपको क्या चाहिए? आपको करियर चाहिए, फैमिली चाहिए, पर्सनल ग्रोथ चाहिए, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है? एम आई मेकिंग राइट डिसीजन? जब भी कोई डिसीजन लेते हो, इनर सेल्फ की सुनो, अपनी खुद की सुनो, ठीक है? जब भी हम कोई गलत डिसीजन लेते हैं, हमें अंदर से पता होता है कि ये गलत है, ठीक है? तो अपने अंदर सोचो कि अगर वो सही है, तभी आप वो डिसीजन लो, बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रियल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? आर माई बिलीफ करेक्ट? जो भी आप बिलीफ लेके चल रहे हो, ठीक है? जिस भी चीज़ को आप सपोर्ट कर रहे हो, जिस भी सच्चाई को या झूठ को आप आगे लेके जा रहे हो, क्या वो सही है? तो उसे चेक करो अपने बिलीफ, आवर बिलीफ एंड बेस्ड ऑन ट्रूथ और जस्ट प्री कंडीशनिंग। मतलब कि आप जो सोच के चल रहे हो, वो ट्रूथ है, मतलब सच है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि आपको जो सिखा दिया गया है, आप उसी चीज़ों पे चल रहे हो, ठीक है? इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं, आप खुद से एग्ज़ाम्पल बहुत सारे बनाकर आ सकते हो, ठीक है? कि आपने मतलब पहले से सोच लिया कि एग्ज़ाम्स जो हैं वो चीटिंग करके ही पास होंगे, ठीक है? आपको किसी ने बता दिया, पहले से चीज़ें चलती आ रही हैं, तो समझ लो, ठीक है? बट आप उसे चेक करो कि ये जो चीटिंग करना है वो सही है, असलियत में नहीं है सही, आपको पता चल जाएगा, ठीक है? बट ये जो आपकी प्री कंडीशनिंग हो चुकी है कि भाई चीटिंग करना सही है, तो वो आप क्या मान लेते हो? आप उन्हें बिलीफ मान लेते हो, ठीक है? और ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, बट मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहता, क्योंकि कुछ गलत किसी को समझ आए, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस क्या है, ठीक है? कौन-कौन से स्टेप्स होंगे, कौन-कौन से ऐसी चीज़ें होंगी जिन्हें हमें करना है, जब जाके हमारा जो खुद हो, आप जो हो, सेल्फ एक्सप्लोरेशन है वो हो पाए। तो हमने क्या-क्या चीज़ें पढ़ ली, सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता क्या है? पर्पस क्या है उसका? कंटेंट क्या है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का, ठीक है? इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब देखते हैं कि प्रोसेस क्या है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का। तो देखो, 2 प्रोसेस है हमारे मेन सेल्फ एक्सप्लोर करने के लिए। तो देखो, पहला है हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस और दूसरा है हमारा एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। नेचुरल एक्सेप्टेंस, जो मैंने अभी आपको चीज़ बताई कि नेचुरली कि आप उसे एक्सेप्ट करते हो, क्या वो सही है या गलत होता है, आपको पता चल जाता है अंदर अंदर से। तो आप इनर सेल्फ की सुनो, आप एक्सेप्ट, क्या वो असलियत में नेचुरली एक्सेप्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, वो सुनो, ठीक है? तो वही हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस होता है। इट मीन्स लिसनिंग टू योर इनर सेल्फ एंड एक्सेप्टिंग व्हाट फील्स नेचुरली राइट, ठीक है? जो आपको राइट लगता है नेचुरली, आप उसको करो, ठीक है? गट फीलिंग पे जाओ, कुछ भी हो गट फीलिंग पे जाओ, कहते हैं ना लोग कि गट फीलिंग पे जाता हूँ मैं। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस की सुनो, जिससे कि आप अपने आप को एक्सप्लोर कर पाओगे। दूसरा, नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है? और इट शुड कम फ्रॉम विथिन। इट हेल्प्स इन मेकिंग क्लियर एंड स्ट्रेस फ्री डिसीजन, ठीक है? वो बहुत स्ट्रेस फ्री डिसीजन होता है जब आप, हाँ, जब हम फँस जाते हैं ना कि 2 चीज़ें, यार ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो जाता है, जब हमें दिक्कत होती है, ठीक है? जब आप नेक्स्ट प्रोसेस पे आओगे। बट यहाँ पे नेचुरल एक्सेप्टेंस पे जो आपको सही लग रहा है ना, आप उसी को करो, ठीक है? अगर आपको एक चीज़ लग रही है कि भाई मैं चीटिंग करूँगा ना, तो मैं एग्ज़ाम में फेल हो जाऊँगा, आगे जाके कुछ भी हो, एग्ज़ाम में मेरी जो दिक्कत है वो आएगी। बट आपका नेचुरल एक्सेप्टेंस कह रहा है कि हाँ यार, चीटिंग करना गलत है, तो
अपने आप कर जितना हो सकता है, ठीक है? तो वो आपकी नेचुरल एक्सेप्टेंस है। तो आप वहाँ पे फँसोगे नहीं, आपको एक्सटर्नल कोई भी फ़ोर्स नहीं आएगा, आप खुद के डिसीज़न लोगे तो आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, चाहे रिज़ल्ट कैसा भी आए। आपको बाद में जाके रिग्रेट नहीं होगा। अब आपने चीटिंग कर ली और आप फेल हो गए, ठीक है? तो आपका रिज़ल्ट फेल आया, तो आपको हमेशा रिग्रेट रहेगा कि मेरे इनर सेल्फ तो मुझे ये कह रहा था कि चीटिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या है? नेचुरल एक्सेप्टेंस है, ठीक है? मतलब कि आपको हमेशा अपने इनर सेल्फ की सुननी है, ठीक है? तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं इसके अंदर कि हर कोई नेचुरली एक्सेप्ट करता है कि हॉनेस्टी, ईमानदारी जो है अच्छी चीज़ है और जो वायलेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और इफ समवन सेज लाइंग इज़ गुड, वी नेचुरली डिसएग्री, ठीक है? हर एक को अंदर से पता होता है ना कि जो ईमानदारी है वो सही है। अगर मैं ईमानदारी करूँगा तो कहीं न कहीं आगे जाके भगवान देख रहा है, सब चीज़ें जो कर्मा है उसके हिसाब से चलेंगी और अगर मैं अच्छा करूँगा तो मेरे साथ भी आगे जाके अच्छा होगा, ठीक है? तो ये नेचुरल एक्सेप्टेंस है, ये कोई प्री कंडीशनिंग नहीं है, ठीक है? अब आते हैं हमारा एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन, ठीक है? एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन क्या है? कि मतलब वहाँ पर क्या था कि आपने नेचुरली एक्सेप्ट कर लिया। एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन में क्या करोगे? आप करके देखोगे। आप जो पहले से आपने बिलीफ्स हैं, उन सबको नहीं सोच के चलोगे, आप क्या करोगे? आप उसे चेक करोगे कि वो ट्रू है या नहीं है। अगर वो आपने चेक करने के बाद वो ट्रू आता है तो आप उसे मानोगे, अदरवाइज़ नहीं मानोगे। इट मीन्स चेकिंग इफ व्हाट वी बिलीव इज़ ट्रू और नॉट बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस। इंस्टेड ऑफ जस्ट बिलीविंग व्हाट अदर सेज, वी शुड टेस्ट इन रियल लाइफ, ठीक है? आपको रियल लाइफ में उसे क्या करना है? टेस्ट करना है। इफ अ बिलीफ ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड पीस, इट इज़ वैलिड, ठीक है? अब आपका जो बिलीफ है, आपने जो सोच के चला है, वो आपकी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस और पीस लाते हैं, तो वो क्या है? वैलिड है, अच्छी बात है। बट अगर नहीं लाते तो वैलिड नहीं है। आप उन्हें करके देखो कि आपके मतलब कि मेरे साथ होता है कि मैं ना जब एग्ज़ाम देने जाता हूँ ना, तो मैं ये बोल के जाता हूँ भगवान से, "भगवान, मेरा जो एग्ज़ाम है प्लीज़ अच्छे जाना, अच्छा आए, जो कि मैं पढ़ के आया हूँ वही आए।" ठीक है? और मैं ये कह के जाता हूँ भगवान से कि भगवान अगर मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा तो मैं वहाँ से जब भी एग्ज़ाम देकर आऊँगा वहाँ से ₹100 के, ₹150 के कुछ चीज़ें ख बिस्किट वगैरह खरीद के लाऊँगा डॉग्स के लिए और उन्हें खिलाऊँगा, ठीक है? तो ये मेरा बिलीफ है, ठीक है? और मैं क्या करता हूँ, मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाता है तो मैं वहाँ से कुछ चीज़ें खरीद के लाता हूँ और डॉग्स को खिला देता हूँ, तो मुझे वहाँ क्या होता है, स्ट्रेस फ्री होता है, हैप्पीनेस मिलती है, पीस मिलती है। तो वो मेरे लिए एक अच्छी चीज़ है, ठीक है? और मैंने वो करके भी देखा है, तो वो एक बिलीफ मतलब कि एक क्या है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन है, आपने खुद को एक्सप्लोर कर लिया। सपोज़ समवन सेज हेल्पिंग अदर्स मेक यू फील हैप्पी, ठीक है? तो इफ वी हेल्प आवर फ्रेंड, जब भी उसे ज़रूरत होती है, तो हमें वो क्या लगता है, अच्छा लगता है और सैटिस्फाई लगता है कि हमने उसकी हेल्प कर दी। बट दिस मीन्स आवर एक्सपीरियंस हैज़ वैलिडेटेड द बिलीव दैट हेल्पिंग अदर्स इज़ गुड। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बताता है कि हम दूसरों की हेल्प करना क्या है, अच्छी चीज़ है, ठीक है? तो आप यहाँ पर जो मैंने अपना एग्ज़ाम्पल दिया, आप वो भी देकर आ सकते हो या फिर आप ये भी एग्ज़ाम्पल लिख सकते हो या फिर आपको जो भी आता हो वो लिख कर आ सकते हो। तो हमने देखो इतना सारा चीज़ें पढ़ ली, हमने क्या-क्या पढ़ लिया? हमने प्रोसेस पढ़ लिया, कंटेंट पढ़ लिया एंड हमारे जो पर्पज़ था वो भी पढ़ लिया, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्री कंडीशनिंग क्या होती है और उसका इफेक्ट क्या पड़ता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन पे। एक बार ये 7 नंबर में क्वेश्चन आया था पूरा का पूरा, तो देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये ऐसे क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन करो कि प्री कंडीशनिंग क्या होती है और उसका इफेक्ट क्या है सेल्फ एक्सप्लोरेशन पे। तो यहाँ पर आपको स्टार्ट करना है, कैसे आंसर मैं बताऊँ? आपको स्टार्ट करना है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता क्या है, ठीक है? फिर आपको प्री कंडीशनिंग समझाना है, फिर आपको उसके इफेक्ट बताने सेल्फ एक्सप्लोरेशन पे, समझे? ठीक है? इस तरीके से आंसर को अटेम्प्ट करना है। तो प्री कंडीशनिंग का मतलब होता है, हमें पता है कि जो बिलीव है, जो हम पहले से बिलीव करते हैं विदाउट क्वेश्चनिंग इट, मतलब कि आप उसपे क्वेश्चन नहीं करते हो, आप मान के चलते हो कि हाँ, हाँ, ऐसा तो होता ही है, ठीक है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय सोसाइटी, कल्चर, फैमिली और पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है? अब मैंने पहले जब हमने अभी वन शॉट बनाया था, जब वहाँ पे मैंने बहुत कंप्लीट में सिलेबस कराया हुआ है, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि अगर चप्पल उल्टी हो जाती है, तो हम मान के चलते हैं कि झगड़े होने हैं, ठीक है? हमने उसमें ना तो कोई क्वेश्चन किया, ना कुछ किया, वो बिलीफ है, ठीक है? हमने ना तो उसे एक्सपीरियंस किया कि चप्पल उल्टी हो गई, किसी के साथ हुआ होगा कि चप्पल उल्टी हो गई तो झगड़े हो गए, तो हम उसको मान के चलते हैं, ठीक है? बिल्ली रास्ता काट गई तो गलत ही होगा, ठीक है? रात को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, ये सब क्या है, बिलीफ है, ठीक है? प्री कंडीशनिंग है, सॉरी, ठीक है? हाउ प्री कंडीशनिंग हिंडर सेल्फ एक्सप्लोरेशन। अब कैसे इफेक्ट करती है सेल्फ एक्सप्लोरेशन को हमारी प्री कंडीशनिंग। तो मैंने अभी आपको जो भी एग्जांपल दिया, आप यहाँ पर इसके बाद लिखकर आ सकते हो किसके लिए, प्री कंडीशनिंग के लिए, ठीक है? वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन को कैसे इफेक्ट करती है, तो देखो, स्टॉप लॉजिकल थिंकिंग। आप यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग क्या कर देते हो, बंद कर देते हो कि आपके मम्मी पापा ने बता दिया कि भाई बिल्ली रास्ता काटे तो आप बाद में जाना, पहले कोई चले जाए या फिर चप्पल फेंक देना या फिर बाद में जाना, ऐसे आप मान लेते हो, ठीक है? आप वहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग नहीं चलाते, ठीक है? आप बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं करते कि हाँ यार ये क्या बात है, ये क्या, ऐसा तो कुछ नहीं होता। प्रिवेंट रियल अंडरस्टैंडिंग, वी एक्सेप्ट रॉन्ग आइडियाज एज ट्रू, ठीक है? हम यहाँ पर जो रियल अंडरस्टैंडिंग है उसे प्रिवेंट, मतलब कि हम गलत जो हमारे आइडियाज हैं उन्हें भी ट्रू मान के चल लेते हैं, ठीक है? लीड्स टू कंफ्यूजन, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। वी फॉलो वैल्यूज दैट डू नॉट ब्रिंग रियल हैप्पीनेस, ठीक है? अब हम ऐसी वैल्यूज को फॉलो करने लग जाते हैं जो कि रियल हैप्पीनेस को फॉलो लाती ही नहीं है हमारी लाइफ के अंदर, ठीक है? तो ये क्लियर है। अब हम एक एग्जांपल लें तो प्री कंडीशनिंग ये कहती है कि एक पर्सन जो है वो सक्सेसफुल जब ही कहलाता है जब उसके पास बहुत सारा पैसा होता है, ठीक है? बहुत सारा वो पैसा कमाता है। बट उस पर्सन से जाके पूछो कि वो क्या सच में हैप्पी है? क्या वो सच में इतना प्रॉस्पेरस है? ठीक है? ये क्या है कि प्री कंडीशनिंग है, ठीक है? बट हम जब
उस पर्सन से पूछेंगे जब हमें पता चलेगा, या फिर जब हम ये जो लाइफ जिएँगे जब हमें पता चलेगा कि क्या ऐसा भी होता है। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन करते हो तो आपको पता चलता है कि जो सक्सेस है वो हैप्पीनेस से आती है, हेल्दी लाइफ़स्टाइल से आती है और हैविंग गुड रिलेशनशिप से आती है, ना कि सिर्फ मनी से आती है, ठीक है? मनी इज़ आल्सो अ पार्ट, क्योंकि पैसे से तो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, बट ये जो चीज़ें हैं ना, ये कभी-कभी पैसों से भी पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, ठीक है? सेल्फ एक्सप्लोरेशन रिमूव्स प्री कंडीशनिंग एंड हेल्प्स अस सी द ट्रूथ क्लियरली, ठीक है? जब आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन करते रहोगे, ठीक है? तभी आपको असलियत जो ट्रू है वो पता चलेगा, प्री कंडीशनिंग वगैरह बेकार है, ठीक है? तो ये क्लियर है? ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मैंने आपको बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे सेल्फ एक्सप्लोरेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है? मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ें। तो देखो, सबसे पहले ये मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि आपको देखो, आपका जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस करता है। आपके एथिकल बिहेवियर, जो आपके अच्छे बिहेवियर हैं, आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है। आपके जो डिसीज़न्स हैं उनको ऑनेस्ट करवाता है, ठीक है? आपका बिहेवियर ऐसा बनाता है। आपके डिसीज़न मेकिंग को इम्प्रूव करता है, ठीक है? आपकी क्रिएटिविटी को एनहांस करता है और आपकी जो लाइफ़ है वो बैलेंस बन जाती है, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं होता कि आपकी लाइफ़ में सिर्फ स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। आपके साथ अच्छी रिलेशनशिप्स आ जाती हैं, आपके साथ स्टडीज़, और आप उन सबको क्या कर पाते हो, साथ में मैनेज कर पाते हो, अगर आपने सेल्फ एक्सप्लोरेशन कर रखा है। कि मतलब देखो ना, स्टडी एक हो गई स्टूडेंट की लाइफ में, एक स्टूडेंट की एक रिलेशनशिप हो गई, ठीक है? और स्टूडेंट का क्या था, एक करियर गोल हो गया, ठीक है? तो ये सब चीज़ें होती है स्टूडेंट के साथ, और ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ पे फोकस कर पाओगे, तो आपको इन सबको क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो मैनेज कैसे करोगे आप? सेल्फ एक्सप्लोरेशन से करोगे कि मेरी लाइफ के अंदर जितनी स्टडी इंपॉर्टेंट है, उतनी ही रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट है, उतनी ही हमारा करियर इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आपको इन तीनों चीज़ों को क्या करके चलना पड़ेगा, बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अब भाई करियर पे लगे रहे तो आगे जाके रिलेशनशिप्स नहीं रहेंगी आपकी, ठीक है? आप स्टडी में लगे रहे तो आपका शायद ऐसा हो सकता है कि आप जिस मतलब करियर तो बन जाएगा, बट रियल जो हमारी रिलेशनशिप्स हैं वो नहीं रह पाएँगी। आपके पास शायद हैप्पीनेस ना रहे। आपके शायद ऐसा होता हो कि रिलेशनशिप्स के आपके पास हैप्पीनेस हो। रिलेशनशिप्स, अब भाई सोच रहे होंगे ये सब, आपके मम्मी-पापा भी तो हैं, आपके भाई-बहन भी तो हैं, आपके रिश्तेदार भी तो हैं, ठीक है? उनके साथ रिलेशनशिप ना रहे तो आपके साथ शायद हैप्पीनेस ना रहे, ठीक है? अब हमारा एक डायग्राम आता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का कि आपको बनाकर आना है सेल्फ एक्सप्लोरेशन के अंदर, ठीक है? तो देखो, जब भी हमारे पास कोई भी प्रपोज़ल आता है, कोई भी एक चीज़ है जो कि आपको देखना है सेल्फ एक्सप्लोर करके, तो आप क्या करो, सबसे पहले अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस पे उसे वेरीफाई करो कि आपका जो इनर जो मन है, वो उसे सैटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, उसे वो राइट कह रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है? फिर उसके बाद क्या करो, आप उसे एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन करो, उसे करके देखो, ठीक है? उसे जी कर देखो, ठीक है? फिर आपको पता चल जाएगा असली मतलब। जो भी उसका रिज़ल्ट आए, वो अगर रियलाइज़ेशन एंड अंडरस्टैंडिंग आप उसे करो, ठीक है? उसे अच्छे से समझो कि वो सही है या नहीं है। फिर उसे आप टेस्ट करो कि वो एश्योरिंग है या नहीं, वो सैटिस्फाइंग है या नहीं, और वो यूनिवर्सली है क्या नहीं। यूनिवर्सली का क्या मतलब है कि वो हर एक टाइम के साथ, हर एक स्पेस के साथ, चाहे टाइम बदल जाए, चाहे स्पेस बदल जाए, वो ट्रू है या नहीं। अगर टाइम बदलने के साथ वो फॉल्स हो जाता है तो वो बेकार है, ठीक है? अगर स्पेस बदलने के साथ वो फॉल्स हो जाता है तो वो बेकार है, और इंडिविजुअल लेवल पर भी वो सही है या नहीं, ठीक है? तो आप मतलब हर किसी के लिए वो सही है या नहीं, ये सारी चीज़ें ये डायग्राम के अंदर आ जाती हैं, ठीक है? बट ये डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आपने सेल्फ एक्सप्लोरेशन अच्छे से समझ लिया है। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन ये टॉपिक हमने बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर देख ली, और यही सारी चीज़ें आपको अपने एग्ज़ाम के अंदर लिख कर आनी है जब भी सेल्फ एक्सप्लोरेशन आता है, ठीक है? मतलब कि आपके पास बहुत सारा कंटेंट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारी बेसिक ह्यूमन की एस्पिरेशंस क्या है, जो कि ह्यूमन को चाहिए लाइफ के अंदर, ठीक है? तो लाइफ के अंदर ह्यूमन को एक एस्पिरेशन जो कहते हैं कि मतलब चाहिए ही लाइफ के अंदर, एक तो है हैप्पीनेस, ठीक है? तो हैप्पीनेस क्या होती है, हमारे स्टेट ऑफ इनर सैटिस्फैक्शन एंड पीस, ठीक है? आपका अंदर अगर इनर सैटिस्फैक्शन है, आप खुश हो, ठीक है? और आपके पास शांति है, तो आप क्या हो, हैप्पीनेस है आपके पास, ठीक है? आपके पास खुशी है। तो हर एक ह्यूमन बीइंग को क्या चाहिए, 2 चीज़ें लाइफ के अंदर चाहिए, एक तो हैप्पीनेस, अब आप खुश हो भाई, अब आप बहुत खुश हो, अब बट आप पड़े हुए हो कचड़े के ढेर में, बट दिक्कत है ना, कचड़े के ढेर में थोड़ी ना पड़ सकते हो, पड़े रहोगे, ठीक है? या फिर आपके पास खाना नहीं है बट आप बहुत खुश हो, ठीक है? तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी आती है, ठीक है? प्रॉस्पेरिटी मतलब कि हैविंग मोर देन इनफ फिजिकल फैसिलिटीज़ टू फुलफिल नीड्स, ठीक है? मतलब कि जितनी हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, उनसे थोड़ा-सा ज़्यादा आपके पास होना, उसे कहते हैं प्रॉस्पेरिटी, ठीक है? प्रॉस्पेरिटी इज़ नॉट वेल्थ, ठीक है? वेल्थ हमारा सिर्फ पैसा ही पैसा होता है। यहाँ पर आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, आप उनसे थोड़ा-सा ज़्यादा पैसे कमा पाओ, जिससे कि आप जो अपनी लाइफ है, उसे लॉन्ग टर्म तक अच्छे से खुशहाल जीवन जी पाओ, ठीक है? तो ये हमारी प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस होता है। अभी हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, चिंता मत करो। तो देखो, अब व्हाट इज़ कंटीन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी? हैप्पीनेस समझ में आ गया, प्रॉस्पेरिटी समझ में आ गई। तो देखो, हैप्पीनेस मीन्स फीलिंग सैटिस्फाइड, पीसफुल एंड जॉयफुल फ्रॉम इनसाइड, ठीक है? बाहर से नहीं, एक्सटर्नल फैक्टर नहीं, अंदर से सैटिस्फाई होनी चाहिए, पीसफुल होनी चाहिए और जॉयफुल होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि बाहर के लोगों को आपकी जो लाइफ़स्टाइल है अच्छी ना लगे, बट आप अंदर से क्या हो, खुश हो। आप अंदर से पीसफुल हो, आप अच्छे से मतलब मतलब खुश हो, ठीक है? तो क्या है, आप हैप्पीनेस की लाइफ़ जी रहे हो। इट इज़ रिलेटेड टू द थॉट, इमोशन एंड रिलेशनशिप्स, ठीक है? ये कभी भी एक्सटर्नल फैक्टर से या फिर मनी से रिलेट नहीं करता, वो इन 3 चीज़ों से रिलेट करता है। ये क्या है, कीवर्ड्स हैं भाई, इनको आपको लिख कर आना है एग्ज़ाम के अंदर। स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली मेक अस हैप्पी, ठीक है? सबके लिए अलग-अलग हैप्पीनेस होती है, ठीक है? किसी को बाइक चलाना बहुत अच्छा लगता है, किसी को घर पे बैठना आराम से बहुत अच्छा लगता है, किसी को मेरे को वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो सबके लिए अपनी अलग-अलग हैप्पीनेस है, वो किससे रिलेट करती है? थॉट से, इमोशन से, रिलेशनशिप से, ठीक है?
पर प्रॉस्पेरिटी क्या है? प्रॉस्पेरिटी का मतलब है इनफ मनी, फूड, होम एंड अदर बेसिक नीड्स। इतनी आपके पास चीजें हैं जो कि ये रिलेट करती है फिजिकल थिंग्स से, ठीक है। और ये हमारा क्या था, इमोशन, थॉट्स, इन सबसे रिलेट करता है। तो ये प्रॉस्पेरिटी आपको समझ में आ गया, हैप्पीनेस आपको समझ में आ गया। अब कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी का क्या मतलब है, ठीक है। बोल रहे हो कि भैया यही चीजें बार बार यही ऐसे ही करना पड़ता है, ठीक है। आपको बार बार चीजें ऐसे ही घुमा फिरा के लिखनी पड़ेंगी एग्जाम के अंदर, जिससे कि आपके मार्क्स बन पाए। ऐसा मत सोचना कि आप थोड़ा बहुत लिख दोगे तो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा और एग्जाम्पल भी देने पड़ेंगे, ठीक है। सो कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है? तो हैप्पीनेस होनी चाहिए हमारी हर एक टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हैप्पीनेस है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हैप्पीनेस जो होती है उसे कहते हैं हम एक्साइटमेंट, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, एक्साइटमेंट, उसे हैप्पीनेस नहीं कहते। हैप्पीनेस इज लॉन्ग टर्म, ठीक है। उसका जो टाइम है बहुत हमेशा के लिए होता है, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी फॉर एवरीवन, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी जो होनी चाहिए वो हर एक बंदे के लिए होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी दुनिया के अंदर, आपके देश के अंदर, आपके घर के अंदर सिर्फ एक जना प्रॉस्पेरस हो, ठीक है। हर एक बंदा जो है प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए सबके पास, जिससे कि एक सब लोग कंप्लीट लाइफ जी पाए, ठीक है। अगर आपके पास हैप्पीनेस है, प्रॉस्पेरिटी है, तो आपकी जो लाइफ है वो क्या है, कंप्लीट है। कंप्लीट लाइफ इज इक्वल टू कंटिन्यूअस हैप्पीनेस प्लस प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, फॉर एवरीवन। क्लियर है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हाउ टू फुलफिल ह्यूमन एस्पिरेशन। अब हमने ये तो देख लिया कि एस्पिरेशन है क्या, हमें चाहिए क्या, ठीक है। अब हमारे पास अच्छी चीजें हैं, अब हमें ये हैप्पीनेस मिलेगी कैसे, हमें प्रॉस्पेरिटी मिलेगी कैसे? तो सबसे पहले अगर आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो खुद के अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप फॉलो करोगे अगर आपको हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ का करेक्ट मतलब क्या है? करेक्ट नॉलेज ऑफ लाइफ, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज राइट रॉन्ग इन लाइफ, ठीक है। मेकिंग वाइज डिसीजन फॉर अवरसेल्फ एंड अदर्स, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप किसी और के दबाव में आकर, किसी और के चक्कर में आप गलत डिसीजन लो, अपने लिए, दूसरों के लिए। आप अपने हिसाब से चीजें चलाओ, ठीक है। अगर आपको अपने दोस्त कोई है उसके साथ रिलेशनशिप रखना अच्छा लगता है तो फिर अच्छी बात है, बट अगर नहीं लगता है तो मत रखो, ठीक है। आपका डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। आप किसी के दबाव में आके ना काम कर रहे हो। नोइंग द पर्पस ऑफ लाइफ बियॉन्ड जस्ट मनी, ठीक है। मनी जो है एक्सटर्नल होना चाहिए, उसे साइड में रखो। आप पहले अपनी जो लाइफ का पर्पस है उसे देख के चलो, ठीक है। ये होती है राइट अंडरस्टैंडिंग। सिंपल मतलब राइट अंडरस्टैंडिंग का करेक्ट नॉलेज ऑफ लाइफ, ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप। अपनी रिलेशनशिप्स के अंदर क्या रखो, हार्मनी रखो। दूसरों के साथ क्या करो, हार्मनी रखो। हार्मनी का मतलब क्या होता है, हार्मनी का मतलब बहुत सिंपल सा होता है कि दूसरे के जूते में पैर डालने का मतलब, ठीक है, हार्मनी होता है। मतलब कि दूसरे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना क्या होता है, हार्मनी होता है। कि आप दूसरे को अगर समझ पा रहे हो तो वो हार्मनी होता है। अगर आपका दोस्त परेशान है, ठीक है? और आप उसकी परेशानी को समझ पा रहे हो तो वो हार्मनी है, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप किसी और के साथ रिलेशनशिप सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए रख रहे हो, दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे, तो वो हार्मनी नहीं है, ठीक है? वो रिलेशनशिप नहीं है। मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड सोसाइटी, ठीक है? हर एक लेवल पे अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करो, हर एक बंदे के साथ, हर एक व्यक्ति, हर एक के साथ, ठीक है? चाहे वो अ, आपके घर का डॉग ही क्यों ना हो, उसके साथ हार्मनी के साथ रहो, ठीक है? हैविंग ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, केयर फॉर अदर्स, ठीक है? ये कीवर्ड्स हैं भाई, इन्हें याद रखो, ठीक है? अ हैप्पी पर्सन इज़ वन हू हैज़ ए स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रिलेशनशिप। एक खुशहाल जीवन उसी का होता है ना कि अच्छी उसके पास रिलेशनशिप है, आप कहते हो ना? तो फिजिकल फैसिलिटीज़ क्या होती हैं? अगर रिलेशनशिप ही टॉक्सिक है तो भाई उसकी लाइफ ही खराब है, ठीक है? उसमें मत पड़ो। फिजिकल फैसिलिटीज़ क्या होती हैं? फिजिकल फैसिलिटीज़ भी तो ज़रूरी है, प्रॉस्पेरिटी भी तो थी हमारी ह्यूमन एस्पिरेशन के अंदर। तो बेसिक नीड्स, कम्फर्ट जो है उसे फुलफिल करो, ठीक है? फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, मनी, दीज़ आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। तो इन्हें तो एट लीस्ट आपको कमाना पड़ेगा, इन्हें तो आपको रखना पड़ेगा। बट ओनली फिजिकल थिंग्स कैन नॉट कंप्लीट हैप्पीनेस, ठीक है? तो हैप्पीनेस जो है फिजिकल थिंग्स के बिना भी कंप्लीट नहीं है और फिजिकल थिंग्स से भी कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी लाइन मैंने आपको कह दी। वी शुड हैव इनफ बट नॉट रन बिहाइंड लग्ज़री ऑल द टाइम, ठीक है? इतना तो होना ही चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि आप हमेशा लग्ज़री के पीछे भागो, ठीक है? तो इतना क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये हमें बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल सी टेबल है, ये आपको समझ में आ जानी चाहिए कि अगर आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आपके पास क्या होगा, क्लैरिटी होगी, विज़डम होगा, बट अगर नहीं होगी तो कन्फ्यूज़न और स्ट्रेस होगा। रिलेशनशिप होगी तो आपके पास लव होगा, ट्रस्ट होगा, बट अगर नहीं होगी तो लोनलीनेस होगी, फाइट्स होंगी, ठीक है? और फिज़िकल फैसिलिटीज़ की बात करें तो आपके पास कम्फर्ट होगा, स्टेबिलिटी होगी, ठीक है? और पॉवर्टी होगी अगर आपके पास नहीं है फिजिकल फैसिलिटीज और आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आ जाएगा, ठीक है? तो ये कभी-कभी 2 नंबर के अंदर पूछे जाते हैं कि एसवीडीडी, एसएसजीडी, एसएसएसएस ये क्या होता है भाई, ठीक है? सो देखो एसवीडीडी होता है हमारा साधन विहीन, दुखी दरिद्र। मतलब इसके पास जो है वो साधन विहीन मतलब कि इसके पास ना
कुछ ना तो कोई भी फिजिकल फैसिलिटी है और ना ही इसके पास दुखी दरिद्र, यानी कि इसके पास ना तो हैप्पीनेस है, तो इसके पास दोनों चीजें नहीं है। एसएसडीडी का मतलब क्या होता है? साधन संपन्न। इसके पास फिजिकल फैसिलिटीज तो है, बट ये दुखी दरिद्र, यानी कि इसके पास क्या है? कोई भी हैप्पीनेस नहीं है। एसएसएसएस का मतलब क्या होता है? साधन संपन्न, सुखी, समृद्ध। इसके ये बहुत बढ़िया व्यक्ति है, ये बेस्ट है, ठीक है, कि इसके पास साधन भी है, मतलब इतनी थोड़ी बहुत प्रॉस्पेरिटी भी है और उसके पास हैप्पीनेस भी है, ठीक है। तो ये होता है हमारा एसएसएसएस। तो ये हमें तीनों कभी कभी 2 नंबर के अंदर पूछे जाते हैं, तो आप देख लेना, कभी कभी 7 नंबर के किसी पार्ट में आ सकते हैं, ठीक है। एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस के बीच में डिफरेंस क्या है? तो इनर पीस और लॉन्ग लास्टिंग हमारी हैप्पीनेस होती है, और एक्साइटमेंट हमारी टेम्पररी प्लेजर होता है और शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। ये मैं नहीं है इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक टॉपिक ये भी है कि प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सो देखो, ये जो आप नोट्स जब भी अगर आप हमारी एप्लीकेशन से बाय करोगे, मल्टी आइटम एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी या फिर आपको वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है, आप क्रोम ब्राउजर पे से यूज कर सकते हो अभी। तो आपको मल्टी आइटम्स पे आप जब नोट्स बाय करोगे तो आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ सिर्फ वो मिलेंगे, आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे यूएचवी के, जो मैंने वन शॉट के अंदर कराए हुए हैं, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ की बात करें तो प्रॉस्पेरिटी हमारा होता है फीलिंग सिक्योर विद व्हाट वी हैव, ठीक है। मतलब ये जितना हमारे पास है ना, उसके साथ आप सिक्योर हो, उसके साथ आप खुश हो। और वेल्थ का मतलब होता है हैविंग अ लॉट ऑफ मनी एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। आपके पास बहुत सारा पैसा है और बहुत सारी प्रॉपर्टी है, चाहे उसके साथ आपके पास इनर पीस नहीं है, तो वो हमारा वेल्थ होता है। प्रॉस्पेरिटी हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग, गुड रिलेशनशिप और फिजिकल नीड से आती है, ठीक है, इसका सोर्स होता है। और इसका होता है मटेरियल थिंग्स लाइक मनी, लैंड, हाउसेस, ये सब चीजें, ठीक है। ये हमारी लॉन्ग लास्टिंग होती है, हमारी टेम्पररी होती है, जैसे कि हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट के बीच में डिफरेंस था। ये हमारा इसका इफेक्ट जो लाइफ के अंदर आता है, इससे हमें पीस मिलती है और हैप्पीनेस मिलती है, और इससे हमें स्ट्रेस मिलता है, लालच, ग्रीडीनेस, इनसिक्योरिटी आती है, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ के बीच में डिफरेंस हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है? होलिस्टिक डेवलपमेंट एक हमारा है, और इसका हम देखेंगे कि आगे की संस्कार और एजुकेशन का रोल क्या है हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है मतलब कि हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है। होलिस्टिक डेवलपमेंट मींस ओवरऑल डेवलपमेंट, किसी भी व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट। इट मींस, ये तो हो गया, ठीक है, अ पर्सन इन ऑल एस्पेक्ट लाइक फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। तो ये पांचों चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल। ये पांचों एस्पेक्ट से अगर किसी पर्सन की ओवरऑल ग्रोथ होती है, उसका मतलब होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट। इट हेल्प्स अ पर्सन अचीव बैलेंस, हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन लाइफ, ठीक है। ये तीनों चीजों को अचीव करने में हेल्प कौन करता है? होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है किसी भी पर्सन को। अ पर्सन हु एक्सेल इन करियर बट हैज नो टाइम फॉर फैमिली लैक होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो वो होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं है कि वो भाई बहुत लाइफ में आगे पहुंच चुका है, बट उसके रिलेशनशिप्स, उसकी जो फैमिली है, उसके लिए उसके पास टाइम नहीं है। काय का जो करियर है वो उसने बनाया है, ठीक है। ट्रू होलिस्टिक डेवलपमेंट मींस डेवलपिंग नॉलेज, गुड वैल्यूज, हेल्थ एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि अगर आपका असलियत में ट्रू डेवलपमेंट हुआ है होलिस्टिक, तो आपके पास ये सारी चीजें होंगी, आपके पास नॉलेज भी है, आपके पास वैल्यूज भी अच्छी, ठीक है, जिससे कि आप उस नॉलेज को यूज कर पाओ। आपके पास हेल्थ भी अच्छी और आपके पास रिलेशनशिप्स भी हैं, ठीक है। और रिलेशनशिप कैसी? पॉजिटिव। अब एजुकेशन और संस्कार का क्या रोल है? देखो, एजुकेशन क्या है कि हमें पता लगे कि कैसी चीज़ें होनी है, ठीक है? मतलब कि अ, एक एटॉमिक बॉम्ब का जैसे एग्ज़ाम्पल था, तो एटॉमिक बॉम्ब को बनाना आना चाहिए, उसके जो भी फ़ॉर्मूलेज़ हैं, उसको कैसे प्रोसेस है, वो हमारा सीखना क्या है? वो हमारा सीखना है एजुकेशन। बट ये जो एटॉमिक बॉम्ब है, उसे हमें सही जगह पर यूज़ करना, ठीक है? मतलब कि उसे सही, वो क्या है? हमारा संस्कार, ठीक है? मतलब कि आपको एजुकेशन से क्या पता चलता है कि आप कैसे चीज़ें करोगे, और संस्कार से आपको पता चलता है कि उन चीज़ों को आप कैसे, कहाँ पे राइट यूज़ करोगे, ठीक है? मतलब कि कैसे डेवलप करना आपको आता है एजुकेशन से, और संस्कार से आपको पता चलता है कि वो जो डेवलप आपने चीज़ करी है, वो आप कहाँ पे सही से यूज़ कर पाओगे, ठीक है? एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग डिग्रीज़, ठीक है? इट शुड डेवलप अ पर्सन कंप्लीटली बाय टीचिंग, ठीक है? मतलब राइट अंडरस्टैंडिंग, गुड रिलेशनशिप, स्किल डेवलपमेंट, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड सोशल रिस्पांसिबिलिटीज़, ठीक है? कि मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि लाइफ में क्या ट्रू है, ठीक है? सही है, ठीक है? ट्रू वैल्यूएबल लाइफ होनी चाहिए आपकी। डेवलप रिस्पेक्ट, काइंडनेस एंड ऑनेस्टी, ठीक है, जिससे कि आपकी अच्छी रिलेशनशिप बन पाएंगी, और आपके पास प्रैक्टिकल स्किल्स भी हों, ठीक है, उसी से तो आप कुछ पैसे कमा पाओगे, ठीक है, और आप अपनी लाइफ को अच्छा रिस्पेक्टफुली जी पाओगे। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ होनी चाहिए, आपकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, आपका माइंड अच्छा होना चाहिए, गुड माइंड होना चाहिए, ठीक है। आपके पास इतना दिमाग हो कि आप सोसाइटी की हेल्प करने की सोचो, ठीक है, और आप एथिकल रहो। तो ये हमारे क्या है, ये क्या है, हमारे एजुकेशन की मतलब पार्ट है, रोल है होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारा रोल ऑफ संस्कार, मतलब कल्चर का क्या रोल है हमारे
होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंदर। तो देखो कल्चर जो है हमारा फैमिली से आता है, सोसाइटी से आता है, वर्ल्ड से आता है, ठीक है? तो ये सब हमारा कहाँ से आता है? ये सोर्सेस हैं हमारे कल्चर के, ठीक है? संस्कार के। तो संस्कार मीन्स द मोरल वैल्यूज, ट्रेडिशन एंड एथिक्स दैट शेप अ पर्सन कैरेक्टर। आपके पर्सन जो भी आप व्यक्ति हो, आपका जो कैरेक्टर है वो आपके संस्कार से ही दिखता है, ठीक है? चाहे आप कुछ भी बन जाओ ना, तो बट आपका जो संस्कार अच्छे नहीं है ना, तो आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा, ठीक है? रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड सोसाइटी, ये कहाँ से आ रही है? संस्कार से आ रही है, ठीक है? आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो, आप ईमानदारी के रास्ते पे चलते हो, तो वो क्या है? आपके संस्कार है। हेल्पिंग अदर एंड बीइंग काइंड, वो आपके संस्कार है। बैलेंसिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, वो आप कहाँ से सीख पाओगे? संस्कार से सीख पाओगे, ठीक है? वरना आप प्रोफेशनल लाइफ में इतने बिजी हो जाओगे कि आपके पास खुद के लिए टाइम ही नहीं होगा, ठीक है? सो एजुकेशन प्लस संस्कार इज इक्वल टू अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग हु लिव अ हैप्पी सक्सेसफुल एंड एथिकल लाइफ, ठीक है? तो ये होता है कंप्लीट ग्रोथ, तो वो दोनों चीजों से आती है, अच्छी एजुकेशन और अच्छे संस्कार से, ठीक है? ये क्लियर हुआ हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है। सो यूनिट 1 से हमारे जो टॉपिक्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए, और जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने अपनी वन शॉट के अंदर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू की जो वन शॉट है उसके अंदर कराया हुआ है, ठीक है? तो आप वहां से देख सकते हो, मैंने इतने टॉपिक्स कवर कर लिए जो कि पीवाईक्यूज के अंदर बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। बढ़ते हैं हम यूनिट 2 की तरफ, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे आप ह्यूमन बीइंग जो है हार्मनी को समझते हो, ठीक है? कैसे अपनी लाइफ के अंदर हार्मनी को लाते हो। तो इसके अंदर हमने 5 टॉपिक्स निकाले। एक तो हमारा कि आई और बॉडी क्या है वो हम समझेंगे, और हम नीड्स समझेंगे, दोनों की नीड्स क्या क्या है, ठीक है? सुख और सुविधा है। फिर हम देखेंगे कि बॉडी जो है हमारी कैसे एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे आई का, ठीक है? आई कैसे यूज करता है बॉडी को। फिर हम देखेंगे कि हार्मनी आई के अंदर और बॉडी के अंदर कैसे मेंटेन की जाती है विद संयम एंड स्वास्थ्य। और फिर हम लास्ट में देखेंगे कि इमेजिनेशन के हमारे सोर्स कौन कौन से हैं। और मैंने ये भी आगे मेंशन कर दिया है वो कितनी बार पीवाईक्यूज में हमारे ये जो टॉपिक्स हैं वो पूछे गए हैं। तो चलो जल्दी से यूनिट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आई क्या होता है। देखो, हम जो लोग हैं, हम लोग मतलब ह्यूमन बीइंग इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। एक है आई और एक है हमारी बॉडी। आई जो होता है हमारा कॉन्शियस यूनिट होता है, और जो बॉडी होता है हमारा मटेरियल यूनिट, या फिर आप कह सकते हो अनकॉन्शियस यूनिट होता है, ठीक है? आई जो होता है हमारा मतलब कि हमारा मन, ठीक है, वो होता है हमारा आई। जो भी हमारे इमोशन होते हैं, जो भी हमारा डिसीजन होता है, वो कौन ले रहा होता है? हमारा आई ले रहा होता है, ठीक है? और जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो जो एक्शन परफॉर्म कौन करता है? हमारा बॉडी परफॉर्म करता है, ठीक है? और उस एक्शन को करने के बाद या तो दुःख हो या तो सुख हो, उसे कौन एन्जॉय करता है? उसे कौन देखता है? आई देखता है, ठीक है? मतलब कि अ, सोचा डिसीज़न कौन लेता है? आई लेता है। काम को करता कौन है? बॉडी करता है। उसे कंट्रोल कौन करता है? आई करता है। और जो भी काम किया, उसे जो भी सुख या फिर दुःख हुआ, उसे एन्जॉय, उसे रियलाइज़ कौन करता है? आई करता है, ठीक है? उसे कौन देखता है? आई देखता है। क्लियर है? अब हम देखते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा। तो ह्यूमन बीइंग इज़ अ कोएक्सिस्टेंट ऑफ आई एंड बॉडी, है ना? तो ह्यूमन बीइंग एक सिर्फ फिजिकल एंटिटी नहीं है, उसके अंदर वो हमारा क्या है? कॉम्बिनेशन है आई का और बॉडी का। आई हमारा क्या है? कॉन्शियस यूनिट है, जो कि हमारा नॉन मटेरियल एंटिटी है, ठीक है? आप मतलब उसे देख नहीं सकते। आप जो भी मतलब अपनी बॉडी, अपना जो भी नाम रखते हो ना, लाइक मेरा नाम कृष्णा है, ठीक है? तो कृष्णा मेरा नाम नहीं, मतलब मन का नाम नहीं है, कृष्णा मेरी बॉडी का नाम है, ठीक है? और रिस्पॉन्सिबल फॉर थॉट्स, इमोशन, डिसीजन मेकिंग, ठीक है? थॉट्स, जो भी आपके थॉट्स आते हैं, जो भी आपको इमोशन फील होता है, जो भी आप डिसीजन लेते हो, ठीक है? वो सब कौन करता है? आई करता है, ठीक है? इस सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आई रिस्पॉन्सिबल है। बॉडी हमारा एक मटेरियल एंटिटी है जो कि सबको दिख रही है, और वो हमारे फिजिकल एक्शंस को परफॉर्म करती है। लाइक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो ये मेरी बॉडी कर रही है, बट इसको लिखने पे मजबूर कौन कर रहा है? लिखने को कौन बोल रहा है अंदर से? आई बोल रहा है, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि अगर आपको जैसे प्यास लगती है, ठीक है? और आपको प्यास लगी, वो किसने फील किया? आई ने फील किया। आई ने सोचा कि चलो मैं जाकर एक पानी का ग्लास भरता हूँ और मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है? ये सब किसने सोचा? किसने कंट्रोल किया? आई ने किया। बट जाकर ग्लास किसने भरा? हमारी बॉडी ने भरा। तो बॉडी जो है एक्सपीरियंस, बॉडी ने हमारा डिहाइड्रेशन जो है एक्सपीरियंस किया, बट सेल्फ ने डिसाइड किया कि क्या करना है? पानी पीना है, ठीक है? तो उसने जाकर पानी पिया, ठीक है? या फिर कोई सॉफ्ट ड्रिंक पी। कभी-कभी आ जाता है कि कॉन्शियस यूनिट और मटेरियल यूनिट में डिफरेंस बताओ, तो वो हमारा आई और ये बॉडी होता है। ये देखो डिफरेंस बहुत सिंपल सा है। नॉन मटेरियल, फिजिकल, ये हमारा थिंक करता है, डिसाइड करता है, एक्सपीरियंस करता है इमोशन को। ये हमारा बस फिजिकल एक्शंस को परफॉर्म करता है, ठीक है? ये हमारा बॉडी को कंट्रोल करता है, और ये हमारा वैसे एक्ट करता है जैसा कि सेल्फ जो है डिसीजन लेता है, ठीक है? सेल्फ हमारा क्या है? एक सेंट्रल एंटिटी है, ठीक है? जो कि बॉडी को एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज करती है, ठीक है? नीड्स क्या है हमारी सेल्फ और बॉडी के, वो देखते हैं, ठीक है? सो हमारी जो बॉडी और सेल्फ है, उन बॉडी है और जो सेल्फ है, उसकी दो नीड्स हैं, एक है सुख और एक है सुविधा। तो सुख जो है हमारे हैप्पीनेस, आप कह सकते हो हैप्पीनेस, हमारा जो खुशी है, वो कौन हमें किसको चाहिए, ठीक है? उसकी वो नीड किसकी है? तो हमारा जो सेल्फ है, हमारा जो मन है, उसकी नीड है सुख। और जो बॉडी है उसकी नीड क्या है? सुविधा। जो हमारी फिजिकल जितनी भी नीड्स वगैरह हैं, जो भी हमारी बेसिक नीड्स हैं, वो सब किसकी नीड्स हैं? वो सब बॉडी की नीड है। और जो ये सुख है वो किसकी नीड है? आई की नीड है।
ह्यूमन बीइंग इज अ को, ये तो ठीक है हमने पढ़ लिया है। सो देखो, अगर आपको हार्मोनियसली अपनी लाइफ को जीना है तो आपको अपनी जो बेसिक नीड्स हैं हमारे आई की और बॉडी की, वो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी, ठीक है। उनके बीच में बैलेंस रखना पड़ेगा। सो कौन कौन सी, चलो जल्दी से देखते हैं। तो हमारा जो सेल्फ होता है वो हमारा कॉन्शियस एंटिटी होती है, और जो बॉडी होती है हमारी मेटेरियल एंटिटी होती है। तो नीड इसकी है सुख। सुख का मतलब होता है हैप्पीनेस, पीस एंड सेटिस्फेक्शन, दिस इज कॉल्ड सुख। और सुविधा क्या होता है, हमारा कंफर्ट, ठीक है, फिजिकल नीड। लाइक मैं अपनी बॉडी पर कपड़े पहना हुआ हूँ, ये किसे चाहिए, बॉडी को चाहिए, बट मेरे मन को क्या चाहिए, मेरे मन को, लाइक मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना, ठीक है। मैं सबके साथ हंसी खुशी बात करता हूँ तो मेरी मन को अच्छा लगता है, ठीक है। बट मैं जो कपड़े पहना हूँ, ये जो माइक है, ये मेरी बॉडी की नीड्स है, ठीक है, कि मुझे मेरी बॉडी को चाहिए। नेचर की बात करें तो ये हमारा नॉन मटेरियल होता है, और हम इसे, इसका नेचर होता है इसकी इनर फुलफिलमेंट पूरी होनी, हमारी बॉडी, हमारे अंदर जो इनर है उसकी फुलफिलमेंट पूरी होना। ये हमारा मटेरियल है, और इसके अंदर फिजिकल वेलबींग की बात करता है कि हमें लाइक बॉडी बनानी है, ठीक है, वो भी अच्छी बात है। और हमें कुछ खेलना है, ठीक है, ये सब क्या है कि हमारा फिजिकल वेलबींग है, मतलब कि हम खेल के हमारी बॉडी बनेगी, ठीक है, ये सब है। फुलफिलमेंट की बात करें तो थॉट राइट अंडरस्टैंडिंग। अब आप जो सुख है वो कैसे ला सकते हो, अगर आपकी राइट अंडरस्टैंडिंग होगी और अच्छी रिलेशनशिप्स होंगी तो आप कैसे रहोगे, सुखी रहोगे। और अगर आप अच्छा खाना खाओगे, अगर आप अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छा शेल्टर होगा आपके पास, अच्छी मेडिसिन्स होंगी, ठीक है, तो आप कैसे होगे, आपके पास सुविधाएँ होंगी, और आपकी जो बॉडी है वो आपसे इम्प्रेस हो जाए रहेगी हमेशा, ठीक है, और बॉडी की जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाएँगी। आपको इसी तरीके से समझाना है। इसके बाद आपको एक एग्ज़ाम्पल लेना है, जैसे कि एक जो पर्सन है हमारा, एक कोई भी पर्सन है, पर्सन ए मे हैव ऑल लग्ज़रीज़, ठीक है? एक्सपेंसिव कार्स है उसके पास बहुत बड़ा घर है, उसके पास बहुत महँगे-महँगे कपड़े हैं, ठीक है? उसके पास सुविधा सब कुछ है। बट इफ दे लैक लव, रिस्पेक्ट, इनर पीस, तो अभी भी वो अनहैप्पी रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास सुख तो है ही नहीं, ठीक है? तो सुख हमारा जो है ज़्यादा फंडामेंटल है देन द सुविधा। तो हमेशा जो हमारा सुख है पहले वो कंप्लीट हो, देन सुविधा पे जाना चाहिए, ठीक है? पहले अगर आप सुविधा कंप्लीट कर लोगे और आपके पास सुख नहीं रहेगा, तब भी आप कैसे रहोगे? अनहैप्पी रहोगे, ठीक है? तो सुख इज़ फंडामेंटल, ठीक है? सो रिलेशनशिप अगर हम देखें सुख और सुविधा के बीच में, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कभी भी ऐसा रिलेशनशिप पूछा जाता है या फिर कुछ भी सुख सुविधा के बारे में पूछा जाता है, तो आप पहले सुख सुविधा को अच्छे से समझाओ, उसकी टेबल बनाओ, एग्जाम्पल दो, देन आप उसकी रिलेशनशिप्स को समझाओ, ठीक है। तो सुख हमारा क्या है, कंटिन्यूअस नीड है, हमेशा हमेशा चाहिए, ठीक है, जैसे हमने हैप्पीनेस में देखा था। और जो सुविधा है हमारी ओकेशनल या फिर इंटरवल पे हमें नीड होती है, जैसे कि हमें खाना चाहिए, वो हमारा क्या है, सुविधा है, ठीक है। तो हमें भूख लगेगी तो हम खाना खा लेंगे। बट सुख जो है, हमें खुशी जो है हमेशा चाहिए, ठीक है, पीस जो है हमें हमेशा चाहिए। और जो हमारे फूड, शेल्टर और जो क्लोथ्स होते हैं हमें, ये ओकेशनली चाहिए होते हैं, ठीक है। सुख जो है हमारा क्वालिटेटिव होता है और जो सुविधा होता है क्वांटिटेटिव होता है। आपको पता है यार, सुख जो है वो क्वालिटी से मेजर किया जाता है, कितना अच्छा सुख है, कितनी अच्छी आपकी रिलेशनशिप है। और जो सुविधा है हमारा क्वांटिटेटिव, कितनी कार्स हैं आपके पास, कितने कपड़े हैं आपके पास, ठीक है, ये सब चीजें। और मिस्टेकन प्रायोरिटीज लीड टू प्रॉब्लम। अगर आप इन दोनों में, सुख और सुविधा के बीच में प्रायोरिटी अगर मिसलीड कर दोगे, सुविधा पे ज्यादा भाग जाओगे, सुख को देखोगे नहीं, तो आपके पास प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप सुविधा को ज्यादा देखोगे और इग्नोर करोगे सुख को, तो आप वहां पे फंस जाओगे, ठीक है। और करते हैं ऐसा लोग, ठीक है। फॉर मीनिंगफुल लाइफ आपको दोनों चाहिए, ठीक है, आपको दोनों में बैलेंस चाहिए। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आया था कि मेंशन करो हमारे 3 पर्पसेस क्या है, फिजिकल फैसिलिटी इज रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन। मतलब कि फिजिकल फैसिलिटी हमने कह दिया कि कोई जरूरत नहीं है, सुविधा बस इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, बस हमारा जो सुख है वो फंडामेंटल है। बट अब 3 बताओ कि भाई तीनों ऐसी पर्पस क्या है, कि जरूरत क्या पड़ी फिजिकल फैसिलिटी की, अगर सब कुछ हमारा फंडामेंटल तो सुख है, तो क्या जरूरत क्या पड़ी दोनों में बैलेंस करने की। सो देखो, सर्वाइवल भी तो जरूरी है, बेसिक नीड्स आपके पास फूड शेल्टर वाटर नहीं होगा तो जियोगे कैसे, ठीक है। तो सर्वाइवल के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, आपके पास क्लोथ हो गया, हाउस होगी, मेडिसिन होंगी, तो आपकी प्रोटेक्शन रहेगी, ठीक है। राइट यूटिलाइजेशन, ठीक है, एंश्योर रहे कि रिसोर्सेज वाइसली फॉर हैप्पीनेस, ठीक है। मतलब हमारे जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, अगर हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं हमारी हैप्पीनेस भी हमारे पास नहीं होगी, ठीक है। हमारी जो हैप्पीनेस है वो भी हमारे पास कहीं ना कहीं इन सोर्सेज से ही आ रही होती है, ठीक है। बट ये है कि अगर आप हैप्पी हैप्पी हो, और आप, मैंने जैसे पहले यूनिट में बताया कि आप कचरे के ढेर पे बैठे हुए हो, कहीं ऐसी जगह बैठे हुए जहाँ पे आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, तो कैसे आप हैप्पी रहोगे, ठीक है। तो सीधी बात है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हमारा जो सेल्फ है वो कैसे सीयर भी है, डूअर भी है और एंजॉयर भी है। अब हमने इतना तो पता है कि जो सेल्फ है वो बॉडी को एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, जिससे कि वो फिजिकल वर्ल्ड के साथ क्या कर पाए, इंटरेक्ट कर पाए, ठीक है। तो सेल्फ सबसे पहले क्या करता है, सेल्फ सबसे पहले देखता है, ठीक है, आपका जो मन है वो सबसे पहले देखता है और एनालाइज करता है सिचुएशन को, ठीक है। ऑब्जर्व करता है पहले, वो उसे एनालाइज करता है कि उसे अगर आप करोगे तो कैसा फील करोगे, वो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जो सीयर है सबसे पहले कौन करता है, सेल्फ करता है। हमारा जो मन है वो ऑब्जर्व करता है और नो करता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, हमने किसी सनसेट को देखा और अप्रिशिएट किया कि क्या ब्यूटी है, हमारा जो माइंड है वो काफी, उसे उसे अच्छा लगा वो चीज, ठीक है। तो उसने उसे देखा, एनालाइज किया, ठीक है, और ये कह सकते हैं यहाँ पर फील भी किया उसने, ठीक है।
तो ये हमारा सीयर पार्ट हो गया और हमने एग्जाम्पल भी बता दिया। तो डूअर की बात करते हैं। डूअर में क्या होता है? डूअर में होता है हमारा डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलर। मतलब कि हमारा जो सेल्फ है वही डिसीजन बनाता है और हमारी बॉडी को कंट्रोल भी करता है, ठीक है? देखो, हमारे एग्ज़ाम्पल समझते हैं कि आपने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे खड़ा होना चाहिए और मुझे जाना चाहिए। तो ये डिसाइड कौन किया आपने? मन ने किया, ठीक है? और फिर बॉडी क्या करती है, उसे आपकी जो मन ने डिसाइड किया डिसीज़न को क्या करती है, फ़ॉलो करती है और चलती है। और चलने के बाद आपको कहाँ पे रुकना है, कहाँ पर चलना है, किस डायरेक्शन में चलना है, उसे कौन कंट्रोल करता है? हमारा जो मन है, सेल्फ है, वो कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे जो डूअर है, यानी कि डिसीज़न मेकर और कंट्रोलर भी, वो कौन है? सेल्फ है। सेल्फ मेक्स डायरेक्शन डिसीजन एंड डायरेक्शन, द बॉडी एग्जीक्यूट देम, ठीक है? सो ये हमारा करता भी है। अब आता है सेल्फ हमारा कैसे एन्जॉयर है। तो देखो, एक्सपीरियंस जो भी हमारी फीलिंग्स है, तो मैंने आपको बताया उसे कौन एक्सपीरियंस करता है? हमारा जो सेल्फ है वही करता है। तो सेल्फ एक्सपीरियंस इमोशंस एंड फीलिंग। अगर आपने कुछ गलत किया, अगर आपने मार खाई आपकी बॉडी ने, तो उसे फील कौन करेगा? हमारा सेल्फ करेगा। अगर आपने कुछ बढ़िया अचीव किया है, गोल को अचीव किया है, तो उसे हैप्पीनेस उसको कौन फील करेगा? सेल्फ करेगा। तो भोगता भी हमारा क्या है? सेल्फ है। सो सेल्फ हमारा दृष्टा भी है, सेल्फ हमारा कर्ता भी है, सेल्फ हमारा भोगता भी है। तो सारा काम कौन कर रहा है? सेल्फ कर रहा है। तो बॉडी बस क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है? अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ये वाला जो ऊपर लिखा है कि एक्सप्लेन हाउ सेल्फ इज सीयर डूअर, तब भी आपको ये समझाना है। अगर आपको बताना है कि बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई, तब भी आपको ये कॉन्सेप्ट समझा कर आना है, ठीक है? इसके अंदर सबसे पहले आप आई को समझाओगे, फिर बॉडी को समझाओगे, उनके बीच में रिलेशन चाहो तो बता देना और फिर आप ये सारी चीजें लिख कर आओगे, ठीक है? एग्जाम्पल देखते हैं। तो प्लेइंग क्रिकेट का अब हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि जैसे आपने बॉलर के एक्शन को क्या किया? एनालाइज किया, ऑब्जर्व किया कि बॉल किस डायरेक्शन में आ रही है। मतलब आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है? आप बैटिंग पर हो, तो आप बैटिंग पे खड़े हुए हो और आपने देखा बॉलर कैसे आ रहा है, कितना जैसे दूर से रनअप लेकर आ रहा है, तो आपको पता चल गया फास्ट बॉल डालेगा, ठीक है? आपने बॉल की डायरेक्शन को देखा, बॉल कहाँ पर आ रही है, ठीक है? और आपने बैट को कैसे घुमाया, बैट को कैसे आपने शॉट खेला, वो आपने डू मतलब आपने खेला, आपने डिसाइड किया कि विच शॉट टू बी प्ले। आपके मन ने डिसाइड किया कि ऐसे बॉल आ रही है तो मैं ऐसे प्ले जो करूंगा, ठीक है? आपने वो प्ले किया। अब उसको आपका जो शॉट है, अगर आप विकेट आउट हो गए तो आप क्या करोगे? बहुत बैड फील करोगे। तो उसे कौन मतलब एक्सपीरियंस करेगा? हमारा सेल्फ करेगा। और अगर वो जो बॉल है उस पे सिक्स लग गया, ठीक है, बाउंड्री चली गई, तो उसे एक्साइटेड जो हैप्पीनेस है वो कौन फील करेगा? वो भी हमारा सेल्फ करेगा। तो ये एग्जांपल हो गया इसका, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हार्मनी इन आर्ट, ठीक है? कि आप अपने सेल्फ के साथ कैसे हार्मनी मेंटेन करते हो। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपने जो सोचा है, अगर आप वो चीज कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है? हार्मनी है अपने साथ, ठीक है? अगर किसी और के प्रेशर में आके आप कोई काम कर रहे हो, तो वो हमारी हार्मनी नहीं है। हार्मनी इज अ सेल्फ मीनिंग हैविंग क्लियरिटी इन थॉट्स, इन राइट डिजायर एंड करेक्ट डिसीजन मेकिंग। अगर आप ये तीन चीजें कर रहे हो, तो आप अपने साथ हार्मनी में हो, ठीक है? मतलब कि आपके जो थॉट्स हैं वो काफी क्लियर है, ठीक है, कि यही करना है। आपकी जो डिजायर्स हैं वो अच्छी हैं, ठीक है? ऐसा तो नहीं है आप कहीं गलत डिजायर में फंसे हुए हैं, आपकी जो विशेष हैं वही अच्छी नहीं है, ठीक है? और आप जो डिसीजन ले रहे हो वो करेक्ट है, तो आप अपने साथ हार्मनी में हो। व्हेन द सेल्फ इज इन हार्मनी, तो वो बैलेंस डिसीजन लेगा हमेशा, ठीक है? किसी भी बायस नहीं होगा और इट अलाइन विथ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। आपके जो डिसीजंस होंगे वो हमेशा यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के साथ अलाइन करे होंगे, लाइक ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, हॉनेस्टी और हमारी बहुत सारी जो हमारी ह्यूमन वैल्यूज होती हैं, हमने पढ़ी हुई हैं, ठीक है? उनकी तरह होगा, ठीक है? इट अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट कॉज्ड बाय प्री कंडीशनिंग कंडीशन, ठीक है? सो हमारी जो प्री कंडीशनिंग की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं ना, कि हम बिना सोचे समझे जो सोचते हैं या फिर डिसीजन लेते हैं बिना क्वेश्चन करे, उनकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं उन्हें आप अवॉइड कर पाओगे अगर आप हार्मनी में होंगे अपने साथ, ठीक है? सो अगर हम रिस्पॉन्स की बात करें, तो रिस्पॉन्स ऑफ सेल्फ फ्रॉम द रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी, तो दोनों में कैसे डिफरेंसेस हैं? जो हमारा सेल्फ होता है और जो बॉडी होता है, उन दोनों के रिस्पॉन्सेस में क्या डिफरेंस है? सो देखो, हमारा जो ये कॉन्शियस होता है, डिसीजन मेकिंग यही करता है, ये हमारा ऑटोमेटिकली एक रिस्पॉन्स देता है, ठीक है? जैसे कि अगर मैं कोई बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी में हाथ लगाता हूँ, ठीक है? उसे हाथ डालता हूँ, तो अपने आप मेरी जो बॉडी है वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स करेगी और बाहर आ जाएगी और वो हमेशा सोचेगी कि मेरी जो बॉडी है वो सेफ रहे जो डेंजर है उससे, ठीक है? और हमारा जो सेल्फ है, वो हमारा डिसीजन लेता है सोच के, हमेशा समझ के, कॉन्शियस होता है ये, ठीक है? तो ये चूज़िंग हेल्दी फूड, ठीक है? ये हमेशा क्या करेगा? हेल्दी फूड को चूज़ करेगा। और जो बॉडी है हमेशा अगर वो हंगर फ़ील करेगी तो वो कुछ भी खाने की सोचेगी, ठीक है? और जो ये हमारा कंट्रोल की बात करें, तो ये थॉट्स पे, फीलिंग्स पे और एक्शंस पे कंट्रोल रखता है। और बॉडी जो है हमारा, वो बायोलॉजिकल नीड के बेस पर काम करती है, ठीक है? जो भी हमारे बॉडी को चाहिए, उस नीड को फुलफिल करने में काम करती है, ठीक है? चाहे वो कहीं से भी आ रहा हो, ठीक है? इफेक्ट ऑफ हार्मनी की बात करें, तो ये हमारा सेटिस्फेक्शन और लॉन्ग टर्म वेलबींग को लाता है, ठीक है? और ये हमारा प्रॉपर केयर ऑफ हेल्थ को लाता है, ठीक है? ये हमारा कोशिश करता है कि हमारी जो बॉडी है वो अच्छी रहे, ठीक है? कि हमारी बॉडी को अगर कोई भी नीड है तो उसे वो
मतलब अच्छे से जी पाए, ठीक है? अगर आप मतलब हार्मनी रखोगे अपनी सेल्फ के साथ और बॉडी के साथ, ठीक है? अगर आप सेल्फ के साथ रखोगे अपनी हार्मनी, मतलब कि आप उसके साथ अच्छे से रहोगे, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट डिसीजन, थॉट्स आपके अच्छे, तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा और लॉन्ग टर्म वेलबींग मिलेगी। अगर आप अपनी बॉडी के साथ हार्मनी रखोगे, सिर्फ अच्छी चीज़ें खाओगे, आप एक्सरसाइज करोगे, प्रॉपर योगा करोगे, सारी चीज़ें अच्छे सही समय पर उठोगे, तो आप अपनी हेल्थ को जो है प्रॉपर केयर दोगे, ठीक है? तो ये क्लियर है आपका, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा टॉपिक कि आप कैसे अपने अंदर और बॉडी के अंदर हार्मनी मेंटेन करते हो। तो आपके पास 2 चीज़ें होती हैं, 2 प्रोसेस होते हैं, जिनको आप अगर फॉलो करते हो, संयम और स्वास्थ्य। अगर आप इन दोनों चीज़ों पर फोकस करते हो, तो आप अपनी बॉडी और आई के अंदर क्या रखते हो, हार्मनी मेंटेन करके रखते हो, ठीक है? टू मेंटेन बैलेंस एंड फुलफिलिंग लाइफ, देयर मस्ट बी हार्मनी बिटवीन सेल्फ एंड बॉडी, ठीक है? तो आप किससे हार्मनी मेंटेन कर सकते हो? 2 चीज़ों से। एक तो संयम मतलब कि सेल्फ रेगुलेशन, और स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, ठीक है? अगर आपके पास अपना गुड कंट्रोल है, रेगुलेशन अपने ऊपर, ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन आपका बहुत अच्छा है और आप हमेशा अपनी हेल्थी लाइफस्टाइल जी रहे हो, तो आप क्या कर पाओगे, अपनी आई और बॉडी के बीच में क्या कर पाओगे, हार्मनी मेंटेन कर पाओगे। इट रिफर टू द सेल्फ डिसिप्लिन इन मैनेजिंग थॉट्स, डिजायर्स एंड एक्शन, ठीक है? अब एक्शन तो आप कुछ भी ले सकते हो ना, जाके भाई अपने टीचर्स में भी थप्पड़ मार सकते हो, ठीक है? बट ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है? या फिर किसी को भी मारना बहुत गलत बात है, ठीक है? संयम, आपका जो संयम है, आपका जो सेल्फ रेगुलेशन है, वो आपको ये चीजें करने से रोकता है, ठीक है? तो सेल्फ डिसिप्लिन आपके पास जितना ज्यादा होगा, आप जितना अच्छे से मैनेज करोगे अपने थॉट्स को, डिजायर को और एक्शन को, उतना ज़्यादा आप सेल्फ रेगुलेशन रहोगे और आप उतना ज़्यादा आप अपनी हार्मनी में रहोगे, ठीक है? इट एंश्योर दैट द सेल्फ मेक्स द राइट डिसीजन फॉर द वेल बीइंग ऑफ बॉडी, ठीक है? सो हमेशा एंश्योर करता है हमारा जो सेल्फ कि वो सही डिसीजन ले हमारी बॉडी की वेल बीइंग के लिए, हमारी बॉडी अच्छे से रहे, उसके लिए वो हमेशा क्या लेगा, हमारा जो सेल्फ है वो राइट डिसीजन लेगा, ठीक है? ये संयम समझ में आया ना, बहुत अच्छे से सेल्फ रेगुलेशन, कंट्रोलिंग द अर्ज टू ओवर ईट एंड चूजिंग अ बैलेंस डाइट इंस्टेंट। कहते हैं कि रात में हमें क्या खाना चाहिए, कम खाना खाना चाहिए, क्योंकि हमारा डाइजेशन अच्छे से नहीं होता रात में। तो रात में हमें अगर अर्ज होती है कि भाई हमें तो बहुत खाना है, ठीक है, और हम बहुत ज्यादा खाते हैं बिना किसी टाइम के, तो हम क्या कर रहे हैं, बॉडी के साथ बहुत दिक्कत कर रहे हैं, ठीक है? तो हमारी जो कंट्रोल करना अर्ज को, ओवर ईट का, वो हमारा क्या है, एक केयरिंग पार्ट है, किसका, बॉडी का, ठीक है? तो ये हमारी क्या है, एक सेल्फ रेगुलेशन के अंदर आता है। स्वास्थ्य की बात करते हैं, गुड हेल्थ की बात करते हैं, ठीक है? इट मीन्स गुड फिजिकल हेल्थ, ठीक है? अगर आपकी अच्छी फिजिकल हेल्थ है और आप अच्छी जो अपनी बॉडी जो है, बॉडी साइज या बॉडी शेप जो है अच्छा आप मेंटेन करके चलते हो, तो वो हमारा हेल्थ है, ठीक है? और विच इज अचीव बाय फुलफिलिंग द राइट नीड्स ऑफ बॉडी। अगर आप कुछ उल्टी सीधी चीजें खाओगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, ठीक है, तो आपकी नहीं हो पाएगी, ऐसी बॉडी नहीं बन पाएगी। बट आप अगर राइट नीड्स जो है बॉडी की वो फुलफिल करोगे, तो आप हेल्थ को अचीव कर पाओगे, फिजिकल गुड फिजिकल हेल्थ को अचीव कर पाओगे। इट डिपेंड ऑन प्रॉपर फूड, ये याद रखो, ये कीवर्ड्स हैं, प्रॉपर फूड, एक्सरसाइज, रेस्ट एंड डिसिप्लिन लाइफस्टाइल। अगर आप ये सारी चीजें करते हो, तो आपके पास अच्छी फिजिकल हेल्थ होती है। मेंटेनिंग द रेगुलर स्लीप शेड्यूल टू कीप द बॉडी हेल्दी। अगर आप सही समय पर सोते हो, सही समय पर जगते हो, ठीक है, तो आप अपनी बॉडी के लिए अच्छा सोच रहे हो और आपकी बॉडी हमेशा हेल्दी रहेगी। अब हमारे संयम और स्वास्थ्य के बीच में को रिलेशन क्या है, ठीक है? हमेशा देखो, सेल्फ रेगुलेशन अगर आपके पास है, तो आप अपनी बॉडी के बारे में सोचोगे, ठीक है, आप अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचोगे, तो इनके बीच में रिलेशनशिप तो है। आ डिसिप्लिन सेल्फ एंश्योर दैट हेल्दी बॉडी बाय मेकिंग वाइज चॉइसेस रिगार्डिंग फूड, स्लीप या फिर एक्सरसाइज। आप इन तीनों में सही डिसीजन लोगे और अपने बारे में सोचोगे कि मेरी जो हेल्दी बॉडी है वो हमेशा बनी रहे, तो आप ऐसे ही डिसिप्लिन में रहोगे, यानी कि सेल्फ रेगुलेशन में रहोगे। तो सेल्फ रेगुलेशन इतना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। विदाउट संयम, अगर आपके पास संयम नहीं है, तो जो लोग हैं वो अनहेल्दी हैबिट में एंगेज हो जाएंगे, जंक फूड खाने लग जाएंगे डेली, इरेगुलर स्लीप होगी, स्ट्रेस होगा, और जिससे क्या होगा, हमारा पुअर स्वास्थ्य होगा, यानी कि बेकार स्वास्थ्य होगा। तो संयम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बंदा है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो क्या करेगा, वो स्मोकिंग करने लग जाएगा, ठीक है? स्मोकिंग करने लग जाएगा, उसे लगेगा कि ये मेरी बॉडी के लिए अच्छा है, मेरा जो स्ट्रेस है वो रिलीज़ हो जाएगा, बट एंड में क्या होगा, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो संयम से क्या हुआ, हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया। बट अगर कोई अच्छा इंसान है, जो कि अच्छा उसके पास संयम है, तो वो हमारी स्मोकिंग और मतलब इन सब चीज़ों को अवॉइड करेगा और हमेशा फिट रहेगा, ठीक है? तो ये क्लियर है आपको स्वास्थ्य और संयम के बीच में क्या रिलेशन है। अगर आपको हेल्दी इंप्रूवमेंट चाहिए, अच्छा गुड प्रोग्राम्स क्या होते हैं हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए, तो आप हेल्दी ईटिंग प्लान को फॉलो करो, ठीक है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है? देखो आप कि कोरिलेशन बताओ संयम और स्वास्थ्य में, तो यहाँ पर आपको पहले संयम को समझाना है, फिर स्वास्थ्य को समझाना है, फिर आपको इसकी कोरिलेशन बतानी है, फिर आपको एग्जांपल बताना है, फिर आपको प्रोग्राम बताने हैं 2 जो कि इंप्रूव कर सकते हैं आपकी हेल्थ को। तो ईटिंग हेल्दी प्लान्स, ठीक है? आप एक प्लान फॉलो करो जिसके अंदर सिर्फ आप अच्छा खाओ और मेंटेन कैलोरीज में खाओ, ठीक है? और हेल्दी एक्सरसाइज रूटीन, ये हमारे 2 क्या है, प्रोग्राम है। अगर आप ये दोनों चीजें करते हो, तो आपकी जो लाइफ है, आपकी जो बॉडी है, वो क्या हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी, ठीक है? हम यूनिट 2 के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो ये हमारा सोर्सेज ऑफ
ऑफ इमेजिनेशन इन द सेल्फ। अब हमारा जो मन है वो कहीं ना कहीं से तो कुछ सोचता है ना, उसको कुछ ना कुछ तो सोर्स चाहिए। अगर सोर्स ही नहीं होगा तो वो कैसे कुछ इमेजिन कर पाएगा, ठीक है। आप जब दुनिया के अंदर, आप कुछ अपने इंडिया के अंदर ही सोच लो कि कोई बड़ा आदमी है, तो आप उसके उसको देख कर ही तो समझ पाते हो कि बड़ा आदमी ये होता है, ठीक है। अब कुछ ना कुछ एग्जाम्पल तो चाहिए, कुछ जब भी तो आप एक्सपेक्टेशन कुछ रख पाओगे, ठीक है। लिस्ट द थ्री सोर्सेज ऑफ इमेजिनेशन इन द सेल्फ, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था हमारा पीवाईक्यू में। तो सोर्सेज क्या है हमारे इमेजिनेशन के? तो इमेजिनेशन का मतलब होता है हमारे थॉट्स, डिजायर एंड एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो उसके सोर्सेज क्या क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहला होता है हमारा प्री कंडीशनिंग। प्री कंडीशनिंग अभी हमने यूनिट 1 में पढ़ा था, वही आपको सेम टू सेम यहाँ पे लिखना है कि ऐसे थॉट्स जो कि हमारी सोसाइटी ने हमें पहले से दिए हुए हैं, हमारी फैमिली ने, हमारी एजुकेशन ने, या फिर पास्ट एक्सपीरियंसेस ने जो हमें दिए हुए हैं, मतलब कि पहले से ही वो चीज चलती आ रही है। ऐसा नहीं है कि आपने उसमें कुछ भी फाइंड आउट किया है, तो वो होती है हमारी प्री कंडीशनिंग। दूसरा आता है हमारा सेंसेशन। जैसे हमारी जो बॉडी है वो वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करने के बाद जो एक्सपीरियंस को हासिल करती है, वो हमारा होता है सेंसेशन, ठीक है। फीलिंग एंड डिजायर जनरेटेड थ्रू इंटरेक्शन विद द बॉडी एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब कि क्या है कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि क्रेविंग फास्ट फूड ड्यू टू टेस्ट बट रियलाइजिंग लेटर इट्स अनहेल्दी, ठीक है। सो जब तक आपने फास्ट फूड खाया ही नहीं था, जब तक आप कैसे कह सकते हो कि फास्ट फूड के लिए आपको क्रेविंग हो रही है, या फिर फास्ट फूड के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको वो चाहिए, ठीक है। वो आपके जो आपकी बॉडी है, यानी कि आपकी जो टंग है, वो और फास्ट फूड जो है इंटरेक्ट किए तभी तो हुआ है, ठीक है। उसके बिना तो नहीं हो पाता। नेचुरल एक्सेप्टेंस, ठीक है, ये क्या होता है? अवर इनहेरिट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज यूनिवर्सली राइट लीडिंग टू लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नेचुरल एक्सेप्टेंस। हमने ये भी यूनिट 1 में पढ़ा था कि हम जैसे ही कुछ भी, मतलब हमारे दिमाग में कोई भी पर्पस आता है, कोई भी प्रपोजल आता है, ठीक है, तो हम उसके बारे में जो हमारा दिमाग हमें डिसीजन ला के देता है बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के, वो हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस होता है। कि हमारा ऑनेस्टी की बात करें तो ऑनेस्टी हमारा नेचुरली एक्सेप्टेड है कि ईमानदारी अच्छी बात है। बट चीटिंग की बात करें तो चीटिंग हमारा ऑनेस्टली रिजेक्टेड है, ठीक है। नेचुरली रिजेक्टेड है कि वो सही नहीं है। तो ये जो तीन सोर्स होते हैं, हमारे मेन सोर्स होते हैं हमारे किसके, इमेजिनेशन के, ठीक है, सेल्फ के अंदर। और भी सोर्स हो सकते हैं जो आपको लगे वो आप लिख सकते हो, बट ये तीन मेन होते हैं, ठीक है। इनको तो आपको लिखना ही है। आते हैं हम आगे एग्जाम्पल पे। तो प्री कंडीशनिंग हमारी जैसे कि ये है कि सोसाइटी ने ये हमें बता रखा है कि सक्सेस इक्वल टू हाई सैलरी। अगर किसी की सैलरी हाई है तो वो सक्सेसफुल है। बट असलियत की बात करें तो सक्सेस हमारी हैप्पीनेस से भी आती है, रिलेशनशिप से भी आती है, और अच्छी वेलबींग से भी आती है, ठीक है। तो प्री कंडीशनिंग ने बस हमें इतना बताया, बट असलियत में ये है। सेंसेशन की बात करें तो फास्ट फूड हमारा एक, हमें सेंसेशन जब होती है जब हमें उसका टेस्ट पता चलता है और हम उसके लिए, हमें क्रेविंग होती है, ठीक है। बट हमें बाद में पता चलता है कि वो हमारे लिए अनहेल्दी है, तो वो हम सेल्फ रेगुलेशन से कम कर सकते हैं, ठीक है। नेचुरल एक्सेप्टेंस की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग दैट हेल्पिंग अदर एंड बीइंग ऑनेस्ट बीइंग इनर सेटिस्फेक्शन। तो ये हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस है। ऐसे आप डायग्राम भी बनाकर आ सकते हो कि सेल्फ के हमारे 3 सोर्सेस हैं, प्री कंडीशनिंग, सेंसेशन एंड नेचुरल एक्सेप्टेंस। तो और एक एग्जांपल समझते हैं कि एक हमारा स्टूडेंट है, वो बहुत ज़्यादा सोसाइटी के द्वारा उसे प्रेशर प्रेशर मिल रहा है कि, और प्री कंडीशनिंग जिसे बोल सकते हैं कि उसे क्या करना है, हाई पेइंग जॉब ही करनी है, चाहे उसका पैशन कुछ और कहता है। लाइक कोई सिंगर है, ठीक है, स्टूडेंट है, ठीक है, वो कुछ पढ़ रहा है, ठीक है, और उसे मन है कि भाई वो सिंगिंग करे, ठीक है, या फिर वो कुछ आर्टिस्टिक वर्क करे, या फिर वीडियो बनाए, ठीक है, कुछ भी उसका मन है, बट सोसाइटी उसे क्या कह रही है कि भाई नहीं, हाई पेइंग जॉब करो, हाई पेइंग जॉब करो। तो वो क्या करेगा, अपना जो इनर सैटिस्फैक्शन है उसे हटाकर उसे क्या करेगा, वो सोसाइटी की वजह से, प्री कंडीशनिंग की वजह से क्या करेगा, हाई पेइंग जॉब करने चले जाएगा। बट बाद में उसे रियलाइज होगा कि उसकी जो हैप्पीनेस है उसे वो करने से आती है जो कि वो ट्रूली इंजॉय करता है, अदरवाइज उसको हैप्पीनेस मिलेगी ही नहीं, ठीक है। सो बाय प्रैक्टिसिंग सेल्फ एक्सप्लोरेशन वी कैन डिफरेंशिएट टेम्परेरी डिजायर फ्रॉम ट्रू वेलबींग, मेकिंग डिसीजन दैट लीड टू द हार्मनी एंड हैप्पीनेस इन द लाइफ। सो आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन से ही पता लगा सकते हो कि आपकी लाइफ के अंदर क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन-कौन सी ऐसी डिज़ायर्स हैं जो कि सिर्फ टेम्परेरी हैं, ठीक है? अगर आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहिए तो उसके लिए आपको हैप्पीनेस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूरत है, ठीक है? तो यूनिट 2 हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है, ठीक है? आप यूनिट 2 के भी नोट्स आपको जो कंप्लीट हमारी हमने वन शॉट के अंदर कराए, मतलब इन टॉपिक से अलग भी जितने भी हमारे सिलेबस में टॉपिक्स हैं, पीवाईक्यूज़ हैं, वो सब हमने कराए हुए हैं। वो आपको एप्लीकेशन में मिल जाएँगे मल्टी एटम्स पे, तो उसे आप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं हम यूनिट 3 की तरफ, ठीक है? हमारी यूनिट 3, यूनिट 3 के अंदर हम देखेंगे कि कैसे आप फैमिली और सोसाइटी लेवल पर हार्मनी जो है मेंटेन कर सकते हो, ठीक है? तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखने वाले हैं हमारी जो फाउंडेशन, किसी भी ह्यूमन ह्यूमन रिलेशन के बीच में जो भी हमारी फाउंडेशन वैल्यूज होती हैं, लाइक हमारे ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, जस्टिस, ठीक है, ये सारी हम देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छे से समझेंगे इंटेंशन कॉम्पिटेंस के बीच में डिफरेंस क्या है, और ये भी मेंशन किया है कितनी बार पीवाईक्यूज में आए हैं, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि यूनिवर्सल ह्यूमन गोल्स गोल्स कौन कौन से हैं। फिर हम देखेंगे कि कैसे आप यूनिवर्सल हार्मोनियस ऑर्डर बना सकते हो सोसाइटी के अंदर, ठीक है, दो चीजों से, अनडिवाइडेड सोसाइटी एंड यूनिवर्सल
यूनिवर्सल ऑर्डर लेवल्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे टॉपिक्स, इन्हें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और भी जो टॉपिक्स हैं वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि पीवाईक्यूज में इतनी बार रिपीट नहीं हुए, बट ये भी आप पढ़ सकते हो। अगर आपने हमारी वन शॉट नहीं देखी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की, तो मैंने यूनिट वाइज बनाई हुई है, जिसके अंदर मैंने कंप्लीट सिलेबस और पीवाईक्यू सॉल्व कराए हुए हैं। और अगर आप नोट्स परचेज करोगे इन एप्लीकेशन से मल्टी एटम्स के, तो आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि वैल्यूज इन ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप। कोई भी दो बंदों की रिलेशनशिप है, ठीक है, चाहे आप हो, आपकी मम्मी है, आपकी और आपकी मम्मी की रिलेशनशिप है, आपकी मम्मी और आपके पापा की रिलेशनशिप है, आपकी और आपकी कोई दोस्त है उसकी रिलेशनशिप है। तो उनके बीच में हमारी चार वैल्यूज होती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल है। पहला तो जस्टिस, ठीक है, जो न्याय है। न्याय मीन्स गिविंग एवरीवन व्हाट दे डिजर्व विथ फेयरनेस, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो जो डिजर्व करता है उसे आप ना दो, है ना, विथ फेयरनेस, तो वो न्याय नहीं है। जस्टिस हमेशा होना चाहिए। म्यूचुअल फुलफिलमेंट, मतलब कि दोनों साइड के बारे में सोचो और दोनों साइड हमारी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए रिलेशनशिप के अंदर। ऐसा ना हो कि एक ही साइड हमारी जो बंदा जो है खुश है, बट उसका जो दोस्त है वो खुश नहीं है, ठीक है, तो वहां पर दिक्कत आ सकती है। म्यूचुअल इसमें क्या होनी चाहिए, फुलफिलमेंट होनी चाहिए। दोनों साइड से जो हैप्पीनेस है, रिस्पेक्ट है, जस्टिस है, सारी चीजें इक्वल होनी चाहिए, दोनों तरफ से होनी चाहिए, ठीक है। इफ इन अ रिलेशन, इन अ फ्रेंडशिप, इफ वन पर्सन ऑलवेज हेल्प बट नेवर रिसीव हेल्प इन रिटर्न, ठीक है, एक बंदा तो पूरी हेल्प कर रहा है सामने वाले की, ठीक है, वो बिल्कुल अपना डटा हुआ है फ्रेंडशिप के अंदर, बट सामने वाला जो है वो नहीं कर रहा, तो ये हमारा क्या है, अनफेयरनेस है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी म्यूचुअल फुलफिलमेंट नहीं है, ये हमारा न्याय नहीं है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ से हेल्प होनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है हमारा ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। ट्रस्ट होता है हमारा विश्वास, कि अज्यूम करना कि सामने वाला जो पर्सन है वो हमारा जो है वेल बीइंग चाहता है, ठीक है, हमारे लिए भी अच्छी चीजें चाहता है, ठीक है। ये अज्यूम करना, ठीक है, ये आप कब जभी तो कर सकते हो कि जब सामने वाला अच्छे से बिहेव करेगा, आपके लिए अनफेयरनेस चीजें ना करेगा, ठीक है। तो रिस्पेक्ट कैसे आती है, एक्सेप्टिंग पीपल आर इक्वल ह्यूमन बीइंग, नॉट बेस्ड ऑन पावर, मनी और नॉलेज, ठीक है। हमेशा आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप हो, उसकी क्या करना, रिस्पेक्ट करना। ऐसा नहीं देखना कि उसके पास पैसे कितने ज्यादा हैं, वो कितना ज्यादा उसके पास कार्स है, कितनी उसके पास नॉलेज है, इन सबको साइड हटाकर वो एक ह्यूमन बीइंग है, आपके साथ है वो, ठीक है, रिलेशनशिप में, तो उसकी रिस्पेक्ट करना, ठीक है। इन सब चीज, ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इनको साइड हटाकर एज अ ह्यूमन उसे सोचकर उसकी रिस्पेक्ट करना ही हमारा रिस्पेक्ट होता है, ठीक है। और ये हमारी 4 वैल्यूज होती हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिससे कि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। क्योंकि देखो, सबसे पहला आता है हमारा ट्रस्ट। ट्रस्ट आपको अलग से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम ट्रस्ट को पढ़ें, तो ट्रस्ट मीनिंग बिलीव दैट द अदर पर्सन हैज गुड इंटेंशन एंड वांट अवर वेलबींग। मैंने अभी आपको बताया कि ये अज्यूम करना, ये बिलीव करना कि सामने वाला जो पर्सन है आपके साथ रिलेशनशिप में, वो आपका जो है अच्छा चाहता है, ठीक है। इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप। ट्रस्ट जो है हमारी फाउंडेशन है हर एक रिलेशनशिप के। अगर आपकी कितनी भी अच्छी रिलेशनशिप है, बट आपस में ट्रस्ट नहीं है, तो वो आगे जाके क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। बहुत लोगों को पता होगा, ठीक है। सो एक क्वेश्चन भी आया था हमारा कि डिफाइन करो ट्रस्ट को, तो हमने डिफाइन तो कर दिया। हाउ इज ट्रस्ट द फाउंडेशन ऑफ रिलेशनशिप, ये आपको बताना था, ठीक है। सो देखो, विदाउट ट्रस्ट रिलेशनशिप ब्रेक्स, ठीक है, ये हमें पता है, रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएंगी अगर ट्रस्ट नहीं होगा। ट्रस्ट बीइंग स्टेबिलिटी एंड हैप्पीनेस, ठीक है। आपकी रिलेशनशिप के अंदर, अगर आपको बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलाना है, तो उसमें ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट हमारा हैप्पीनेस लाता है रिलेशनशिप के अंदर, उसे स्टेबल बनाता है, ठीक है। और जो भी हमारे दोनों व्यक्ति हैं रिलेशनशिप के अंदर, वो सेफ और सपोर्टेड फील करते हैं, ठीक है, जिससे कि उनकी जो है लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चलती है। ट्रस्ट लीड्स टू बेटर कम्युनिकेशन, पीपल ओपनली शेयर देयर थॉट्स। मैंने पिछली वन शॉट के अंदर भी एग्जांपल लिया था कि अगर आप अपनी फैमिली में ना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते, तो आप ओपनली वहां पर चीजें नहीं बता पाते, चाहे वो आपकी फैमिली है। बट आप अगर अपने दोस्त के साथ ट्रस्ट करते हो, तो आप ओपनली सारी चीजें बता देते हो, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी अगर बैक आ जाती है किसी भी कारण की वजह से, तो वो अपनी घर पे नहीं बता पाते, क्योंकि उन्हें ट्रस्ट है कि भाई, उन्हें ट्रस्ट नहीं है कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी बात समझेंगे, बट उन्हें पता है कि मेरे जो दोस्त हैं वो मेरी बात समझेंगे, तो उन्हें वो बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि एक हमारा टीम प्रोजेक्ट है, ठीक है, टीम प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारे हर एक व्यक्ति अपना अपना जो काम होता है वो कर रहा होता है, बट साथ में एक दूसरे पर अगर उन्हें ट्रस्ट नहीं है, तो काम अच्छे से नहीं होगा। जैसे कि एक पहला पर्सन है, दूसरा मेंबर है, तीसरा मेंबर है, ठीक है। अब पहला मेंबर अपना काम कर रहा है, दूसरा मेंबर अपना काम कर रहा है, तीसरा मेंबर अपना काम कर रहा है, बट अगर तीसरा मेंबर पहले मेंबर पे ट्रस्ट नहीं करता, तो वो हमेशा यही सोचता रहेगा कि पहले वाले ने काम किया होगा या नहीं किया होगा, या फिर सही से किया होगा या नहीं किया होगा। अगर मैं काम कर लूँ, दूसरा करेगा या नहीं करेगा, तो इस वजह से इसका भी काम बेकार हो जाएगा। तो आपका जो ये जो टीम वर्क होता है या फिर रिलेशनशिप होती है, उसके अंदर ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब हमारे ट्रस्ट के ना 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है इंटेंशन और एक होता है हमारा कॉन्फिडेंस। हमेशा, मतलब देखो, इंटेंशन होती है हमारी इच्छा, ठीक है, जो कि पर्सन चाहता है कुछ अच्छा करना, ठीक है, इस वजह से या तो ट्रस्ट किया जाता है, या तो कॉम्पिटेंस, उसकी जो नॉलेज है, ठीक है, उसकी जो स्किल है, एबिलिटी है किसी भी चीज को करने की, वो हमारा कॉम्पिटेंस होता है, क्षमता, ठीक है। सो उसकी वजह से एक तो ट्रस्ट किया जाता है, तो 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। बट हमेशा याद रखो कि जो हमारा इंटेंशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका इंटेंशन अच्छा है किसी भी चीज को करने का, तो आप उसे कर लोगे, ठीक है। जरूरी नहीं करता कि आपके पास वो स्किल है या नहीं, आप इतनी
जितनी मेहनत करोगे, अगर आपके पास इच्छा है तो आप मेहनत करके वो स्किल सीखोगे और उस काम को करोगे। बट अगर आपके पास स्किल है बट आपकी इच्छा नहीं है उसे करने की, तो आप कभी भी नहीं करोगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और हमारे पेरेंट्स भी हमेशा हमारे अंदर एक इंटेंशन देखते हैं किसी काम को, अगर आप उसे उनकी हेल्प करने जाते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है कि कोई छोटा-सा बच्चा है, जैसे कि आप हो, कोई छोटे थे, ठीक है? आप किचन में जाते हो, अपनी मम्मी की हेल्प करने की कोशिश करते हो। मतलब इच्छा है आपकी कि मैं अपनी मम्मी की हेल्प करूँ, गुड इंटेंशन है। तो वहाँ पर आपके पास स्किल तो नहीं है कि आप अपनी मम्मी की जो है रोटी बनाने में, खाना बनाने में या फिर कुछ भी काम करने में हेल्प कर पाओ, क्योंकि आपके पास स्किल ही नहीं है। बट आपकी जो मम्मी है, आपको डाँटती नहीं है, वहाँ पर आपको समझाती हैं कि किस तरीके से चीज़ें करनी है, क्योंकि वो आपका इंटेंशन देख पाती हैं कि आपका इंटेंशन अच्छा है, काम करवाने का है, ठीक है? रिकॉग्नाइजिंग बोथ इंटेंशन एंड कंपिटेंस हेल्प इन अ फेयर जजमेंट। अगर आपको अच्छे से जजमेंट लेना है, तो आपको दोनों को जो है देखना पड़ेगा, ठीक है? बट अगर कोई ऐसा काम है जिसके अंदर इंटेंशन बहुत अच्छी है आपकी कि मुझे तो भाई जाना है, ठीक है, ये काम करना है, बट आपके पास स्किल नहीं है और वो काम बहुत ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट है या फिर बहुत ऐसा है कि अगर वो नहीं हुआ तो काम बिगड़ सकता है, तो वहाँ पर आपकी जो इंटेंशन है वो नहीं देखी जाएगी, आपकी स्किल जो है वो देखी जाएगी, ठीक है? अब बात करते हैं एवरी ह्यूमन बीइंग इज सिमिलर टू मी, ठीक है? तो यहाँ पर एक हमारा क्वेश्चन आया था, ऐसे कभी-कभी यूएचवी के अंदर ना जस्टिफाई करने के लिए स्टेटमेंट आ जाती है, ठीक है? तो आपको इसे एक्सप्लेन करना था। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है कि यहाँ पर बात हो रही है क्या हर एक ह्यूमन बीइंग एक जैसा है? क्या मेरी तरह सिमिलर है? तो हाँ, क्यों? क्योंकि हर एक ह्यूमन बीइंग की जो फंडामेंटली जो वैल्यूज़ हैं, जो नीड्स हैं, वो सिमिलर हैं, ठीक है? क्या है सिमिलर जो नीड्स हैं, सीक जो कि वो किसके लिए ढूँढ रहा है? सबसे पहले तो हैप्पीनेस को ढूँढ रहा है वो, रिस्पेक्ट को ढूँढ रहा है वो, पीस को ढूँढ रहा है वो। हैप्पीनेस मतलब हमने बहुत पहले पढ़ चुका है यूनिट 1 के अंदर कि एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी। सब लोग हैप्पी होना चाहते हैं, ठीक है? लॉन्ग लास्टिंग हैप्पी होना चाहते हैं, ठीक है? रिस्पेक्ट हर किसी को जो है वैल्यू चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी गैदरिंग हो, वहाँ पर कोई जाता है उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती तो उसे बहुत बुरा लगता है, ठीक है? बट रिस्पेक्ट होती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। पीस हर किसी को शांति चाहिए, तो हर कोई तो एक जैसा है ही है ना, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आपको इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, आपको सबसे पहले समझाना है कि ह्यूमन बीइंग क्या है, ठीक है? फिर आपको बताना है ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है? फिर आपको बताना है कि क्या फंडामेंटली चीज़ें सिमिलर हैं, तो हैप्पीनेस को समझाना है, रिस्पेक्ट को अच्छे से समझाना है। अभी हम रिस्पेक्ट पढ़ेंगे, हैप्पीनेस हम पढ़ चुके हैं, आप हैप्पीनेस अच्छे से समझा सकते हो एग्जाम्पल के साथ। पीस को समझाना है आपको, ठीक है? तो और हमेशा याद रखो जो हमारी रिस्पेक्ट है, वो इंटेंशन से आनी चाहिए, कभी भी किसी की कॉम्पिटेंस से नहीं आनी चाहिए। मतलब किसी का अगर अच्छा इंटेंशन है तो आपको उसकी क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। बट अगर उसके पास स्किल नहीं है तब भी आपको क्या करनी है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि उसका इंटेंशन अच्छा था, ठीक है? जैसे कि आपके घर में अगर 2 भाई हैं, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, बट छोटे भाई जो है उसके पास नॉलेज कम है और बड़े वाले से, तो क्या होता है कि वहाँ पर हमारा जो छोटा वाला है उसे कभी-कभी जो रिस्पेक्ट है वो कम मिलती है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके थॉट्स को, उसके इमोशन को इक्वली वैल्यू देनी चाहिए, ठीक है? बट पेरेंट्स नहीं करते ऐसा, आजू-बाजू वाले लोग कर सकते हैं, बट पेरेंट्स कभी भी ऐसा नहीं करते। वो सारे बच्चों को अपने को क्या करते हैं, इक्वली ट्रीट करते हैं। अब इफ वी सी एवरीवन एज़ अ सिमिलर टू अस विद द सेम नीड एंड इमोशन, वी स्टॉप जजिंग बेस्ड ऑन कंपिटेंस, बिल्ड अ सोसाइटी विद रिस्पेक्ट एंड हार्मनी। अगर हम एक जैसा ही सबको देखेंगे, तो हम हार्मनी ला पाएँगे अपनी सोसाइटी के अंदर। हार्मनी क्या होती है कि सबके साथ अच्छे से रहना, राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ रहना, सबकी रिस्पेक्ट करना, सबकी वैल्यू करना, ठीक है? सब लोगों को समझना, ठीक है? जैसे कि आप हो, अपनी तरह ही समझना सबको। अंडरस्टैंडिंग रिस्पेक्ट, तो अब नेक्स्ट आता है, हमने ट्रस्ट समझ लिया अच्छे से, ठीक है? कौन-कौन सी वैल्यूज़ थी वो समझ ली। अब हम समझते हैं रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को क्या करना, रिकॉग्नाइज़ करना, उसकी जो वैल्यू है वो करना, सिंपली बिकॉज़ दे आर ह्यूमन। बस वो ह्यूमन है इस वजह से, ऐसा नहीं कि उसकी स्किल कितनी ज़्यादा है, ठीक है? वो सब नहीं देखना आपको। आपको देखना है उसकी, वो एक ह्यूमन है, उसका इंटेंशन अच्छा है, तो आप उसे रिकॉग्नाइज़ करोगे उसकी वैल्यूज़ को, ठीक है? इट्स नॉट बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। कभी भी हमारी जो रिस्पेक्ट है एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से नहीं आती, लाइक वेल्थ, कास्ट, पोजीशन, इन सब की वजह से नहीं, एज अ ह्यूमन, ठीक है? जैसे कि किसी भी ऑफिस के अंदर अगर एक सीईओ है और एक वर्कर है, ठीक है? तो दोनों ही अपना काम कर रहे हैं। सीईओ अगर थोड़ा हायर पोजीशन पे, वर्कर थोड़ा लोअर पोजीशन पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीईओ वर्कर की रिस्पेक्ट नहीं करेगा या वर्कर सीईओ की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, या फिर आप सीईओ की भी रिस्पेक्ट नहीं करोगे या फिर वर्कर की नहीं करोगे। आपको ये देखना है कि भाई वो एक ह्यूमन बीइंग है, उनका इंटेंशन अच्छा है, अपने काम के प्रति वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, तो आप उनकी रिस्पेक्ट करोगे, ठीक है? और वो आपस में भी करेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि रिस्पेक्ट और डिफरेंशिएशन के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है? तो रिस्पेक्ट हमारी आती है किसी भी पर्सन को वैल्यू करना, रिकॉग्नाइज़ करना, और डिफरेंशिएशन होता है हमारा जज करना किसी भी व्यक्ति को ऑन द बेस्ड ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। रिस्पेक्ट तो हम क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक ह्यूमन है, उसकी इंटेंशन अच्छी है। बट डिफरेंशिएशन जब आता है जब आप पर्सन्स को क्या करने लग जाते हो, जज करने लग जाते हो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक मनी, जॉब, कास्ट, एजुकेशन, कुछ भी, ठीक है? और यहाँ पर आप क्या करते हो, आप देखते हो उसकी ऑनेस्टी, आप उसकी काइंडनेस, हेल्पफुलनेस, ये जो ह्यूमन्स की क्वालिटीज़ है, आप ये देखकर उसकी रिस्पेक्ट करते हो। बट जज डिफरेंशिएशन में आप उसके पैसे, उसकी जॉब स्टेटस, उसका कास्ट, ये सारी चीज़ें देखते हो, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप रिस्पेक्ट करते हो तो उससे हार्मनी बनती है और इक्वालिटी बनती है हर किसी के बीच में। बट यहाँ से क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन आता है और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे से, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है?
एक ये भी है कि इफ वी रिस्पेक्ट पीपल फ्रॉम द ह्यूमैनिटी, उनकी, ठीक है, उनकी मतलब इंसानियत पे देखेंगे, तो वी विल ट्रीट अ रिच पर्सन एंड पुअर पर्सन इक्वली, ठीक है। आप कभी भी ये नहीं करोगे कि रिच की आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करो, पुअर की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट ना करो। आप दोनों को इक्वली ट्रीट करोगे, ठीक है। दोनों की आप देखोगे क्वालिटीज क्या क्या है। इफ वी जज बेस्ड ऑन वेल्थ और कास्ट, वी क्रिएट डिफरेंशिएशन और डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिवीजन आप ला दोगे, और कभी भी आपकी सोसाइटी के अंदर हार्मनी मेंटेन नहीं हो पाएगी, और आपकी पूरी की पूरी सोसाइटी कैसी हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, ठीक है। उसके अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाएंगी। एक बार 2 नंबर में क्वेश्चन आया था कि कंप्लीट वैल्यू बताओ किसी भी रिलेशनशिप की, तो ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, केयर एंड गाइडेंस, ये हमारी कंप्लीट वैल्यू होती है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे ये टॉपिक, ट्रस्ट रिस्पेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा यूनिवर्सल ह्यूमन गोल्स। तो हर एक व्यक्ति को क्या है कि हैप्पीनेस चाहिए अपनी लाइफ में, पीसफुलनेस चाहिए, और अपनी लाइफ को अच्छे से फुलफिल करना है, ठीक है। और ये सारी चीजें करने के लिए कुछ गोल्स होंगे ह्यूमंस के, जो उसे फुलफिल करने हैं, ठीक है। अगर ये फुलफिल करेगा तभी उसकी लाइफ में खुशहाली आएगी, शांति आएगी, ठीक है, और अच्छे से उसकी लाइफ कंप्लीट हो पाएगी, ठीक है। तो उसे अचीव करने के लिए कुछ हमारे 4 यूनिवर्सल ह्यूमन गोल्स हैं, ठीक है। आपको ये लिखकर ही आने, ये आएंगे पक्का, मुझे लगता है कि यूनिवर्सल ह्यूमन गोल्स आएंगे। सबसे पहला आता है हमारा राइट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो आपको अपनी हार्मनी इन सेल्फ होना चाहिए, ठीक है। आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपके पास इतनी नॉलेज तो होनी ही चाहिए कि आप राइट और रॉन्ग के बीच में क्या कर पाओ, फर्क कर पाओ, ठीक है। राइट अंडरस्टैंडिंग हो। सो हैविंग सेल्फ अवेयरनेस, क्लैरिटी इन थॉट, मेकिंग एथिकल डिसीजन, आप एथिकल डिसीजन ले पाओ। अपने अवेयर हो कि भाई मैं इतना ही करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा, इस मतलब अगर मैंने एक हमारा एथिकल बिहेवियर है कि हम कुछ अपने गोल्स जो है डिसाइड करके रखते हैं, या फिर हम कुछ अपनी लिमिट्स डिसाइड करके रखते हैं कि हम इससे आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर हमने देख लिया कि अगर कोई भी स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, कोई भी मेरा दोस्त है, चाहे कोई भी है, बट मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा, तो वो एक मेरी राइट अंडरस्टैंडिंग है, वो मेरी एक सेल्फ अवेयरनेस है। अपने मेरे थॉट्स के अंदर क्या है, क्लैरिटी है, और मैं एक एथिकल डिसीजन ले पा रहा हूँ, ठीक है। पर्सन विद राइट अंडरस्टैंडिंग हेल्प अदर इंस्टेड ऑफ चीटिंग देम फॉर प्रॉफिट, ठीक है। अगर किसी के पास राइट अंडरस्टैंडिंग है, वो कभी भी किसी के साथ चीट नहीं करेगा, वो हमेशा उसकी हेल्प करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और उसे पता है, क्योंकि आगे जाके उसके साथ भी अच्छी चीजें होंगी अगर वो ये करेगा, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी का फुल फॉर्म होता है समृद्धि, मतलब कि ये हम पढ़ चुके हैं, फुलफिलिंग मटेरियल नीड इन अ एथिकल एंड सस्टेनेबल वे। नेक्स्ट आता है हमारा फियरलेसनेस, ठीक है, मतलब कि बिना किसी से डरे एक सिक्योर सोसाइटी हो उसे बनाना, या ना किसी को कभी डराना, और हमेशा खुद भी जो है फील्स करना सेफ, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन गोल होता है, ठीक है। एवरीवन फील्स सेफ, क्राइम फ्री सोसाइटी वेयर पीपल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट ईच अदर। आप जब अपने एक दूसरे पे ट्रस्ट करोगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे, तो आपकी जो सोसाइटी है वो क्राइम फ्री बन पाएगी। बट ये कब होगा, जब हर कोई ये करेगा, ठीक है। बट अगर एक ही व्यक्ति ये करता रहेगा तो बहुत मुश्किल है ऐसा कुछ होना, ठीक है। हर एक व्यक्ति जब ये चीज़ सोचेगा, जब फियरलेस जो नेस है वो आ पाएगी, ठीक है। कोएग्जिस्टेंस, हमेशा आपके साथ जितने भी इस एनवायरनमेंट में चीजें हैं, उनको कोएग्जिस्टेंस समझो, ठीक है। मतलब कि उन्हें भी, उनके साथ भी हार्मनी में रहो। जैसे कि प्लांट्स हैं, उनके साथ, एनिमल्स के साथ, चाहे कोई भी है, आप उसके साथ कैसे रहो, हार्मनी में रहो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस हैं तो आप उनके साथ ही रहोगे, कोएग्जिस्टेंस को समझो, ठीक है। प्लांटिंग ट्रीज, रिड्यूसिंग पॉल्यूशन टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। अगर आप प्लांट्स ही नहीं लगाओगे, उनके साथ हार्मनी में ही नहीं रहोगे, तो कैसे इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बन पाएगा। तो ये हमारे 4 यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर गोल्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, कोएग्जिस्टेंस, फियरलेसनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉस्पेरिटी को हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं ऊपर भी, ठीक है। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में, तो आप वहां से भी यहाँ पे कंटेंट लिख सकते हो, सारी चीजें सेम है, ठीक है। यूनिवर्सल ह्यूमन गोल्स और हमारे प्रेजेंट डे सोशल गोल्स जो है उस पे हमारा क्वेश्चन आया था। तो यूनिवर्सल ह्यूमन गोल्स तो हमारे 4 होते हैं, हमें पता है, ठीक है। बट ये जो है हमारे लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और सस्टेनेबल ग्रोथ देते हैं हमें, ठीक है, जो कि हमेशा चलेगी और फ्यूचर में आने वाली जनरेशन को भी हेल्प करेगी। बट प्रेजेंट डे जो सोसाइटल गोल बन चुके हैं वो बिल्कुल अलग है। लाइक वो मनी पर, पावर पर, मटेरियल स्टेटस पे जो है फोकस करते हैं, ना कि एथिक्स पे फोकस करते हैं, ठीक है। ये जो प्रेजेंट के टाइम पर आजकल हो रहा है, जो भी आप अपने आसपास देख रहे हो, सब आप लिख सकते हो, ठीक है। उससे क्या होता है कि स्ट्रेसफुल लाइफ बन जाती है, बहुत ज्यादा लालची लाइफ बन जाती है, और बहुत ज्यादा करप्शन आ चुका है, और एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन हो चुका है, ठीक है। मतलब बहुत, मतलब बेकार हो चुका है, ठीक है। सच बताऊं तो इंडिया भी इतना बढ़िया देश था, और आजकल के टाइम पे जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने सबसे ज्यादा जो बेकार है ये चीज कर रखी है, ठीक है। क्योंकि पॉलिटिशियन जो है वो तो भाई हर चीज बदल सकते हैं, ठीक है। उनके पास इतने राइट्स हैं, उनके पास इतनी पावर है कि वो ये सब चीजें बदल सकते हैं, ठीक है, सब कुछ बदल सकते हैं, बट नहीं, वो भी इन चीजों में ही फंसे हुए हैं। मैनी पीपल चेज वेल्थ एट द कॉस्ट ऑफ रिलेशनशिप एंड पीस। इन सबको पीछे छोड़ के वो हमेशा वेल्थ के पीछे भाग रहे हैं, प्रॉपर्टी के पीछे भाग रहे हैं। दो भाई हैं आपस में घर में झगड़ा वगड़ा कर रहे हैं, और अपने मम्मी पापा से भी झगड़ा कर रहे हैं, किसकी वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से। कि वो नहीं देख रहे कि उनके साथ, उनके मम्मी पापा के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या उनके मम्मी पापा ने, उनके भाई ने उनके साथ किया है। वो हमेशा क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। क्योंकि
वो भूल चुके हैं अपनी जो राइट अंडरस्टैंडिंग उनके पास है ही नहीं, ठीक है? अब बैलेंस सोसाइटी शुड फोकस ऑन इंटरनल पीस एंड एथिकल प्रॉस्पेरिटी। हमेशा जो बैलेंस सोसाइटी है वो ये 2 चीज़ों पर फोकस करेगी, ठीक है? तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है? ये हमारा 10 नंबर में क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले ह्यूमन जो यूनिवर्सल ह्यूमन गोल्स है उन्हें अच्छे से समझाना है। फिर आपको प्रेजेंट डे जो सोसाइटल गोल्स हो रखे हैं आज के टाइम पे वो आपको बताने हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है विजुअलाइजिंग यूनिवर्सल हार्मोनियस ऑर्डर इन सोसाइटी, ठीक है? कैसे आप इसे विजुअलाइज कर सकते हो? 2 चीज़ों से, एक तो अनडिवाइडेड सोसाइटी से और एक यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर से, ठीक है? सो देखो, अनडिवाइडेड सोसाइटी क्या है? अखंड समाज, मतलब कि हर कोई साथ में रहे, चाहे कितनी भी डाइवर्सिटी है, ठीक है? चाहे कितने भी रिलीजन है, चाहे कितने भी लोग हैं, कल्चर सब कुछ अलग-अलग है, बट वो यूनिटी में रहें, ठीक है? साथ में रहें। और यूनिवर्सल ऑर्डर मतलब कि हर एक लेवल पे, चाहे वो सेल्फ हो, चाहे वो आपका वर्ल्ड हो, चाहे वो सोसाइटी हो, हर एक लेवल पे क्या हो? हार्मनी मेंटेन हो। उसी को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर कहते हैं, या फिर यूनिवर्सल ऑर्डर कहते हैं, या फिर सर्वभम व्यवस्था, ठीक है? ये आप देख लेना, ठीक है? ये भी कहते हैं, ठीक है? सो टू क्रिएट अ हार्मोनियस सोसाइटी वी नीड थिंक बियॉन्ड इंडिविजुअल रिलेशनशिप। आप अपने बारे में नहीं सोच सकते, आपको पूरे वर्ल्ड के बारे में सोचना पड़ेगा, उसे इमेजिन करना पड़ेगा, उसके अंदर पीसफुली, रिस्पेक्टफुली और कोऑपरेटिवली रहना पड़ेगा सबके साथ, ठीक है? दोनों पार्ट्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि अनडिवाइडेड सोसाइटी है क्या, अखंड समाज है क्या। अखंड समाज ये है कि अनडिवाइडेड सोसाइटी इज वेयर देयर इज नो डिवीजन, नो डिस्क्रिमिनेशन और नो कॉन्फ्लिक्ट्स बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, जेंडर, वेल्थ, नेशनैलिटी। आप इनमें से किसी के भी बेस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, कोई भी डिवीज़न नहीं करोगे, कोई भी झगड़ा नहीं होगा, ठीक है? चाहे वो कोई व्यक्ति किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कोई भी जेंडर हो, ठीक है? आपको उससे मतलब नहीं है, आप यहाँ पर जो है यूनिटी में रहोगे, सबको इक्वली ट्रीट करोगे, चाहे उनकी जो रिलेशनशिप है उनके साथ अच्छे से रहोगे, ठीक है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहेगी सबके साथ, ट्रस्ट रहेगा और केयर रहेगी, ठीक है? कभी भी किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, अपने आप को ऊपर किसी को छोटा ऐसा नहीं बताओगे, ठीक है? इतना क्लियर है? इसके की फीचर ये है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कितनी भी डाइवर्सिटी हो, सब साथ में रहेंगे। कलेक्टिवली वेलबींग, ठीक है? हर कोई एक दूसरे के बारे में सोचेगा, हर कोई प्रॉस्पेरस रहेगा, ठीक है? सबके पास बेसिक नीड से ज़्यादा थोड़ा बहुत फुलफिल करने को होगा, ठीक है? और कंटीन्यूअस हैप्पीनेस होगी उनके पास। नो एक्सप्लॉइटेशन, किसी भी एक्सप्लॉइटेशन मतलब कि किसी भी कोई भी डाइवर्सिटी का आता है व्यक्ति, कोई भी कास्ट का आता है, कोई भी रिलीजन का आता है, उसका कभी भी एडवांटेज नहीं लिया जाएगा, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ठीक है? सो इन अ विलेज, कोई एक गाँव है, ठीक है? वहाँ पर सारे लोग अलग-अलग बैकग्राउंड्स के हैं, ठीक है? बट साथ में वो क्या करते हैं, जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं, ठीक है? चाहे वो वाटर स्कैर्सिटी हो या फिर एजुकेशन हो, सब पे साथ में मिलके एक बात करते हैं, उस पे ओपिनियंस लेते हैं और दूसरों के रिस्पेक्ट करते हैं ओपिनियंस को, ठीक है? और एज़ अ टीम काम करते हैं। अगर ये चीज़, ये जो छोटी-सी चीज़ है ना, ये एक विलेज लेवल पे है, ठीक है? ये एक विलेज लेवल की जो चीज़ है, अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर होने लग जाए, तो हर एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश होगा, ठीक है? इंडिया के अंदर देखो ना, कितने लोग ऐसे हैं जो कि पूरे दिन काम करने के बाद, ठीक है? पूरे दिन काम करने के बाद, मेहनत करने के बाद, मज़दूरी करने के बाद, वो इतना नहीं कमा पाते कि वो रात में चैन से सो पाएँ, चैन से खाना खा पाएँ, ठीक है? ये चीज़ होती है, ठीक है? मैंने देखे हैं ऐसे लोग जो कि हैं, ठीक है? बट ऐसे भी लोग हैं जो कि इतने ज़्यादा करप्ट हैं, अनपढ़ हैं, ठीक है? और वो पॉलिटिक्स में बैठे हैं और वो पता नहीं कितना पैसा है उनके पास, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्सल ऑर्डर, ठीक है? सो हमने अनडिवाइडेड सोसाइटी अच्छे से समझ लिया, आप समझा कर आ सकते हो। अब यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर या फिर यूनिवर्सल ऑर्डर है क्या? यूनिवर्सल ऑर्डर एक हमारा सिस्टम है जहाँ पे हार्मनी हर एक लेवल पे एग्ज़िस्ट करती है। चाहे वो इंडिविजुअल लेवल हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो हमारी लार्जेस्ट लेवल यानी कि वर्ल्ड हो, ठीक है? तो यहाँ पर लेवल्स देखते हैं, तो आप यहाँ पर अपने आप लिख कर आ जाना, हार्मनी एट इनर सेल्फ या फिर सेल्फ, ठीक है? यहाँ पर मैं फैमिली से बात करता हूँ। फैमिली एक हमारी फाउंडेशन होती है हार्मनी की, ठीक है? मतलब कि जो हम भी संस्कार सीखते हैं, जो भी हम चीज़ें सीखते हैं, वो हम फैमिली से सीखते हैं। जब भी हम बर्थ होता है हमारा, हमारा वो एक फैमिली के अंदर होता है। तो जो फैमिली में हमारे मम्मी-पापा जैसे होते हैं, हम उनसे जो चीज़ें हैं, वो सीख रहे होते हैं, ठीक है? अगर हमारे मम्मी-पापा साथ में सबके साथ कोऑपरेटिवली रहते हैं, तो उनका बच्चा भी कोऑपरेटिवली रहता है। बट अगर मम्मी-पापा अच्छे नहीं हैं, वो दूसरों के साथ बिहेव अच्छा नहीं करते, झूठ बोलते हैं, तो बच्चे के अंदर भी वही चीज़ें आती हैं, ठीक है? तो हमारी जो सोसाइटी है, वो हमारे पीसफुल सोसाइटी को फैमिली जो है, वो हमारी कंट्रीब्यूट करती है पीसफुल सोसाइटी को। अगर हमारी जो फैमिलीज़ हैं आपस में वो आपस में क्या अनर इनर भी ठीक है, साथ में अच्छे से रहती हैं, तो वो जो पूरी की पूरी सोसाइटी बनेगी बहुत सारी फैमिलीज़ की, वो कैसी बनेगी? पीसफुल बनेगी, ठीक है? फिर आती है हमारी कम्युनिटीज़, बहुत सारी फैमिलीज़ मिलकर एक कम्युनिटी फ़ॉर्म करती हैं, ठीक है? तो वो जो कम्युनिटी है वो एन्श्योर करती है कि वो साथ में हर एक फैमिली जो है म्यूचुअल सपोर्ट दिखाए, म्यूचुअल कोऑपरेशन दिखाए किसी भी काम के लिए, ठीक है? तो वहाँ पर एक आ जाता है हार्मनी इन कम्युनिटी, ठीक है? फिर आती है हमारी सोसाइटी, बहुत सारी कम्युनिटीज़ मिलकर एक हार्मोनियस सोसाइटी बनाती है, जो कि पीसफुल होती है, ठीक है? सो आप ऐसे समझो कि हमारा एक इनर सेल्फ है, हम खुद अकेले, फिर उसके बाद आती है हमारी फैमिली, ठीक है? बहुत सारी फैमिली मिलके बनाती है कम्युनिटी, बहुत सारी कम्युनिटी मिलके बनाती है सोसाइटी, बहुत सारी सोसाइटी मिलके बनाती है वर्ल्ड, ठीक है? तो ऐसे हमारी जो हार्मनी है वो हर एक लेवल पे होनी चाहिए। बट यहाँ पर क्या है कि आप ये कम्युनिटी को भी कभी-कभी हटा सकते हो, जैसे कि आपके पास टाइम कम है तो आप क्या करोगे, फिर आपकी फैमिली,
और फिर आई आपकी सोसाइटी और फिर आई आपका वर्ल्ड, ठीक है। आप ये 4 ऑर्डर जो है मेन है वो लेकर आ सकते हो। ये आपका ये है कि आपके पास टाइम ज़्यादा है, आपके पास पेजेस बने हैं तो आप लेकर आ सकते हो, ठीक है। फिर आती है हमारी सोसाइटी, तो बहुत सारी कम्युनिटी ये हमने पढ़ लिया। वर्ल्ड फैमिली क्या होती है? ये होता है हमारा कि कुटुंब, ठीक है, वसुदेव कुटुंब जो कि वर्ल्ड फैमिली है, जिसके अंदर हर एक देश आ जाता है, यूनिवर्स आ जाता है, ठीक है, पूरा का पूरा। व्हेन society are harmonious, the world becomes one big family where everyone को cares for each other, ठीक है। मतलब कि पूरी की पूरा जो वर्ल्ड है हमारा, वो एक हार्मोनियस बन चुका है, वो एक हमारी फैमिली बन चुका है, जिसके अंदर हर कोई एक दूसरे के बारे में क्या करता है, सोचता है, ठीक है। सो इफ एवरी फैमिली टीच इट्स चिल्ड्रन टू रिस्पेक्ट अदर, अवॉइड वायलेंस एंड केयर फॉर द एनवायरनमेंट, ठीक है। ये तो है ही है, ठीक है। हर एक फैमिली अगर सिखाएगी अपने बच्चों को, तो मतलब हर एक फैमिली से ही तो पूरा का पूरा वर्ल्ड बन रहा है। तो फैमिली ने सिखाया अपने बच्चों को, फैमिली ने सिखाया अपने बच्चों को, तो हर एक बच्चा नई-नई जो फैमिली आगे बनाने वाला है, वो जो पूरा का पूरा वर्ल्ड कैसा बन जाएगा, बहुत अच्छा बन जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर केयर होगी, हैप्पीनेस होगी, ना कि वायलेंस होगा, ठीक है। अब जो ये आपका विज़न है, ठीक है, हार्मोनियस यूनिवर्सल ऑर्डर का, वो आप कैसे अचीव कर सकते हो? तो आपके पास 3 चीज़ें हैं, आपको हमेशा फैमिली से स्टार्ट करना है। ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, जस्टिस और केयर आपको घर पे ही हर किसी को सिखाने हैं, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपके हस्बैंड है या फिर आप हो, ठीक है, या फिर आपकी वाइफ है, ठीक है। आपको घर पे ही सारी चीज़ें सिखानी पड़ेंगी, ठीक है। फिर वो जो घर पे आपने चीज़ें सिखाई, उसको आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है कम्युनिटीज़ में, ठीक है। लाइक कोऑपरेशन को, म्यूचुअल सपोर्ट को, कहाँ पर नेबर्स में या फिर स्कूल्स में, यहाँ पर क्या करना है, इन्हें एक्सपेंड करना है। अब क्या होगा, हमारी कम्युनिटीज़ इतनी अच्छी हो जाएँगी तो सोसाइटी हमारी अच्छी बनेगी, जिससे क्या करना है, आपको प्रमोट करना है उसे ग्लोबल यूनिटी में, ठीक है? कि आपकी जो वर्ल्ड फैमिली है वो बहुत अच्छी बन पाए, ठीक है? अब इ इसमें ये क्या करना है कि रिकॉग्नाइज़ दैट ऑल ह्यूमन्स आर कनेक्टेड एंड दैट द वेल-बीइंग ऑफ वन अफेक्ट द वेल-बीइंग ऑफ ऑल। मतलब कि किसी एक ह्यूमन की अगर वेल-बीइंग खराब होती है तो उससे और ह्यूमन्स की भी वेल-बीइंग खराब होती है। अगर हर एक व्यक्ति की वेल-बीइंग अच्छी होगी तो सबकी, मतलब कि पूरे वर्ल्ड की जो वेल-बीइंग है वो अच्छी होगी। तो यही हमारा जो चीज़ें हैं वो आपको करनी है, अगर आपको ये जो विज़न है उसे अचीव करना है, ठीक है? तो ये हमने बहुत अच्छे से यूनिट 3 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप वन शॉट देख सकते हो। और प्लीज़ मल्टी आइटम चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, इतना बढ़िया हम कंटेंट ला रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यूनिट 4 की तरफ, ठीक है। बढ़ते हैं यूनिट 4 की तरफ, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम नेचर के अंदर और एक्जिस्टेंस जो भी हमारे आजू-बाजू हैं, उनके अंदर कैसे हार्मनी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे कि हार्मनी नेचर होता क्या है, फिर हम 4 ऑर्डर्स देखेंगे, इंटरकनेक्टेडनेस देखेंगे, उनके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 4 ऑर्डर ऑफ नेचर और इंटरकनेक्टेडनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोएक्जिस्टेंस, फिर हम देखेंगे रिसाइक्लेबिलिटी, सेल्फ रेगुलेशन इन नेचर और फिर हम लास्ट में देखेंगे एग्जिस्टेंस चार्ट, ठीक है। तो देखो एग्जिस्टेंस चार्ट भी बहुत आगे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर ये 4 ऑर्डर्स का आता है तो आप एग्जिस्टेंस चार्ट को जो है मेंशन करके आ सकते हो कि कैसे कोई भी चीज़ हमारे नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 को। सबसे पहले हम यूनिट 4 के अंदर देखते हैं कि हार्मनी होती क्या है नेचर के अंदर। तो देखो कोई भी अगर आपके पास नेचर है, नेचर क्या होता है, हमारे आजू-बाजू जितनी भी हमारी ये सब चीज़ें, एनवायरनमेंट जो हमारा नेचर है, इसके अंदर मैं हूँ, ठीक है, ये माइक है, ये मेरा लैपटॉप है, आप हो, ठीक है, कोई जानवर है, कोई प्लांट है, कोई मिट्टी है, ये हवा है, मैं जो बोल रहा हूँ, जो साउंड है, ठीक है, मैं जो हाथ है मेरा, ये सब कुछ एवरीथिंग इज़ नेचर, ठीक है। क्या है ये? नेचर है। और ये सब चीज़ें क्या करती हैं, नेचर के अंदर एग्ज़िस्ट करती हैं, ठीक है। यही होता है हमारा मतलब कि हार्मनी इन नेचर मीन्स दैट एवरीथिंग लाइक प्लांट, एनिमल, एयर, वाटर, ह्यूमन, जो भी चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं वो हमारी बैलेंस में एग्ज़िस्ट करनी चाहिए। मतलब आपस में सब में तालमेल होना चाहिए, कोई भी किसी के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। इफ द वन पार्ट ऑफ नेचर इज़ डिस्टर्ब, इट अफेक्ट एवरीथिंग एल्स, ठीक है। मतलब कि हर एक चीज़ें क्या है, आपस में कनेक्टेड हैं, आपस में रिलेशन में है, ठीक है। अगर कोई भी एक पार्ट हमारा डिस्टर्ब होगा तो उसकी वजह से पूरा का पूरा जो नेचर है वो इम्बैलेंस होगा। यही बात हम जो ह्यूमन्स हैं ना उनको समझ नहीं आ रही है। अगर प्लांट्स जो हैं, अगर वो बिल्कुल प्लांट जो भी आपकी इकोलॉजी पूरा का पूरा डिस्टर्ब होगा, तो क्या होगा कि आपके ऊपर भी दिक्कतें आएँगी आगे जाकर, ठीक है। जो बट ग्रीडीनेस के लिए, अपने फ़ायदे के लिए ह्यूमन्स जो हैं एनिमल्स पे और प्लांट्स पे क्या करते हैं, क्रुएल्टी करते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग दिस हार्मनी हेल्प अस, अगर आप इसे समझ गए तो आप अपने नेचर के साथ पीसफुली जी पाओगे और नेचुरल रिसोर्सेज़ को अच्छे से यूज़ करोगे, डिस्टर्ब नहीं करोगे उन्हें, प्रोटेक्ट करोगे एनवायरनमेंट को, जिससे कि आगे की जितनी भी जनरेशन है उन्हें यूज़ कर पाए, ठीक है। तो ये हमारा था क्या, हार्मनी इन नेचर। मेन हमें पढ़ना है आगे कि अब देखो जो भी हमारा नेचर है, ठीक है, नेचर क्या होता है, नेचर मतलब एवरीथिंग एग्जिस्ट, ठीक है, जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है वो क्या है, हमारी नेचर है। लाइक लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, एवरीथिंग, ठीक है। सो हमारा जो नेचर है वो 4 चीज़ों से मिलकर बनता है, 4 ऑर्डर से कंसिस्ट करता है, ठीक है। एक तो होता है हमारा मटेरियलिस्टिक ऑर्डर, एक होता है हमारा प्लांट, एक होते हैं एनिमल और एक होते हैं हमारे ह्यूमन ऑर्डर, ठीक है। सो इनको हम एक-एक करके पढ़ेंगे कि कौन से 4 ऑर्डर्स हैं और वो चारों ऑर्डर आपस में जब इंटरैक्ट करते हैं और आपस में जब बैलेंस को क्रिएट करते हैं, उसी को हम हार्मनी इन नेचर कहते हैं। तो पहला ऑर्डर होता है हमारा मटेरियल ऑर्डर, जो भी हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे मेरी आवाज हो या फिर हवा हो, सब चीजें ये हमारी मटेरियल ऑर्डर के अंदर आती हैं, जो भी नॉन लिविंग थिंग है। तो
इंक्लूडिंग सॉइल, एयर, वाटर, मेटल्स, मिनरल्स, चाहे वो साउंड एनर्जी हो, चाहे वो लाइट एनर्जी हो, चाहे वो हीट एनर्जी हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, ठीक है? फोर्स, सब चीज़ें किसके अंदर आती है? मटेरियल ऑर्डर के अंदर आती हैं। द मेन फीचर इज़ कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन। जो हमारा मटेरियल ऑर्डर है, उसकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, कभी भी आप उसे क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है? ना ही आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। बस वो क्या होती हैं, वो चीज़ें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती रहती हैं और नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि हमारी जो मिट्टी है, ठीक है? मिट्टी है, पहले मिट्टी है, मिट्टी बहुत सारी मिलकर एक पत्थर बना दिया, लाइक एक पत्थर है, ठीक है? वो टूट कर मिट्टी बन गया। वाटर है, वो पहले आइस बन गया, भाप बन गया या फिर पानी बन गया, ठीक है? तो वो अलग-अलग फॉर्म्स के अंदर एग्ज़िस्ट करती हैं, बट वो कभी भी ना तो आप उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना तो उन्हें आप क्रिएट कर सकते हो। नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है, ठीक है? वो होते हैं हमारे प्लांट मटेरियल ऑर्डर। क्लियर है ना? बहुत अच्छे से समझ में आ गया। प्लांट ऑर्डर क्या होते हैं? हमारे जो लिविंग प्लांट्स हैं, चाहे वो एल्गाई हो या फिर कितना भी बड़ा बनियान ट्री क्यों ना हो, बनाना ट्री, जितने भी प्लांट्स होते हैं, सब हमारे जो होते हैं वो प्लांट ऑर्डर के अंदर आते हैं, ठीक है? उनके पास एक लाइफ होती है, उनके पास एक लिविंग होते हैं, ठीक है? वो उनके उनके अंदर भी जान होती है, ठीक है? वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, हमें पता है बीज से या फिर पॉलिनेशन किसी से भी वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं न्यूट्रिशन जितने भी उनके सराउंडिंग में, लाइक वाटर, सनलाइट, इन सबको वो क्या कर सकते हैं? एब्जॉर्ब कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं, ठीक है? दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एनिमल एंड ह्यूमन्स, ठीक है? जो भी जो मतलब उनसे जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि एनिमल और ह्यूमन यूज़ करते हैं, वो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करा रहा है? प्लांट प्रोवाइड करा रहा है। अनरेगुलेटेड कंजम्पशन ऑफ प्लांट प्रोडक्ट कैन हार्म हेल्थ, ठीक है? अब आप बहुत ज़्यादा ही खा लोगे, ठीक है? और बहुत ज़्यादा कुछ भी खा लोगे तो हेल्थ को हार्म करेगा ही, ठीक है? एनिमल ऑर्डर की बात करें तो एनिमल ऑर्डर के अंदर जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट से लेकर मैमल्स तक सब इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है? ह्यूमन को छोड़ मतलब जो भी ये एनिमल्स होते हैं, एनिमल सब इसके अंदर आ जाते हैं। देखो प्लांट्स के अंदर क्या था, प्लांट्स के अंदर ग्रोइंग पावर थी, ठीक है? न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व अब्ज़ॉर्ब करने की पावर थी और वो मतलब उनके अंदर एक जान थी, ठीक है? बट एनिमल ऑर्डर जो होता है हमारा, एनिमल ऑर्डर थोड़ा-सा उनसे ज़्यादा होता है। इसके अंदर एक कॉन्शियसनेस होती है, ठीक है? मतलब कि इसके अंदर आई होता है, मतलब कि इसके अंदर सेल्फ होता है, मन होता है इसका भी, ठीक है? मन होता है ना, एक हमारा जो डॉग है घर में रहता है, वो हमसे प्यार करने लग जाता है, ठीक है? हमें उससे प्यार हो जाता है। उसके अंदर क्या होता है, एक मन होता है, उसके पास भी एक समझने की क्षमता होती है, ठीक है? एनिमल शेयर मैनी फीचर विद प्लांट सच एज़ एबिलिटी टू ग्रो, रिप्रोड्यूस, ये सेम होते हैं एनिमल और प्लांट के जो फीचर होते हैं। बट इसके पास एक ग्रेट फीचर ये भी होता है कि वो मोबिलिटी का फीचर, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, फ्लाई करके, रन करके, स्विम करके। कौन? एनिमल्स। बट प्लांट नहीं जा सकते। एनिमल्स जो होते हैं वो सेल्फ अवेयर होते हैं कि वो एक्सिस्ट करते हैं, उन्हें पता होता है कि वो एक्सिस्ट करते हैं। हैव सेंस ऑफ आई, ठीक है? उनके पास एक सेंस होता है आई का, ठीक है? जो बहुत लोग कहते हैं ना कि आप लोग प्लांट को भी तो काट रहे हो, उनके अंदर भी तो जान है, प्लांट को क्यों काटते हो? प्लांट को भी मत काटो, उनका भी यूज़ मत करो, उन्हें भी मत खाओ। तो उन्हें आप कह सकते हो, ठीक है? कि एनिमल्स जो होते हैं उनके पास आई होता है, बट प्लांट के पास आई नहीं होता है। एनिमल्स को भी दर्द होता है, ठीक है? तो जो लोग नॉन-वेज खाते हैं या फिर एनिमल्स को मारते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, तो उन्हें आप कह सकते हो कि भाई एनिमल के पास भी जान होती है, ठीक है? तो ये क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा ह्यूमन ऑर्डर। तो ह्यूमन ऑर्डर हमारा वही जो हम हैं, ठीक है? ये हम क्या कहते हैं, मोस्ट इवॉल्व है, मतलब कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पावर है कि लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन कैन ग्रो, प्रोड्यूस एंड एब्ज़ॉर्ब न्यूट्रिशन, ये तो सेम है, ठीक है? बट ह्यूमन्स हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है? उनके पास मोबिलिटी का भी फीचर है और उनके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है जो कि प्लांट एनिमल के पास है। और उनके पास जो मेन देखो, प्लांट के पास क्या था? प्लांट के पास कॉन्शियसनेस नहीं था, मोबिलिटी नहीं थी। बट एनिमल के पास कॉन्शियसनेस था, मोबिलिटी भी थी। बट जो ह्यूमन है उसके पास कॉन्शियसनेस भी है, मोबिलिटी भी है और ह्यूमन के पास क्या है पता है? ह्यूमन के पास एक हमारी थिंकिंग पावर है, क्रिएटिविटी की पावर है, इनोवेशन की पावर है, एथिकल डिसीजन लेने की पावर है, ठीक है? मतलब कहा जाता है ना कि अगर एक एनिमल ने दूसरे एनिमल को मार दिया, ठीक है? उसे एक जुर्म नहीं कहा जाता क्योंकि उसके पास पावर ही नहीं है एथिकल डिसीजन मेकिंग की। बट एक ह्यूमन अगर दूसरे ह्यूमन को मार दे, एक ह्यूमन अगर किसी एनिमल को मार दे तो वो बहुत ज़्यादा गलत है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन के पास एक पावर है थिंक करने की, ह्यूमन के पास पावर है एथिकल डिसीजन लेने की, तो ह्यूमन के पास ये पावर्स होती हैं, ठीक है? ह्यूमन ग्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज डिस्टर्ब हार्मनी इन नेचर। अब ये जो हमारे प्लांट्स हैं, ये जो हमारे एनिमल हैं, जो हमारे मटेरियल है, इनके पास इतनी पावर है ही नहीं कि ये हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसे डिस्ट्रॉय कर दें। बट ह्यूमन अपनी ग्रीडीनेस के चक्कर में, अपने फ़ायदे के चक्कर में क्या करता है, इस पूरे के पूरे जो नेचर है, उसके अंदर जो हार्मनी है, उसे डिस्टर्ब करने में लगा हुआ है, ठीक है? तो ये हमारा ह्यूमन ऑर्डर होता है। 4 ऑर्डर हमारे क्लियर हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इनके बीच में इंटरकनेक्टेडनेस कैसे है, ठीक है? तो ये अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये समझा कर आना है इंटरकनेक्टेडनेस, ठीक है? अगर प्लांट, मटेरियल और एनिमल के बीच में इंटरकनेक्टेडनेस पूछी जाती है तो आपको ये ह्यूमन को हटा देना है, ठीक है? और इन तीनों का डायग्राम बनाना है। अगर चारों में पूछी जाती है तो आपको ये चारों का डायग्राम बनाना है, ठीक है? तो इंटरकनेक्टेड कैसे हैं वो हम देखते हैं, ठीक है? और म्यूचुअल फुलफिलमेंट कैसे होती है आपस में। देखो एक के बिना दूसरा अधूरा है ऐसा कहा जाता है इसके अंदर, ठीक है? तो 4 ऑर्डर जो है हमारे नेचर में ईच अदर आपस में एक-दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जो हमारा मटेरियल ऑर्डर है वो हमारा प्लांट को सपोर्ट करता है, ठीक है? कैसे सपोर्ट करता है? अगर मिट्टी ही नहीं होगी तो प्लांट कहाँ पर उगेगा, ठीक है? रेत ही नहीं होगी तो प्लांट कहाँ पे उगेगा? अगर पानी ही नहीं होगा
तो प्लांट कहाँ पे उगेगा? तो ये जो हवा नहीं होगी, सनलाइट नहीं होगी, ये सब कौन है? मटेरियल है ये, ठीक है? मटेरियल किसे सपोर्ट करता है? प्लांट ऑर्डर को सपोर्ट करता है। सॉइल, वाटर, एयर, मिनरल ये सब प्रोवाइड कराते हैं फाउंडेशन, बेसिक फाउंडेशन प्लांट ऑर्डर के लिए, ठीक है? जिससे कि जो प्लांट ऑर्डर है वो बिल्ड हो पाता है, बड़ा हो पाता है और वो आगे जाके मतलब ग्रो कर पाता है, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं, प्लांट ऑर्डर जो होता है, अब प्लांट ऑर्डर ग्रो कर गया, प्लांट ऑर्डर हमारे एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर को क्या करता है? सपोर्ट करता है। वैसे तो देखो मटेरियल ऑर्डर भी हमारा सपोर्ट कर रहा है ह्यूमन ऑर्डर को। अब वाटर भी तो हम पीते हैं, ठीक है? हम सॉइल पे तो रहते हैं, हवा तो लेते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें भी हमारी किसे सपोर्ट कर रही है? ह्यूमन ऑर्डर को भी सपोर्ट कर रही है। पर हम यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है? प्लांट ऑर्डर जो है हमारा एनिमल ऑर्डर को और ह्यूमन ऑर्डर को सपोर्ट करता है, ठीक है? कैसे? प्लांट ऑर्डर हमारा ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है फोटोसिंथेसिस की फॉर्म में, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, ठीक है? और व्हिच एनिमल नीड टू ब्रीथ, ठीक है? उससे एनिमल और ह्यूमन्स जो है ब्रीथ कर पाते हैं और प्लांट्स जो है हमारे आल्सो प्रोवाइड कराते हैं एनिमल्स के लिए और ह्यूमन्स के लिए फूड भी, ठीक है? हमारा जो एनिमल ऑर्डर है वो सपोर्ट करता है ह्यूमन ऑर्डर को और प्लांट ऑर्डर को। जो एनिमल ऑर्डर है वो फूड्स और हमारे अदर रिसोर्सेज लाइक वूल जो है ह्यूमन को प्रोवाइड करवाते हैं और जो हमारे एनिमल्स हैं लाइक बीज जो है पॉलिनेशन में हेल्प करती है प्लांट को, सपोर्ट करती है उनकी प्लांट ग्रोथ को। और ह्यूमन ऑर्डर जो है सपोर्ट करता है सारे ऑर्डर्स को। ह्यूमन ऑर्डर ही सबको नर्चर करेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबको नर्चर करना, सबको मेंटेन करना, सबके बीच में बैलेंस मेंटेन करना, जिससे कि सबके बीच में क्या रह पाए, नेचर हार्मनी नेचर रह पाए और प्रोटेक्ट रह पाए सारे के सारे, ठीक है? दे कैन प्लांट ट्रीज, कंज़र्व मिल्क वाटर एंड प्रोटेक्ट एनिमल, ठीक है? ये सारी चीज़ें किसे करनी है? ह्यूमन को करनी है, ठीक है? और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं करता तो उसकी इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, ठीक है? सो आई होप आपको ये क्लियर होंगे इनके बीच में जो इंटरकनेक्टेडनेस है, ठीक है? और ये सारे के सारे जो ऑर्डर हैं आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और म्यूचुअल फुलफिलमेंट के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो सॉइल और ह्यूमन्स जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं, प्लांट और एनिमल सब आपस में कनेक्टेड हैं, तो आपस में क्या है, ये पूरी की पूरी एक चेन बनी हुई है। अभी जो मैंने आपको इंटरकनेक्टेडनेस बताई, वो पूरा का पूरा क्या है? कनेक्टेड है, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कोएग्जिस्टेंस, ठीक है? अब कोएग्जिस्टेंस क्या होता है? कोएग्जिस्टेंस का मतलब होता है एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड एंड डिपेंडेंट टू ईच अदर। एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जो नेचर में है, ठीक है? वो हमारी एग्जिस्ट करती है। और एक रूल ये है कि जो भी चीज़ हमारी एग्जिस्ट करती है, वो कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकती। वो हमारी कोएग्जिस्टेंस है, मतलब कि वो आपस में जितनी भी एग्जिस्ट चीज़ें हैं, वो आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है? बिना इंटरकनेक्टेडनेस के क्या होता है, वो आप एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है? कोएग्जिस्टेंस मीन्स एवरीथिंग इन नेचर, एवरीथिंग इन एग्जिस्टेंस इज इंटरकनेक्टेड एंड डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और एक दूसरे पे डिपेंड भी करती हैं, ठीक है? नो एंटिटी एग्जिस्ट अलोन, कोई भी चाहे कोई भी एंटिटी हो वो आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। हर कोई जो है वर्क करता है टुगेदर इन हार्मनी, ठीक है? सो ऑल यूनिट्स लाइक मटेरियल यूनिट, प्लांट यूनिट, एनिमल यूनिट, ह्यूमन यूनिट, ये जितने भी हमारे ऑर्डर हैं आपस में कैसे हैं? कनेक्टेड हैं आपस में, ठीक है? को एग्जिस्ट करते हैं, कोई भी एक दूसरे आइसोलेशन में नहीं रह सकता, ठीक है? और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जो हमारे ट्रीज हैं, ह्यूमंस हैं, रिवर्स हैं और जो लाइफ है, सब आपस में जो है कनेक्टेड है। अगर ट्रीज को कौन प्लांट करता है? ह्यूमंस करते हैं, ठीक है? पानी कौन देता है? ह्यूमंस को रिवर्स प्रोवाइड करवाती हैं, या फिर ट्रीज को कौन पानी दे रहा है? रिवर्स प्रोवाइड करवा रही हैं। तो पूरी की पूरी लाइफ साइकिल है वो इन सब की वजह से चल रही है, ठीक है? अगर पानी ना मिलेगा तो लाइफ ही खत्म हो जाएगी। अब इसी के साथ हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है, छोटा सा टॉपिक आता है कि एक्सप्रेस द टर्म सबमर्जेंस विथ रेफरेंस टू कोएग्जिस्टेंस इन एग्जिस्टेंस। कोएग्जिस्टेंस आपको क्लियर है? सबमर्जेंस क्या होता है? सबमर्जेंस का मतलब ये होता है कि एवरी यूनिट इन नेचर इज डीपली इंटरकनेक्टेड एंड सपोर्ट्स द सर्वाइवल ऑफ अदर यूनिट। मतलब कि एक यूनिट जो है वो खुद अकेली तो है यहाँ पर, ठीक है? बट जितनी भी अलग-अलग यूनिट हैं उनके साथ डीपली इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, अपने लिए भी और दूसरे के भी सर्वाइवल के लिए, ठीक है? मतलब कि अगर एक यूनिट अकेली रहेगी और दूसरे को सपोर्ट नहीं करेगी तो दूसरा भी जो है सर्वाइवल नहीं कर पाएगा, ठीक है? सो इतना आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है कि, और ये भी है कि नथिंग एक्सिस्ट इन आइसोलेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया हर कोई जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है लार्जर हार्मोनियस सिस्टम में, ठीक है? ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर एनिमल्स, ठीक है? हमें पता है ट्रीज से ही हमें जो है ऑक्सीजन मिलता है। और व्हाइल एनिमल्स एंड ह्यूमंस प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ट्रीज को कौन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करवाता है? एनिमल्स और ह्यूमन, ठीक है? उनके बिना ट्रीज भी नहीं रह पाएंगे। और ट्रीज को कौन नर्चर करता है? ह्यूमन और एनिमल, तभी वो ट्रीज जो है ग्रो कर पाते हैं। और ये जो पूरी की पूरी साइकिल है ये हमारे म्यूचुअल सपोर्ट से ही क्रिएट हो पाती है, ठीक है? तो इतना आपको जो है ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं रिसाइक्लेबिलिटी की तरफ, ठीक है? तो रिसाइक्लेबिलिटी क्या होती है? कि रिसाइक्लेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे ऑर्डर्स हैं वो आपस में कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे की वजह से रह पा रहे हैं, ठीक है? एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। अगर एक दूसरे को सपोर्ट ना करें तो वो एग्जिस्ट भी ना कर पाएँ, ठीक है? सो हाउ नेचर रेगुलेट्स रिसाइकिल एवरीथिंग। अगर रिसाइक्लेबिलिटी नहीं होगी ना तो एक एक टाइम के बाद हर चीज़ खत्म हो जाएगी, ठीक है? तो रिसाइक्लेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि नेचर ने अपनी बहुत सारी इनबिल्ट सिस्टम बना रखे हैं रिसाइकिल और रेगुलेट रिसोर्सेज के लिए। जैसे कि एक हमारी वाटर साइकिल है, ठीक है? पहले हमारा जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा
समुद्र में है, नदी में है, ठीक है? वो धूप की वजह से क्या होता है, इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होके बादल बनता है, बादल बन के बारिश होती है, फिर से वो वहीं पर आता है, फिर से वो इवेपोरेट होता है, तो और ओशियंस में, रिवर्स में वो रिटर्न आ जाता है, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा रिसाइकलमेंट है, ठीक है? वाटर साइकिल है, ठीक है? तो ये हमारी नेचर की खुद की बनाई हुई साइकिल है, ये किसी ह्यूमन ने नहीं बनाई है। एक हमारी कार्बन साइकिल है कि मतलब प्लांट जो है CO2 को एब्ज़ॉर्ब करते हैं, जो भी एनिमल और ह्यूमन्स जो हैं रिलीज़ करते हैं और फिर उसे रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं और फिर हमारे जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, जिससे कि हमारे एनिमल्स और जो हमारे ह्यूमन्स हैं वो यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो बैलेंस है वो क्रिएट होता है और ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस है किसके अंदर? नेचर के अंदर, जिससे क्या होता है कि जो हमारे नेचर के जितने भी रिसोर्सेज़ हैं, वो हमारे रेगुलेट होते रहते हैं, रिसाइकिल होते रहते हैं, ठीक है? और कभी भी ये खत्म नहीं होंगे, ठीक है? अगर ऐसा होता रहेगा तो। सेल्फ रेगुलेशन इन नेचर। अब नेचर के अंदर सेल्फ रेगुलेशन होता क्या है? सेल्फ रेगुलेशन हमने अभी ऊपर पढ़ा था, बट नेचर के अंदर सेल्फ रेगुलेशन क्या है? तो देखो, आपको बहुत सारी चीजें नेचर के अंदर मेंटेन करनी पड़ेगी। सेल्फ रेगुलेशन जो नेचर के अंदर है ना, वो ज्यादा से ज्यादा किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है ह्यूमन के ऊपर, ठीक है? अगर ह्यूमन ये करेगा तभी होगी चीजें, ठीक है? कि मतलब फॉरेस्ट मेंटेन बैलेंस, ट्रीज ग्रो इन proportion टू अवेलेबल सॉइल एंड न्यूट्रिशन, ensuring द स्टेबल इकोसिस्टम, ठीक है? मतलब कि ट्रीज को इतना उगाया जाए प्रोपोर्शन में कि मतलब जितनी सॉइल है उसकी प्रमोशन में हमारे जो ट्रीज हैं वो उगते हैं, ठीक है? उससे ज़्यादा तो नहीं उगते, जिससे कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो स्टेबल रह पाए, ठीक है? अब एनिमल्स की बात करते हैं, सब मतलब मेंटेन रहेगा आपस में, जैसे कि ये जो है इससे ज़्यादा नहीं होगा, सॉइल से ज़्यादा तो होगा ही नहीं। और जो हमारा एनिमल वाला है, तो एनिमल के अंदर भी जो हमारी पॉपुलेशन है, एनिमल्स के अंदर मेल्स फीमेल्स की जो पॉपुलेशन है लगभग बराबर ही होती है, क्योंकि उसके अंदर जब तक आप छेड़खानी नहीं करोगे तो वो बराबर ही रहेगी। बट यहाँ पर जो ह्यूमन इम्पैक्ट है, ह्यूमन क्या करता है, नेचुरल बैलेंस को बिगाड़ने की कोशिश करता है, जैसे कि एनिमल्स के अंदर भी बहुत कोशिश करता है कि जो मेल्स, अगर उनको मेल से फ़ायदा हो रहा है तो वो मेल्स को जो है रिप्रोड्यूस करवाएँगे, या फिर अगर उन्हें फीमेल से फ़ायदा हो रहा है तो वो फीमेल के लिए ज़्यादा ग्रीडी हो जाएँगे। तो ये सब हमारे ह्यूमन जो है ये लाता है, बट अगर एनिमल्स पे चीज़ें छोड़ दें तो ऐसा नहीं होगा। ह्यूमन जो है डिस्टर्ब करता है नेचर को थ्रू डिफॉरेस्टेशन, बहुत ज़्यादा पेड़ वगैरह काटता है, पॉल्यूशन फैलाता है और जेंडर इम्बैलेंस भी लाने की कोशिश करी है, ठीक है? सो ये भी हमारे किसकी वजह से हो रहा है? ह्यूमन के इम्पैक्ट की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ें तो आपस में अपने आराम से चल रही हैं, ठीक है? तो ये होता है सेल्फ रेगुलेशन इन नेचर। हमारा रिसाइक्लेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ था कि कैसे हमारी रिसाइक्लेबिलिटी जो है वो काम करती है, ह्यूमन इंटरेक्शन कैसे होता है नेचर के साथ, वो सब बताना था, ठीक है? तो ये सब तो हम बता चुके हैं कि देखो रिसाइक्लेबिलिटी का आपको समझा देना है जो ऊपर था, और फिर आपको इंटरेक्शन बताना है कि ह्यूमंस जो है भाई ये सब फैला रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, ओवर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, ये सारी चीजें आपको बतानी है, ह्यूमन की फुल बुराई करके आनी है, ठीक है? फिर आपको इंस्टीट्यूट लेवल पे आपको रिसोल्यूशन बताने हैं कि किस तरीके से ये जो चीजें हैं वो मेंटेन करी जा सकती हैं, जो मतलब इंस्टीट्यूट लेवल पे, ठीक है? सबसे पहला है हमारा ट्री प्लांटेशन ड्राइव, मतलब कि हर एक इंस्टीट्यूट में ट्री प्लांटेशन ड्राइव हो कि बहुत सारे जो ग्रीनरी है वो आ पाए, रिस्टोर हो पाए, बहुत सारे प्लांट्स अगर उगाए जाएँ। और फिर रीनेबल एनर्जी रिसोर्सेज़ का जो है यूज़ किया जाए, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इन सब का यूज़ किया जाए, ठीक है? और रिसाइक्लिंग वेस्ट, जितना भी जो पॉल्यूशन है उसे रिड्यूस किया जाए और जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसे रिसाइकिल किया जाए, ठीक है? तो ये हमारे, और ऐसे आप और भी अपने हिसाब से चीज़ें जो है लिख कर आ सकते हो, इतना तो आपने भी पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो ये हमारा सिंपल सा जो था टॉपिक वो खत्म हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एग्जिस्टेंस और उसका चार्ट, ठीक है? तो एग्जिस्टेंस का मतलब है क्या? देखो, कोई भी अगर चीज़ एग्जिस्ट करती है नेचर के अंदर तो 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है? एक तो वो खुद यूनिट जो वो खुद है, और प्लस स्पेस, ठीक है? स्पेस जहाँ पर वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है? अब ये बोतल है, ठीक है? ये बोतल है, तो ये बोतल क्या है? हमारी एक यूनिट है। अब ये बोतल कहाँ पर एग्जिस्ट करती है? ये बोतल हमारे नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो वो जो नेचर है वो क्या है? स्पेस है, ठीक है? कोई भी ऐसी हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनती है। एक तो खुद जो यूनिट है, और कहाँ पर वो एग्जिस्ट करती है? स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करती है। और जो हमारी यूनिट होती है वो हमारी लिमिटेड होती है, और जो स्पेस होता है हमारा वो हमारा अनलिमिटेड होता है, ठीक है? कंटीन्यूअस होता है, इनफाइनाइट होता है। सो स्पेस इज़ इनफाइनाइट, कंटीन्यूअस, प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह प्रेजेंट होता है। लाइक हमारे प्लैनेट्स, स्टार, गैलेक्सीज़ कहाँ एग्जिस्ट करती हैं? स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है? और एवरीथिंग इन नेचर एग्जिस्ट विथिन ऑन ऑल परसीव्स स्पेस, ठीक है? स्पेस के अंदर ही एग्जिस्ट करती हैं, व्हिच प्रोवाइड रूम फॉर ऑल एलिमेंट इंटरैक्ट, ठीक है? और स्पेस ही हमें जो है रूम प्रोवाइड करवा रही है, जिससे कि हर एक जो यूनिट है आपस में इंटरैक्ट कर पाए विदाउट कोलाइडिंग, ठीक है? बिना किसी भी कोलिजन के जो है वो इंटरैक्ट कर पाती है, ठीक है? यूनिट जो है स्पेस के अंदर। अब हमारे जो एग्जिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, नेचर प्लस स्पेस या फिर यूनिट प्लस स्पेस, ठीक है? सो यूनिट हम देखो, इसका जो चार्ट है वो कैसे बनेगा वो देख लो, ठीक है? अगर कहीं पर भी हमारा एग्जिस्टेंस, को एग्जिस्टेंस, नेचर, स्पेस, यूनिट ये आता है तो आपको ये चार्ट बनाकर आना है, ठीक है? 7 नंबर में आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैंने आपको बताया एग्जिस्टेंस 2 चीज़ों से मिलकर बनती है, एक तो यूनिट और एक हमारी स्पेस, ठीक है? स्पेस को छोड़ दो, ये हमारी कंटीन्यूअस है, अनलिमिटेड है। अब जो हमारी यूनिट है, उसके अंदर 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो मटेरियल या तो कॉन्शियसनेस। अब मटेरियल के अंदर हमने देखा था जो हमारी मिट्टी है, जो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जिनके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, हमारे प्लांट्स भी है ना, उनके अंदर भी कॉन्शियसनेस नहीं है। कॉन्शियसनेस किसके अंदर है? सिर्फ एनिमल्स के अंदर और ह्यूमन्स के अंदर, ठीक है? तो मटेरियल के अंदर एटम्स आ जाते हैं, कोई भी प्राणिक आ जाता है, ठीक है? प्लांट्स आ जाते हैं,
और हमारा मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, सॉइल, वाटर, एयर, ये सारी चीजें मटेरियल के अंदर आ जाती हैं। और कॉन्शियसनेस किसके अंदर होती है? एनिमल्स के अंदर होती है और ह्यूमंस के अंदर होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? एग्जिस्टेंस का चार्ट है। इस तरीके से कोई भी जो यूनिट है एग्जिस्ट करती है नेचर के अंदर, ठीक है। सो एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस। हमेशा जो एग्जिस्टेंस है वो क्या होता है? को एग्जिस्टेंस होता है, क्योंकि कोई भी हमारी यूनिट, कोई भी एग्जिस्टेंस हमारा अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता आइसोलेशन में। वो हमेशा हमारा को एग्जिस्टेंस होगा, यानी कि वो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे, बहुत सारी एग्जिस्टेंस, ठीक है। नो यूनिट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ लार्ज सिस्टम। हर एक जो यूनिट है वो किसका पार्ट है? लार्ज सिस्टम का पार्ट है। जैसे कि एक हमारा जो व्यक्ति है, ह्यूमन है, वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड है, उसके जो पेरेंट्स है उसके और पेरेंट्स से कनेक्टेड है, आपका जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों से भी कनेक्टेड है। तो ये क्या है? एक बहुत बड़े लार्ज सिस्टम का जो है सिस्टम है। कभी भी कोई भी एग्जिस्टेंस अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है, आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। थोड़ा सा इजी सा कॉन्सेप्ट है, बस इसे समझने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यूनिट 4 से आपको जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। और अगर आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं तो आप वन शॉट देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, ठीक है, वन शॉट का प्लेलिस्ट का, वहां से आप देख सकते हो। बट अगर आप इतना कर लोगे तो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि ये हमारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि पीवाईक्यू के अंदर रिपीटेबली रिपीट होते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं हम अपनी यूनिट 5 की तरफ, ठीक है। तो यूनिट 5 के अंदर हम ये टॉपिक्स देखने वाले हैं, 1 2 3 4 एंड 5 टॉपिक देखेंगे। और सारे टॉपिक्स मैंने अपनी यूनिट वाइज वन शॉट के अंदर कंप्लीट कराया हुआ है, वहां से आप देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और मैंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि ये टॉपिक हमारे कितनी बार पीवाईक्यू में आए हुए हैं, तो ये हमारे टॉपिक जो है रिपीट होते हैं, ठीक है, पीवाईक्यू में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं कि डेफिनेटिवनेस ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। तो एथिकल ह्यूमन कंडक्ट का मतलब ये होता है कि आप जो हमारी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज हैं उन्हें फॉलो करो, लाइक ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट एंड फेयरनेस, ठीक है, सारी की सारी सिचुएशन में। डेफिनेटिव डेफिनेटिव का मतलब क्या है? डेफिनेट का मतलब क्या है? डेफिनेट का मतलब ये है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर क्यों ना आ रहा हो, या फिर आपका कोई पर्सनल बेनिफिट क्यों ना हो रहा हो, आपको अपने जो वैल्यूज हैं उन्हें चेंज नहीं करना है, आपको उन्हीं को फॉलो करना है। तो इसका सिंपल सा मतलब समझ में आ गया। एथिकल ह्यूमन कंडक्ट मीन्स फॉलोइंग यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट एंड फेयरनेस इन ऑल सिचुएशन, ठीक है। इट इज डेफिनाइट। डेफिनाइट मतलब हर एक सिचुएशन में, चाहे कोई एक्सटर्नल आप पे कितना भी प्रेशर डाले, चाहे आपका कितना भी फायदा हो रहा हो, आपको चेंज नहीं करना वो, ठीक है। अब ये क्या-क्या होता है? क्लियरिटी एंड कंसिस्टेंसी, ये कैसे आएगा, ठीक है। एथिकल बिहेवियर रिमेन द सेम इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आपका जो बिहेवियर है वो हमेशा एथिकल रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा है बिल्ड ट्रस्ट एंड हार्मनी। अब आप जब इसे फॉलो करते हो अपने एथिकल ह्यूमन कंडक्ट को, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू को, तो ट्रस्ट बिल्ड होता है और हार्मनी बिल्ड होती है, जिससे पीसफुल और फेयर सोसाइटी आपके लिए बन पाती है, ठीक है। और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आप जब किसकी रिस्पेक्ट करते हो और अच्छे से बिहेव करते हो और अपनी यूनिवर्सल वैल्यूज को फॉलो करते हो, हमेशा ये इंश्योर रहता है कि फेयरनेस और जस्टिस रहेगी हर किसी के लिए, ठीक है, आपके लिए भी और सामने वाले के लिए भी, ठीक है। तो ये होता है हमारा डेफिनेटिवनेस ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। बहुत मतलब ऐसे आपको डिफिकल्ट सा लग रहा होगा, बट बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, एक हमारा टॉपिक आया हुआ था कि यूटिलिटी वैल्यू और आर्टिस्टिक वैल्यू के कैसे रिलेटेड है, ठीक है, इन दोनों के बारे में बताओ। तो देखो, कोई भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी जो यूजफुलनेस होती है, ठीक है, और उसकी जो बेसिक नीड फुलफिलिंग करने की कैपेसिटी होती है, वो हमारी होती है यूटिलिटी वैल्यू, ठीक है। मतलब कि एक हमारा ये पेन है, ठीक है, ये पेन की जो यूटिलिटी वैल्यू है वो है लिखना, ठीक है। आपका जो पेन है उसकी यूटिलिटी वैल्यू क्या है? लिखना। तो वो क्या है? उसकी एक बेसिक जो नीड है, जो आपको मतलब उसकी फुलफिलिंग बेसिक नीड जो है वो वही है, लिखना, ठीक है। बट अगर जो आपका पेन है वो ज्यादा ब्यूटीफुल है, वो देखने में अच्छा है, ठीक है, या फिर उसके अंदर कैप है, ठीक है, ये सब क्या है? हमारी आर्टिस्टिक वैल्यू है, ठीक है, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट को क्या करती है? ब्यूटीफाई करती है, एस्थेटिक बनाती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है? उसकी प्राइस थोड़ी बढ़ जाती है। सो जैसे कि एक चेयर है, उसका जो मेन काम है वो है उस पे बैठना, ठीक है, उस पे वो बैठने के लिए यूज होती है। और अब जो चेयर है वो थोड़ी स्टाइलिश है और डिजाइन अच्छा है उसका, तो वो आपके रूम को जो है अच्छा दिखाएगी, ठीक है। सो ऐसे ही उनके बीच में अगर हम रिलेशनशिप देखें, यूटिलिटी वैल्यू क्लियर है, आर्टिस्टिक वैल्यू क्लियर है, अब इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है? जो दोनों हमारी वैल्यूज हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। क्यों? क्योंकि एक वेल डिजाइन प्रोडक्ट जो होता है वो दोनों होता है, मतलब कि उसके अंदर फंक्शनैलिटी भी होगी और उसको वो ब्यूटीफुल भी होगा, ठीक है। तो जब ही वो एक हमारा बेटर प्रोडक्ट बन पाएगा या फिर वेल डिजाइन प्रोडक्ट बन पाएगा। तो आर्टिस्टिक वैल्यू और यूटिलिटी वैल्यू आपको क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेसिस फॉर ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूनिवर्सल ऑर्डर। तो यूनिवर्सल ऑर्डर हो, एजुकेशन हो या फिर एजुकेशन हो, वो हमारी ह्यूमनिस्टिक कैसे होनी चाहिए, कैसे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सो फॉर बेटर सोसाइटी, अच्छी सोसाइटी के लिए एजुकेशन, गवर्नेंस, ग्लोबल हार्मनी मस्ट बी बेस्ड ऑन ह्यूमन वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, जस्टिस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी जो एजुकेशन है ना वो हमारी ह्यूमन वैल्यू पे डिपेंड करनी चाहिए। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो हमारा ह्यूमन वैल्यू पे डिपेंड करना चाहिए। हमारा जो पूरा का पूरा यूनिवर्सल ऑर्डर है वो हमारा ह्यूमन वैल्यू पे डिपेंड करना चाहिए। तभी एक हमारी जो है अच्छी सोसाइटी बन पाएगी, ठीक है।
सो ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन क्या होती है? ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन का मतलब होता है कि एजुकेशन शुड नॉट ओनली फोकस ऑन टेक्निकल नॉलेज, ठीक है? उसके अंदर एथिक्स भी बताए जाएँ, उनके अंदर एम्पैथी को भी बताया जाए, उनके अंदर रिस्पांसिबिलिटी को भी बताया जाए, ठीक है? मतलब जितनी भी हमारी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज होती हैं, ट्रस्ट, जस्टिस, रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें बताई जाएँ। और ये एथिक्स मतलब कि वो जो भी उन्हें नॉलेज मिल रही है, उनको उन्हें किस तरीके से अच्छे से यूज करना है वो बताया जाए। एम्पैथी, वो दूसरे को समझ पाएँ। और रिस्पांसिबिलिटी, हर एक चीज जो उन्हें करना है वो उसके लिए रिस्पांसिबल हो और अच्छे से काम करें, ठीक है? तो ये होती है हमारी ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, मतलब कि सिर्फ टेक्निकल नॉलेज पे काम ना हो, इन सब पे भी काम हो। ह्यूमन सेंटर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा ह्यूमन सेंटर्ड होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन शुड प्रोटेक्ट ह्यूमन डिग्निटी, फेयरनेस, इक्वल राइट फॉर ऑल। ऐसा ना हो जो भी पैसे वाले हैं, पॉलिटिक्स हैं, उनको तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ करे ना, बट जो गरीब है, जो परेशान है और जो निर्दोष भी है उसको परेशान करे, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ह्यूमन सेंटर्ड होना चाहिए, ठीक है? यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की बात करें तो हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे हर कोई और नेचर के साथ क्या करे, हार्मनी के साथ रहे, ठीक है? मतलब आपस में भी हार्मनी में रहे, नेचर के साथ भी हार्मनी में रहे, या फिर पूरे वर्ल्ड में क्या हो, हार्मनी हो, ठीक है? हर एक लेवल पे हार्मनी होनी चाहिए, तब हमारा यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर बन पाता है। एंश्योरिंग फेयरनेस, सस्टेनेबिलिटी एंड पीस, ठीक है? हर किसी के बीच में फेयरनेस हो, रिस्पेक्ट हो और सस्टेनेबिलिटी रहे कि जितने भी आप नेचर के अंदर रिसोर्सेज यूज कर रहे हो वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी आप बचा के रखो। और पीस हो, शांतिपूर्वक रहो, ठीक है? तो ये हमारे होते हैं बेसिस ऑफ ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूनिवर्सल ऑर्डर। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर हमने अभी यूनिट 4 के अंदर ही बहुत अच्छे से पढ़ा था, यूनिट 3 के अंदर, ठीक है? और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप लिख सकते हो अपने आप, एजुकेशन के बारे में आप लिख सकते हो। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आप अपने आप ही लिख सकते हो, बट मैंने आपको इसका जो बेस था, बस जो मेन था वो बता दिया, ठीक है? व्हाट इज प्रोफेशन? प्रोफेशन हमारा क्या होता है? प्रोफेशन कोई भी हमारी फील्ड होती है जो कि स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है। लाइक एक इंजीनियर एक प्रोफेशन है, ठीक है? डॉक्टर एक प्रोफेशन है, टीचर एक प्रोफेशन है, लॉयर एक प्रोफेशन है। तो ये हमारे क्या है, प्रोफेशंस हैं, ठीक है? सो जहाँ पर नॉलेज, स्किल और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और वो हमारी सोसाइटी को क्या करते हैं, सर्व करते हैं, ठीक है? सो आई होप क्लियर है। और ये जो प्रोफेशन है, अब हम प्रोफेशन क्यों यहाँ पे मैंने बताया, क्योंकि प्रोफेशन के बारे में हम थोड़ा पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो नीड फॉर एथिकल कॉम्पिटेंस इन अ प्रोफेशन। कॉम्पिटेंस क्या होता है? हमने अभी देखा था पिछली यूनिट के अंदर कि हमारा जो स्किल है, कि एबिलिटी है किसी भी को काम को करने की, वो हमारा होता है कॉम्पिटेंस, ठीक है? सो बट अब कॉम्पिटेंस तो है, आपके पास स्किल तो है प्रोफेशन के अंदर, बट एथिकल कॉम्पिटेंस क्या होता है? एथिकली उसे आपको कैसे करना है? किसी भी काम को आप कर तो पा रहे हो, ठीक है? कोई भी काम आप कर सकते हो, बट आपको उसे कैसे करना है? एथिकली करना है। अगर आपके पास एथिकल कॉम्पिटेंस होगी, मीन्स द एबिलिटी टू मेक डिसीजन एंड एक्ट इन वे दैट अलाइन विद द मोरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज। मतलब आपके पास ऐसी स्किल है, ऐसी एबिलिटी है कि आप जो भी काम करने वाले हो, आप उसके अंदर आपकी जो वैल्यूज़ हैं, मोरल प्रिंसिपल्स हैं, लाइक बिल्ड ट्रस्ट है हमारा, फेयरनेस है, जस्टिस है, रिस्पेक्ट है, आप उसे भी अलाइन करके चलोगे, ठीक है? जिससे क्या होगा कि आपका जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होगा और फेयरनेस एंश्योर होगी कि आपने सही डिसीजन लिया है और लॉन्ग टर्म आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है? जैसे कि हम एग्जांपल से समझें तो एक हमारा कोई इंजीनियर है, वो किसी ब्रिज पे बनाने में काम कर रहा है, ठीक है? ब्रिज बनाने। अगर वो एथिकल कॉम्पिटेंस हो काम करेगा, ठीक है? मतलब कि हाई क्वालिटी मटेरियल को यूज़ करेगा तो उसे लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी, ठीक है? और ट्रस्ट बिल्ड होगा, ठीक है? और ऐसे ही हमारा कोई डॉक्टर है, ठीक है? वो अगर सारे पेशेंट को इक्वली ट्रीट करेगा, ना कि कोई ऐसा हो कि कोई सिर्फ़ एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट अफ़ोर्ड कर सकता है, उसी को सिर्फ़ अच्छे से ट्रीटमेंट दे, ऐसा नहीं करेगा तो उससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म सक्सेस उसे मिलेगी और वो एन्श्योर करेगा फेयरनेस, ठीक है? जर्नलिस्ट है कोई, ठीक है? वो सच्चाई बताता है सिर्फ़, ठीक है? ना ही कोई फ़ॉल्स जो न्यूज़ है वो बताता है मनी के लिए, तो वो एक अच्छा एग्ज़ाम्पल है इसका, ठीक है? एथिकल कॉम्पिटेंस इन अ प्रोफेशन। तो क्लियर है? ये नीड है, मतलब कि अगर आप ये नहीं करोगे तो उससे सारी चीज़ें बिगड़ जाएँगी, ठीक है? अ ट्रूली एथिकल प्रोफेशन शुड बी वर्क फॉर सोशल गुड, मतलब लोगों के लिए काम करे वो, ठीक है? और इको फ्रेंडली जो मेथड्स हैं उन्हें यूज़ करें, ठीक है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ को यूज़ करें, ठीक है? और ऐसे हमेशा मेथड को फाइंड आउट करने की कोशिश करें जो कि इको फ्रेंडली हो, ठीक है? कभी भी नेचर को डिस्टर्ब ना करें और अच्छे सही डिसीजन ले, फेयर डिसीजन ले, ठीक है? इतना क्लियर है? ठीक है? अब हमारा जो आगे था कि विजुअलाइज अ फ्रेमवर्क फॉर ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। अब ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन के बारे में अभी हमने पढ़ा था। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बना ये देखो। हमारा ये बना कि आप एक फ्रेमवर्क तैयार करो जिससे कि हमारी जो ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन है वो तैयार हो पाए चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है? और फ्यू वेज बताओ जिससे कि जो प्रेजेंट डे स्कूल की एजुकेशन है वो हमारी मॉडिफाई हो पाए ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन के अंदर, क्योंकि आज के टाइम पे जो हमारी एजुकेशन है वो ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन नहीं है। तो फ्रेमवर्क क्या है ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन का, आप स्कूल लाइफ से आए हो तो आपको पता होगा, ठीक है? क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं? सबसे पहले तो आपको एजुकेशन सिस्टम के अंदर अगर आपको उसे ह्यूमनिस्टिक बनाना है, तो आपको उसके अंदर मोरल वैल्यूज़ को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? ऑनेस्टी, एम्पैथी, रिस्पांसिबिलिटी इन चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा। इन्हें लोग बच्चों को सिखाना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होनी चाहिए, सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए। वहाँ पर रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जो बच्चे हैं वो सीख रहे हों। सोशल रिस्पांसिबिलिटी के बारे में बताना चाहिए स्टूडेंट्स को।
एनकरेज करना चाहिए प्लांटेशन करने के लिए, सोसाइटी में हेल्प करने के लिए, अपनी आवाज़ को उठाने के लिए, लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए, ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए, ठीक है? स्टूडेंट्स को या फिर चिल्ड्रंस को, ठीक है? तो मॉडिफिकेशन क्या-क्या नीडेड है स्कूल एजुकेशन के अंदर? तो आपको जो है रट्टाफिकेशन जो मैंने बोला था उसे रिड्यूस करना पड़ेगा। आपको यूज़ केस स्टडी को समझाना पड़ेगा कि रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल के साथ जो है चीज़ें बतानी पड़ेंगी। रियल लाइफ़ जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कैसे आपकी जो स्टडी है वो सॉल्व कर सकती है वो बताना पड़ेगा। एनकरेज करना पड़ेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग को, ना ही सिर्फ़ कि कोई भी स्टूडेंट रट्टा मार के सिर्फ़ आंसर लिख दे, ठीक है? उसको हटाना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ जस्ट टीचिंग अबाउट पॉल्यूशन, आपको स्टूडेंट को बताना पड़ेगा कि इस इंडस्ट्री विज़िट करवा के कि कैसे ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो पॉल्यूशन फैलाती हैं और कैसे ये जो पॉल्यूशन फैलने से हमारी जो स्टडीज़ हैं, जो मेथड्स हैं उन्हें रोक सकती हैं, ठीक है? और स्टूडेंट से पूछना भी चाहिए कि वो क्या सजेस्ट कर सकते हैं उस पे सॉल्यूशंस, ठीक है? तो इससे हमारी ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन जो है वो बन पाएगी, ठीक है? तो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। अब आप कोई भी क्वेश्चन आएगा इन टॉपिक्स रिलेटेड आप बताकर आ पाओगे, ठीक है? स्ट्रैटेजीज फॉर ट्रांजिशन टू यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। अब जो हमारा इस समय चीजें चल रही हैं और कौन सी आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो कि वो यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के अंदर जा पाए, ठीक है? जैसे कि टू क्रिएट हार्मोनियस एंड एथिकल सोसाइटी। तो यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर तो हमने पढ़ा था कि हर एक लेवल पे क्या होनी चाहिए, हार्मनी फॉलो होनी चाहिए। तो अगर आपको हार्मोनियस और एथिकल सोसाइटी को बिल्ड करना है, बनाना है, क्रिएट करना है, तो आपको इंडिविजुअल लेवल पे और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे दोनों पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना पड़ेगा। दोनों लेवल पे आपको क्या करना पड़ेगा, हार्मनी को फॉलो करवाना पड़ेगा। तो एट द इंडिविजुअल लेवल जो प्रोफेशनल्स हैं, जो भी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स हैं, उन्हें सोशल और इकोलॉजिकल जो है एक्ट करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, ठीक है? चाहे वो लोगों से बात कर रहे हो, लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हो या फिर वो जो भी मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, वो इको फ्रेंडली यूज़ करें, ठीक है? इससे क्या होगा, इंडिविजुअल लेवल पे वो हार्मनी को ला पाएँगे, यूनिवर्सल ऑर्डर बना पाएँगे, ठीक है? और एथिकल डिसीजन मेकिंग, अच्छे से फेयरनेस डिसीजन लें, फेयर डिसीजन, ठीक है? और एट द सोसाइटी लेवल की बात करें तो हमारे जितने भी बिज़नेसेस हैं, जितनी भी हमारी कंपनीज़ हैं, जिसके अंदर हमारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो काम करते हैं, शुड फॉलो फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड सस्टेनेबिलिटी। मतलब कि वो पीपल फ्रेंडली भी हो और इको फ्रेंडली भी हो। मतलब कि जो उसके अंदर लोग काम करते हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो इस तरीके से बनाई जाएँ कि लोग जो है एक्सप्लॉइट ना हों, लोगों को ज़्यादा परेशान ना किया जाए। मतलब कि जैसे अब 8 घंटे काम करवा रहे हो, ठीक है, बट यार 12 घंटे काम करवा रहे हो या फिर 8 घंटे से आप ज़्यादा काम करवा रहे हो, तो लोगों को एक्सप्लॉइट करने का उसका मतलब है, ठीक है? और लोगों की जो मजबूरी है उसका फ़ायदा उठाने का मतलब है, टाइम पे पैसे ना देना उन्हें, ऐसे काम करवाना जो कि बिल्कुल डेंजरस है, ऐसे काम करवाना, ठीक है? तो ये पीपल फ्रेंडली नहीं हो सकता, बट ये सब नहीं करोगे तो वो पीपल फ्रेंडली बन जाएगा। अगर आप ऐसे मेथड्स का यूज़ करते हो जो कि हमारे एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है तो वो इको फ्रेंडली नहीं है, ठीक है? तो आपको पीपल फ्रेंडली बनना पड़ेगा और इको फ्रेंडली बनना पड़ेगा अगर कोई भी बिज़नेसेस और ऑर्गनाइजेशंस हैं, ठीक है? तो ये हमारे क्या बना पाएँगे, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर बना पाएँगे। तो आपको दोनों लेवल पे काम करना पड़ेगा, इंडिविजुअल पे भी और सोसाइटी लेवल पे भी। अब हमारा एक क्वेश्चन आया था कि एक्सप्रेस द एसेंस ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट, एक्सप्लेन इन द टर्म्स ऑफ वैल्यूज, पॉलिसीज एंड कैरेक्टर। सो अगर आपका एथिक मैंने बताया था अभी ऊपर, एथिकल ह्यूमन कंडक्ट क्या होता है कि आपकी जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज है आप उसे फॉलो करो हर एक सिचुएशन के अंदर। तो एथिकल ह्यूमन कंडक्ट इज इक्वल टू होता है हमारी वैल्यूज, हमारी पॉलिसीज और हमारा कैरेक्टर, ठीक है? सो वैल्यूज हमारा क्या है, इनर जो हमारा बिलीफ है, जो हम मान के चलते हैं, वो हमारा प्रीकंडीशनिंग पे भी हो सकता है, एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन पे भी हो सकता है, सेल्फ रेगुलेशन पे भी हो सकता है। द पर्सनल प्रिंसिपल वी फॉलो, जो हम पर्सनली फॉलो करते हैं, ठीक है? उससे एक हमारा ह्यूमन कंडक्ट बनता है। दूसरा पॉलिसीज़, जो एक्सटर्नल रूल्स जो हैं आप लगाए जाते हैं, उनसे हमारा एथिकल ह्यूमन कंडक्ट बनता है। गाइडलाइंस दैट एंश्योर एथिकल बिहेवियर, ठीक है? ऐसी गाइडलाइंस होनी चाहिए जो कि एथिकल बिहेवियर एंश्योर करें, ऐसी गाइडलाइंस होनी चाहिए। कैरेक्टर कंसिस्ट एथिकल बिहेवियर, एक्टिंग एथिकली इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग, ठीक है? ये जो कैरेक्टर का पार्ट है, कैरेक्टर हमारा मतलब कि है ना किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से नहीं आना चाहिए। हमारा जो चरित्र है, ठीक है? वो हमारा किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से नहीं आना चाहिए। अगर कोई हमें देख भी नहीं रहा ना, तभी हमें एथिकली जो है एथिकली जो है वो बिहेव करना है, एक्ट करना है, ठीक है? समझ रहे हो ना? नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 5 का कि इश्यूज क्या हैं, अनएथिकल प्रैक्टिसेस क्या हैं हमारे प्रोफेशन के अंदर और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। आपको भी पता है कि हमारे जितने भी प्रोफेशंस हैं उनके अंदर कहीं न कहीं घूसखोरी भरी पड़ी है, ठीक है? बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं जो कि अभी तक चल रही हैं, ठीक है? अभी भी हैं ही हैं, ठीक है? और जितने भी यहाँ पर बताऊँगा ना तो आप देख लोगे कि अभी इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? सबसे पहला हमारा ब्राइबरी सिस्टम, ठीक है? भाई जो घूसखोरी है और जो करप्शन है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है? कि गिविंग मनी और फेवर टू गेन अनफेयर एडवांटेजेस, ठीक है? मतलब कि अगर अभी जैसे बेल का सिस्टम है, ठीक है? कि भाई उनकी बेल हो जाती है जो जो मतलब जो मतलब गुनहगार हैं और जो ठीक है, उनकी बिल नहीं होती, ठीक है? अ कंपनी पेज़ अ ब्राइब टू गेट अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? बहुत सारी ऐसी अभी एग्ज़ाम्पल्स हैं, ठीक है? कि एक कंपनी है जो गवर्नमेंट को पैसे खिला देती है और गवर्नमेंट उसे जो है पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, ठीक है? तो ये होता है। एंटी करप आप इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है? इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि एंटी करप्शन लॉज़ होने चाहिए, बहुत सारे, जो कि इन सबको पकड़े और भाई ट्रांसपेरेंसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, जो कि सबके सामने हो कि ये पॉलिसी अगर कोई फॉलो कर रहा है, तब उसे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा, ठीक है? एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर्स, ठीक है?
अभी जैसे एक अभी उसका हुआ था एसएससी वाला सिस्टम हुआ था कि किसी कंपनी की कोई थी एनक्यूटी है ना, उसके क्या था कि उसको नहीं दिया था, ठीक है, टीसीएस को नहीं मिला था, दूसरे को मिल गया था और उसकी वजह से क्या हुआ था, पेपर का पूरा था वो खराब हो गया था, ठीक है। तो ये क्यों हुआ भाई, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं दिया, पैसे की वजह से, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर्स, पेइंग लो वेजेस और मेकिंग एम्प्लॉयज वर्क इन पुअर कंडीशन, ठीक है। बहुत सारी पुअर कंडीशन में एम्प्लॉयज को काम करवाने के लिए कह दिया जाता है, ठीक है, और उनकी सेफ्टी का भी ध्यान नहीं रखा जाता और उन्हें बहुत कम पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। सम फैक्ट्रीज फोर्सेस वर्कर्स टू वर्क लॉन्ग आवर्स फॉर लिटिल पेस, ठीक है। हम तो मैं रहता हूँ इंडस्ट्रियल एरिया में, तो मैंने देखा है कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ऐसे डेंजरस डेंजरस काम करवाए जाते हैं और बहुत कम पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, और ना ही कोई उनकी सेफ्टी कंडीशन का कोई देखता है, ठीक है। लेबर लॉस होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग लेबर लॉस होनी चाहिए, फेयर वेज पॉलिसीज होनी चाहिए कि इतना काम करवा रहे हो, ये काम करवा रहे हो, और अगर सेफ्टी नहीं है तो कितने पैसे मिलेंगे, और सेफ्टी होनी ही चाहिए, तो ये सारे लॉस होने चाहिए, ठीक है। फिर आता है हमारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो ये तो है ही है ना कि अपने फायदे के लिए कंपनीज क्या करती हैं, पॉल्यूशन जो है उसे इग्नोर कर देती हैं और उसे फैलाती हैं, ठीक है। लाइक फैक्ट्रीज जो है अपना जो वेस्ट है वो रिवर के अंदर छोड़ देती हैं, कुछ पैसे बचाने के लिए, जिससे क्या होता है कि पैसे तो उनके बच जाते हैं बट जो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन जो है वो फैलता है, और उसकी वजह से क्या होता है, देश जो है वो खराब होता है। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होनी चाहिए इस पे, अगर कोई करता है तो उस पर बहुत बड़ा जुर्माना लगना चाहिए। ग्रीन एनर्जी को आपको प्रमोट करना चाहिए, जितने भी हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको आपको प्रमोट करना चाहिए कि कंपनीज यूज करें। नेक्स्ट आता है फॉल्स एडवर्टाइजिंग एंड मिस इन्फॉर्मेशन, एडवर्टाइज गलत कर दिया जाता है जिससे कि लोग उसे पढ़कर मिस इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचती है और उसे वो सही समझ लेते हैं, ठीक है। सो लाइक मिसलीडिंग कस्टमर्स विद फेक क्लेम्स, ठीक है, जैसे कि एक कोई फूड ब्रांड है और वो 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लिख देता है अपने उस पर, ठीक है, और लोगों को क्या लगता है, लोग कोई उसे हर बार लैब में तो जाके टेस्ट नहीं कराएंगे। अभी हुआ है, अभी एक यूट्यूबर ने जो है अमूल का जो दही है वो टेस्ट करवाया था और उसके अंदर बहुत दिक्कतें पाई गई हैं, ठीक है, बट अमूल जो है वो कुछ भी क्लेम कर देता है, ठीक है। भाई उसमें क्या है, फैक्ट चेकिंग लॉस होनी चाहिए और कंज्यूमर प्रोटेक्शन पॉलिसीज होनी चाहिए, ठीक है, और बहुत सारी ब्रांड्स हैं, ठीक है। अभी एक सनस्क्रीन का हुआ था कि जितना वो एफपीएसएस कर देते थे क्लेम, उतना था ही नहीं उसके अंदर, ठीक है। लैक ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी बिल्कुल भी नहीं रहती, वो सब छोड़ देते हैं। लाइक कंपनीज जो है फोकस करती हैं अपने प्रॉफिट पे और इग्नोर कर देती हैं इम्पैक्ट क्या होगा उसका सोसाइटी पर, ठीक है। कंपनी फिर जो है लाइक प्लास्टिक वेस्ट जो है उसे कम करने की बजाय इन्वायरमेंट को जो है हार्म करती है प्लास्टिक से, ठीक है। और उसमें क्या होना चाहिए कि इससे तो यही है कि एथिकल लीडरशिप होनी चाहिए, अगर एथिकल लीडरशिप होगी तो ये सब चीज़ें कभी भी कोई कंपनी का ओनर नहीं सोचेगा, ठीक है? मतलब कि वो हमेशा सोशल मतलब कि कंट्री के बारे में सोचेगा, जो ह्यूमन है उसके बेनिफिट के बारे में सोचेगा, ना कि अपने बेनिफिट के बारे में सोचेगा, ठीक है? सो यही हमारा क्या होता है, यही हमारे कौन-कौन से इश्यूज़ हैं और कौन-कौन से ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो कि ला सकते हैं इनको सॉल्व करने के लिए। बट आपको भी पता है कि ये जो अनएथिकल बिहेवियर्स हैं वो कितने सालों से चलते आ रहे हैं और अब भी चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे, ठीक है? कोई इन्हें सॉल्व नहीं करता, ठीक है? मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब पहले था। आपने पहले भी ये पढ़ा होगा कि हमारी जो हायरार्की होती है कि एक पहले नीड, एक लेवल की जो आप नीड है वो कंप्लीट होगी तभी आप नेक्स्ट लेवल की जो नीड है वो फुलफिल कर पाओगे, ठीक है, या फिर जा पाओगे उस पे। जैसे कि पहली होती है हमारी जो बिल्कुल बेसिक होती है हमारी नीड, होती है साइकोलॉजिकल नीड, मतलब कि रोटी कपड़ा मकान अच्छी एयर शेल्टर क्लोथ ये सब आपके पास होना चाहिए, बेसिक मतलब इतना तो होना ही चाहिए तभी आप आगे की लेवल पे पहुंच पाओगे। नेक्स्ट लेवल आती है सेफ्टी नीड, कि अब आपके पास खाना है पानी है ये सारी चीजें हैं, बट आपके पास फिजिकल सेफ्टी होनी चाहिए, घर होना चाहिए, लाइक आप समझ सकते हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए और हेल्थ सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है, तो ये आपकी सेफ्टी नीड्स के अंदर आ जाती है। फिर आता है हमारा सोशल नीड्स, लाइक आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए, आपकी फ्रेंडशिप आपके फैमिली ये सारी आती हैं सोशल नीड्स के अंदर। एस्टीम नीड्स आती हैं हमारी थोड़ी सी हायर लेवल पे पहुंच जाती हैं, यहाँ पर क्या होता है कि आपके अचीवमेंट्स आपका स्टेटस आपका जो रिस्पेक्ट है लोग करें वो आपको चाहिए होता है, ठीक है, लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका, ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं, ठीक है, एस्टीम नीड्स के अंदर, ठीक है, मतलब कि थोड़ा लग्जरियस हो जाता है यहाँ पर। 3 लेवल तक तो बस इतना चलता है कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो हो जाए, आपकी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाए, आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो जाएँ। बट यहाँ पर क्या होता है कि आप थोड़ा आगे लेवल पे पहुँच जाते हो। नेक्स्ट लेवल आता है 5th लेवल, जो कि एकदम नेक्स्ट लेवल है, जो कि है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब कि आप यहाँ पर अपना जो लाइक गोल है, ठीक है, अपना जो पर्सनल गोल है उसे फॉलो करने पे ध्यान देते हो। आप कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज परस्यू करते हो, ठीक है, किसी को एक्टिंग पसंद है तो उसे वो परस्यू करता है, या फिर किसी को गोल्फ खेलना पसंद है तो उसे परस्यू कर रहा है, ठीक है, सेल्फ इंप्रूवमेंट पे फोकस करते हो आप, ठीक है, ये क्या है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब कि क्या है कि आपकी जो 4 लेवल्स हैं वो पूरी हो चुकी हैं, अब आप 5th लेवल पे हो, ठीक है। तो ये हमारी हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन होती है और ये हमारा डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेना कि बेसिक जो नीड है वो हमारी ये है साइकोलॉजिकल, फिर सेफ्टी, फिर सोशल, फिर एस्टीम, फिर हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब कि आप लाइक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे आपके कुछ ड्रीम्स होते हैं वो आप सोचते हो कि उसे फुलफिल कर लें। लाइक बहुत लोगों का होता है कि मैं एनिमल्स की थोड़ी देख रेख करूंगा, एनिमल्स को थोड़ा पालूंगा, ठीक है, वो सारी आ जाती हैं इसके अंदर, या फिर कुछ गरीब की हेल्प करूंगा वो आ जाता है इसके अंदर।
ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने जो 5वीं यूनिट है वो भी खत्म कर ली, सारी यूनिट खत्म कर ली, सारी यूनिट के जितने भी पीवाईक्यूज़ थे वो खत्म कर लिए। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, तो देखो, अब हमने पाँचों यूनिट के जितने भी हमारे ऐसे क्वेश्चन से टॉपिक्स थे जो कि पीवाईक्यूज़ के अंदर बहुत बार रिपीट होते हैं, वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए। अब देखो, आपको इन्हें एक और बार पढ़ना है, जिससे कि आपके जो वर्ड्स हैं, आपके कीवर्ड्स हैं, आपको याद हो जाएँ और आप एग्जाम्पल भी लिखकर आ पाओ, ठीक है? और अगर आपको बिल्कुल कंप्लीट अच्छे से पढ़ना है, तो आप हमारी जो वन शॉट वाली प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर मैंने यूनिट वाइज़ कंप्लीट सिलेबस और पीवाईक्यू सॉल्यूशन कराए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हो, ठीक है? तो और मैंने एक वीडियो कराई हुई है, जिसके अंदर मैंने 2 मार्क्स के क्वेश्चन कराए हैं, सिर्फ 2 मार्क्स के, ठीक है? 20 से 25 क्वेश्चन कराए हैं 2 मार्क्स के सारी यूनिट से, तो वो इंपॉर्टेंट है, वो भी आप कर सकते हो अगर आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी अच्छे से मार्क्स लाने हैं, ठीक है? सो आई होप आपको जो ये वीडियो है बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और बहुत बढ़िया-बढ़िया कंटेंट के लिए। और आपको ये जो कंप्लीट नोट्स हैं सारी यूनिट्स के, कंप्लीट मतलब कंप्लीट सिलेबस के, वो आपको हमारे एप्लीकेशन मल्टी आइटम्स में मिल जाएँगे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है? और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ। बाय।